अध्याय 11 कुत्ते की तरह। सुबह तड़के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे वांतिन की नींद सिस्टम की सूचना से टूट गई। साथ ही दादा इमो ने उसे कल ही पीटा था, जिससे उसकी हालत दयनीय हो गई थी और इस वजह से वह बिस्तर पर बैठा काफी उदास महसूस कर रहा था। दिन स्नोविन फैमिली की मान्यता प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 500,000 बिलियन पॉइंट्स। होस्ट थप्पड़ खाना कैसा लगता है? इस सिस्टम ने तो इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। देखना चाहते हो? सिस्टम ने घमंड से कहा। सिस्टम मेरा यकीन मानो, एक बार जब मैं अपनी चोटों से उबर जाऊंगा तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मुझे परेशान मत करो, मैं ब्रेकअप के लिए एकांत में जा रहा हूं। समझ गया। होस्ट इस सिस्टम में एक अनुकूलता फंक्शन भी है जो आपको दूसरों की आपकी प्रतिभावनाओं को जानने में मदद कर सकता है। यह आपको गोल्ड रैंक प्राप्त करने के बाद उपलब्ध हो जाएगा। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। कोई ग्रैंड को सूचित करे कि मैं एकांतवास में जा रहा हूं और उनसे आवश्यक तैयारियां करने को कहे। जैसा आप कहें। दरवाजे पर खड़ी एक नौकरानी ने आदेश लिया और चली गई। दूसरी ओर ग्रैंड पारिवारिक मामलों की देखरेख कर रहे वांतिया ने वांतिन का आदेश प्राप्त किया और तुरंत नौकरों को बड़ी संख्या में सहायक औषधीय गोलियां तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने 2 ब्लैक गोल्ड रैंक के सैनिकों की भी व्यवस्था की। वांगलॉन्ग और वांगहू जैसे वरिष्ठों को वांतिन का रक्षक नियुक्त किया गया। अनेक संसाधनों के समर्थन से अंततः तीसरे दिन उन्होंने स्वर्ण रैंक प्राप्त कर ली। सिस्टम मेरा व्यक्तिगत पैनल खोलें। नाम वांतिन। आयु 13। साधना तकनीक होममेन कला मुख्य शरीर साधना विधि। दानवात्मा पैट्रिक ड्रैगन। खेती स्वर्ण एक सितारा। खजाना सांसारिक दानवात्मा की पुस्तक। विशेष हवा और बर्फ का नियम आपका नियम। युवा स्वामी आपकी सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। वान परिवार के बुजुर्गों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। आप सभी ने वर्षों से कड़ी मेहनत की है। बाद में आप में से प्रत्येक परिवार के खजाने में जाकर 500,000 दानवात्मा के सिक्के ले लें। मुझे आशा है कि आप सभी इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहेंगे। वानतेन ने चतुराई से समूह को खोखले वादे किए। हम युवा स्वामी के लिए मरने को तैयार हैं। वानतेन के शब्दों को सुनकर सभी बुजुर्गों ने एक एक करके अपनी वफादारी की शपथ ली। सभी लोग तितर-बितर हो जाएं। बड़े बुजुर्ग वानत्यान, वांग्यान और वानसेन कृपया यहीं रुकें। वानतेन ने शांत भाव से निर्देश दिया। वरिष्ठों, मैं ग्लोरी सिटी में अपनी ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देना चाहता हूं। आपका क्या विचार है? कुछ देर सोचने के बाद तीनों बुजुर्गों ने जवाब दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो तैयार हो जाओ। कल से हम एक एक करके उनसे मुकाबला करेंगे। अगली सुबह तड़के वानतेन और ब्रैंडन एक रथ में बैठकर अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पवित्र परिवार के लिए रवाना हुए। इसी समय पवित्र परिवार की कुलपति शेन हुन को यह खबर मिली और वे स्वयं प्रवेश द्वार पर आकर उनका स्वागत करने आए, जिससे वान परिवार को काफी अपमान सहना पड़ा। यह अपरिहार्य था क्योंकि वान परिवार अत्यंत शक्तिशाली था। वान परिवार के इरादे का पता चलने पर भी शेन हुन ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने तुरंत परिवार की युवा पीढ़ी को इकट्ठा किया और विनम्रतापूर्वक वानतेन को मार्शल आर्ट के मैदान में ले गए। इस समय मार्शल आर्ट के मैदान के आसपास का इलाका शोर से भरा हुआ था। सभी ने सुना था कि वान परिवार के युवा स्वामी उन्हें चुनौती देने आए हैं और वे सभी मुकाबला करने के लिए उत्सुक थे। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या वो बस कोई दिखावटी आदमी नहीं है? उसी क्षण वानतेन मंच पर कदम रख चुका था। आवाज सुनकर उसने उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसकी खूबसूरत, पवित्र, शांत और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर गहरी, साफ आंखें, कोमल और भरी हुई लाल होंठ और एक नाजुक सुंदर नाक थी। उसके चिकने, सुंदर ढंग से सजे गाल और इतनी गोरी त्वचा मानो नाजुक सी मिलकर उसे अद्वितीय सुंदरता की साक्षात छवि प्रदान करती थी। यह मेरी पोती शेन किंग है। मैंने इसे बहुत लाड प्यार दिया है। कृपया इसे दिल पर न लें। युवा स्वामी वान कुलपति शेन हुन ने बदल से परिचय कराया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीनियर शेन बहुत विनम्र है। मैं लेडी किंग के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। तुम वांग नाम वाली ज्यादा घमंड मत करो। मैं तुम्हें चुनौती देने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी और तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ये कहते हुए वह मंच पर चढ़ गई। मैं शुरू होने की घोषणा करता हूं। कुलपति शेन हुन की आवाज गूंज उठी। शेन किंग ने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी और अपनी कांस्य द्वितीय सितारा साधना का प्रदर्शन किया। इससे वानतेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पता चला कि वह एक ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा थी जिसका मूल कहानी में कभी जिक्र नहीं हुआ था। दोनों ने कई दांव पेच आजमाए, लेकिन शेन किंग को कोई फायदा नहीं मिला। वानतेन ने इस प्रतिभाशाली और खूबसूरत लड़की को चिढ़ाने का फैसला किया। मैं कहती हूं, लेडी किंग इतना उग्र स्वभाव मत रखिए, वरना भविष्य में आपको शादी करने में मुश्किल हो सकती है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शेन किंग ने वानतेन पर फिर से हमला किया, लेकिन यह व्यर्थ था। गुस्से में आकर उसने वानतेन की बांह पकड़ ली और उसे काट लिया। क्या ये लड़की कुतिया है? वानतेन की कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही शेन किंग ने मौके का फायदा उठाकर उसे मंच से नीचे धकेलने की कोशिश की। हालांकि वानतेन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उसे पलट कर अपने नीचे दबा लिया और दोनों आपस में हाथापाई करने लगे। नीचे मौजूद भीड़ की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं। अध्याय 12 नंबर 1 प्रतिभा। इस स्थिति को देखकर कुलपति शेन हुन का चेहरा उदास हो गया और वानतेन को देखते हुए उनकी आंखों से एक ठंडी चमक निकल आई। क्या मेरी मेहनत से उगाई गई पत्तागोभी सचमुच मेरे सामने इस के हाथ और रौंद दी जाएगी? मेरा मन कर रहा है कि जाकर इस को पीट दूं। हालांकि ये सोचकर कि वान परिवार के मुखिया उन पर लगातार नजर रख रहे हैं, कुलपति शेन हुन ने यह विचार मन से निकाल दिया। सार्वजनिक रूप से वान परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत तो उनमें भी नहीं थी। ये देखकर पवित्र परिवार की युवा पीढ़ी क्रोध से जल उठी। शेन किंग के कई प्रशंसक थे और ये लोग वानतेन के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते थे। वानतेन और शेन किंग के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिससे दोनों पक्षों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका मिला। इसके बाद शेन निंग और शेन शियाओ जैसे परिवार के अन्य सदस्य मुकाबले के लिए आगे आए, लेकिन वानतेन ने उन सभी को आसानी से हरा दिया। स्थिति तब बदली जब शेन ने आगे बढ़कर वानतेन को हराने के लिए अपनी दानवात्मा का प्रयोग करने की कोशिश की। हालांकि उसकी लाज वाली बात दानवात्मा को पैट्रिक ड्रैगन दानवात्मा ने सीधे दबा दिया और वानतेन ने उसे केवल 2 या 3 चालों में ही मंच से बाहर कर दिया। चूंकि युवा पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोग हार चुके थे, इसलिए अन्य औसत दर्जे के लोग कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे वे कितने भी क्रोधित क्यों न हों। ये देखते हुए कि पवित्र परिवार भी उपयोगी था, वानतेन शेन शेन यू, शेन निंग, शेन शियाओ, शेन किंग और पवित्र परिवार के अन्य सदस्यों को निर्देश देने के लिए वहीं रुक गया। उसने वानतियान से उनके लिए साधना संसाधनों का एक जत्था छोड़ने को भी कहा, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा वानतियान ने सीधे शेन किंग को सौंप दिया। वानतियान ने सचमुच बहुत मेहनत की थी और अपने स्वामी वानतेन के लिए पत्नी ढूंढने की योजना बना रहे थे। इस कदम से वानतेन को भी काफी सद्भावना मिली। वान परिवार का ये कदम देखकर कुलपति शेन हुन ने वानतेन और अपनी पोती के बीच के मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने वानतेन को शेन किंग और अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। पलक झपकते ही शाम हो गई। वानतेन और वानतियान सड़क पर चल रहे थे और वानतियान वानतेन को चिढ़ाने से नहीं चूका। युवा स्वामी, उस बूढ़े शेन हुन की पोती के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बूढ़े ने देखा कि युवा स्वामी ने संसाधन छोड़े और मार्गदर्शन दिया, तो क्या आप उस पर मोहित हो गए? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बूढ़े शेन हुन से बात करने जाऊं? अगर उसने सहमति जताने की हिम्मत की, तो मैं लोगों को भेजकर उसे छीन लूंगा। इस गौरवशाली शहर में वान परिवार जिस भी चीज को पसंद करता है, वह देर सवेर वान परिवार की ही हो जाती है। वानतियान के शब्द और भी उग्र होते जा रहे थे। ठीक है, एल्दवान, इस बारे में मेरे मन में कोई विचार नहीं है। वानतेन ने वानतियान को समझाया। युवक, क्या आपको शर्म आ रही है? क्या आप चिंतित हैं कि आप उसका पीछा नहीं कर सकते? बस एक शब्द कह दीजिए। युवक और बूढ़ा वान वापस जाकर उस लड़की को बांधकर आपके सामने पेश करेगा। एल्दवान, चलिए कल के विरोधियों के बारे में बात करते हैं। ये देखकर कि जितना अधिक वो समझा रहे थे, स्थिति उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। वानतेन ने विषय ही बदल दिया। हे प्रभु, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। युवा स्वामी इतने नासमझ क्यों हैं? सारा दिन साधना में बिताते हैं और महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। क्या वान परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है? लगता है सिर्फ यही बुरा आदमी मेहनत कर सकता है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे अलग-अलग परिवारों की योग्य लड़कियों पर नजर रखनी होगी ताकि युवा स्वामी जल्दी परिवार बसा सके। वानतियान ने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में वानतियान के नेतृत्व में वानतेन ने शेष परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती दी। आश्चर्य की बात नहीं है कि वानतेन ने इन लोगों को आसानी से हरा दिया और तब से वानतेन की नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में प्रतिष्ठा ग्लोरी सिटी में फैल गई। दिन मेजबान को ग्लोरी सिटी के नंबर 1 जीनियस का खिताब हासिल करने पर बधाई। इनाम 200,000 बिलियन पॉइंट्स। दिन कुलपति शेन हुन की पोती को चिढ़ाने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 100,000 खलनायक अंक। नगर प्रमुख के महल में दादा इमो के हाथ में वानतेन के बारे में खुफिया जानकारी थी। स्वर्ण प्रथम सितारा साधना स्तर के साथ उन्होंने ग्लोरी सिटी की सभी युवा प्रतिभावानों को पराजित किया। दादा इमो ने ये जानकारी नगर प्रमुख येसुंग को सौंप दी। पिताजी सही कह रहे हैं, वान परिवार का ये लड़का खाली नहीं बैठ सकता और उसकी प्रतिभा किसी विलक्षण प्रतिभा की है। खुफिया जानकारी देखने के बाद नगर प्रमुख येसुंग ने कहा, 3 दिन में ज़ेयुंग का जन्मदिन है। उस समय इस शरारती बच्चे को ज़ेयुंग से मिलवा देना। दादा इमो की आवाज फिर गूंजी। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर इसका इंतजाम कर देता हूं। नगर स्वामी येसुंग ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। अध्याय 13 जन्मदिन का बोझ। उस दिन वानतेन हमेशा की तरह अपने कमरे में साधना कर रहा था। खट 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 खट, कृपया अंदर आइए, वानतेन ने कहा। बड़े बुजुर्ग वानतियान वानतेन के कमरे में दाखिल हुआ। युवक स्वामी, इस वृद्ध व्यक्ति को आपसे कुछ पूछना है। बोलते हुए वह अपने वस्त्रों में से एक सुंदर निमंत्रण पत्र निकालना नहीं भूले। निमंत्रण एल्दवान, ये किसने भेजा? वानतेन ने हैरानी से पूछा। उनका युवा पीढ़ी से ज्यादा मेलजोल नहीं था, तो भला उन्हें निमंत्रण कौन भेजेगा? इसे हिम पवन परिवार के एल्दयिशियू ने भेजा था, जिन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि युवा स्वामी को इसे स्वयं खोलना होगा। वानतियान ने उत्तर दिया। एल्दयिशियू अक्सर उस बूढ़े शरारती दादा इमो के साथ पवित्र पूर्वज पर्वत श्रृंखला का पता लगाने जाते थे और स्नोविन परिवार में तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। वानतेन ने निमंत्रण पत्र खोला और उसे पढ़ा। ये दादा इमो की पोती ज़ेयुंग के जन्मदिन के भोज के लिए था, जिसमें विशेष रूप से वानतेन को आमंत्रित किया गया था। और किन किन परिवारों को आमंत्रित किया गया है? वानतेन ने वानतियान से पूछा। हमारे अलावा सभी परिवारों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि अन्य परिवारों को निमंत्रण देने के लिए भेजे गए लोग केवल साधारण निर्दयी सैनिक थे, जिनमें एल्दयिशियू के समान कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वानतियान ने उत्तर दिया। तो फिर उस बूढ़े बदमाश दादा इमो ने मेरे वान परिवार को खूब इज्जत दिलाई है। हमें चलना ही होगा। वानतेन ने शांत भाव से सोचा।
इसके बाद उन्होंने अपना मन बना लिया। वांतियान, किसी को भेजकर स्नो विन परिवार को सूचित कर दो कि मैं वांतेन 3 दिन में समय पर पहुंच जाऊंगा। साथ ही एक अच्छा उपहार तैयार कर लो, तुम 3 दिन में मेरे साथ बोट में आओगे। ये बूढ़ा आदमी तुरंत जाकर तैयारी करेगा और युवा स्वामी के कामों में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। इसके बाद वांतेन ने हाथ हिलाकर वांतियान को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वांतेन ने भी बोट की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन बाद आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। वांतेन और वांतियान नगर प्रमुख के महल के सामने पहुंचे। इस समय नगर प्रमुख के महल का प्रवेश द्वार चहल-पहल और उत्साह से भरा हुआ था। नगर प्रमुख का समारोह संचालक आसपास के मेहमानों का मनोरंजन कर रहा था और नगर रक्षक व्यवस्था बनाए हुए थे। वांतेन ने संक्षेप में देखा, लगभग सभी परिवार आ चुके थे। समारोह संचालक के मार्गदर्शन में वांतेन और वांतियान नगर स्वामी के महल के भोज कक्ष में दाखिल हुए। वांतेन ने अपनी सीट ढूंढ ली, लेकिन गौर करने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस भोज कक्ष में आए सभी लोग युवा पीढ़ी के थे, जैसे चीन जियान और येहोन। समारोह संचालक से पूछने पर उन्हें पता चला कि यह व्यवस्था दादा येमो ने करवाई थी, एक कमरा युवाओं के लिए और एक कमरा बड़ों के लिए। उनका कहना था कि उन्हें चिंता थी कि बड़ों की मौजूदगी में युवा पीढ़ी को सुकून नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा शरारती दादा येमो काफी समझदार थे। वांतेन को बड़ों के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए यह व्यवस्था उसे बहुत अच्छी लगी। हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सभी लोग 2-3 के समूह में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे और भोज शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इन लोगों ने चुपचाप वांतेन को परेशान नहीं किया। वांतेन द्वारा उन्हें चुनौती दी जाने से वे सभी सदमे में थे। इसी दौरान दादा येमो ने वांतेन से कहा, अरे बदमाश, तुम नगर स्वामी के महल में आए और मुझसे मिलने तक नहीं आए। क्या तुम इस बूढ़े कंकाल को भूल चुके हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो हमेशा से आपकी ही याद आती रही है, सीनियर। मुझे डर है कि आप मेरी पोती के बारे में सोच रहे हैं। दादा येमो ने मन ही मन सोचा। बेकार की बातें करना व्यर्थ है। कुछ काम की चीज लेकर आओ। तुम मेरे यहाँ खाली हाथ नहीं आ सकते। निश्चित रहिए, सीनियर, मैंने एक भारी उपहार तैयार किया है जो बाकी सबको बिल्कुल दबा देगा। लेकिन मेरी हालत के बारे में सीनियर क्या सोचते हैं? फायदा उठाने के बाद मासूम बनने का नाटक बंद करो। तुम यहाँ हो ही चुके हो, क्या अभी नहीं समझते? मैं तुम दोनों को मिलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ सीमाएं हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, समझे? धन्यवाद सीनियर, वांतेन ने उत्साहित होकर कहा। अभी मुझे सीनियर कह रहे हो? दादा येमो ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इस पर वांतेन ने खुशी-खुशी उन्हें दादा कहना शुरू कर दिया। अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे दादाजी कहकर बुलाना चाहिए। तुम तो रोज मेरी पीठ पीछे मुझे आवारा बच्चा कहते हो। क्या तुम्हें लगा था कि यह बूढ़ा आदमी बहरा है और कुछ नहीं जानता? ये सुनकर वांतेन को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से दादा येमो से माफी मांगी। यहाँ से चले जाओ, यहाँ आंखों को चुभने वाली चीज मत बनो, दादा येमो ने हाथ हिलाते हुए कहा। इसके बाद समारोह के संचालक ने विभिन्न परिवारों की उपहार सूचियों को पढ़ना शुरू किया। वान परिवार लीजेंड रैंक के युद्ध कवच का एक सेट प्रस्तुत करता है। पवित्र परिवार ब्लैक गोल्ड रैंक के युद्ध कवच का एक सेट प्रस्तुत करता है। शेंगी परिवार शेंगी घास की 100 किलो वेट करता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ स्नो विंड प्राइमोरियल स्पिरिट डिवाइन पिल्स प्रस्तुत करता है। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही समारोह के संचालक ने उपहारों की सूची पढ़ी, विभिन्न परिवार वान परिवार की आर्थिक शक्ति देखकर दंग रह गए। एक ही झटके में उन्होंने लीजेंड रैंक के युद्ध कवच का एक सेट निकाल लिया। परिवारों के मुखिया बोले, मालिक कृपया हमें ले चलिए। अध्याय 14 युद्ध क्षेत्र। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद येज़ेउन के आगमन के साथ भोज की आधिकारिक शुरुआत हुई। हालांकि वह केवल 13 या 14 वर्ष की थी, फिर भी वह एक सुंदर युवती के रूप में विकसित हो चुकी थी। उसके लंबे बैंगनी बाल झंडे की तरह उसकी कमर तक लहराते थे और उसकी घुमावदार भौहें और चमकीली नम आंखों में जीवंतता और बुद्धिमत्ता झलकती थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी बचपना झलकता था। हालांकि वांतेन को कोई जल्दी नहीं थी। जब तक स्नो विंड परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती, येज़ेउन देर सवेर उसकी ही होगी। नीनी, मैं फिलहाल तुम्हारी औरत को ले जा रहा हूं। तुम उसे संभाल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें मुझे ऐसा करने देना होगा। इसी समय येज़ेउन धीरे-धीरे वांतेन की ओर बढ़ रही थी और उसने पहल करते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्कार, मैं येज़ेउन हूं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या आप वही वांतेन हैं जिनका जिक्र दादाजी अक्सर करते हैं? दादाजी अक्सर कहते हैं कि आप में असाधारण प्रतिभा है और आप लोरी सिटी के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। नमस्कार ज़ियुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं वांतेन हूं, असली प्रतिभा का धनी। कृपया नंबर एक जीनियस की उपाधि का जिक्र न करें, ये तो बस खोखले नाम है। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने प्रयासों से ग्लोरी सिटी में योगदान देना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मुझसे सहमत हैं। मैं साधना में आपसे थोड़ा आगे हूं और हम सभी को साथ मिलकर प्रगति करनी चाहिए। वांतेन ने बोलते समय भीड़ के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ा। उनके शब्दों पर तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये शब्द सुनकर येज़ेउन को प्रशंसा का भाव महसूस हुए बिना नहीं रह सका। दरअसल कुछ दिन पहले दादा येमो और नगर प्रमुख येज़ेउन ने येज़ेउन को अपने विचार बताए थे। इसका अंतर्निहित अर्थ स्पष्ट था। वांतेन एक अच्छा वर था और ये आशा करते थे कि येज़ेउन उसके करीब आएगी और उसे जीतने वाली पहली व्यक्ति बनेगी। चूंकि वांतेन की हर तरह से योग्यता बेदाग थी, इसलिए स्नो विंड परिवार के उच्च अधिकारियों का भी यही इरादा था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक राजनीतिक विवाद था। सुनकर यकीन हो जाता है, लेकिन देखकर ही सच्चाई पता चलती है। उनकी संक्षिप्त बातचीत और बाहर फैली अफवाहों पर गौर करने के बाद येज़ेउन ने पुष्टि की कि वांतेन वाकई उनके आदर्श जीवन साथी हैं और उन्होंने शादी का विरोध नहीं किया। अब अगला कदम वांतेन के दिल में अपनी जगह मजबूत करना था। हालांकि वह समझदार थी, लेकिन वह आसानी से किसी और लड़की को वांतेन के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं देती। येज़ेउन को कोई आपत्ति नहीं होती अगर वांतेन भविष्य में किसी और महिला से संबंध बना लेता, लेकिन वह चाहती थी कि मुख्य पत्नी का पद हमेशा उसी का रहे, यही उसकी अंतिम शर्त थी। जब दोनों खुशी-खुशी बातचीत कर रहे थे, तभी उनके बगल में एक खूबसूरत आकृति प्रकट हुई और उनकी बातचीत में बाधा डाली। भाई तेन, तुम और यह छोटी बहन किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ? शेन किंग ने जानबूझकर छोटी बहन शब्द पर जोर दिया और अपनी संप्रभुता का ऐलान करते हुए वांतेन के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। पिछली बार वांतेन से हारने और उसके साथ शारीरिक संपर्क होने के बाद से बलवानों की प्रशंसा करने वाली उस महिला को अपने सामने खड़ी उस व्यक्ति से बुरी तरह प्यार हो गया था। असल में वह वांतेन से अपने दिल की बात कहने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन येज़ेउन और वांतेन को खुशी-खुशी बातें करते देख और येज़ेउन को वांतेन में दिलचस्पी लेते देख वह चैन से नहीं बैठ सकी। मन ही मन येज़ेउन को कोसने लगी। आखिर येज़ेउन ही क्यों? वह शेन किंग येज़ेउन से कम नहीं थी और वांतेन के दिल में सबसे ऊपर तो वही होनी चाहिए थी। येज़ेउन जानती थी कि नया आने वाला मुसीबत लाएगा, लेकिन वह आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने वांतेन का हाथ थाम लिया और शेन किंग से बहस नहीं की। भाई तेन, ये छोटी बहन कौन है और आपका उससे क्या रिश्ता है? क्या आप उसे ज़ेउन से मिलवाने वाले नहीं हैं? येज़ेउन ने मीठी आवाज में वांतेन से ये सवाल पूछा। ये उपनाम वाले तुम यहाँ नाटक करना बंद करो। ये युवती तुम्हें बता रही है कि भाई तेन मेरे हैं और तुम केवल उनकी पराई पत्नी बन सकते हो। शेन किंग ने गुस्से से कहा। छोटी बहन, ये बात कहने का सही तरीका नहीं है। भाई तेन कोई वस्तु नहीं है। क्या भाई तेन को कुछ भी करने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत है? हर किसी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं, भाई तेन? दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक जारी रही। वो समाप्त होने तक दोनों एक दूसरे से तीखे टकराव में उलझे रहे। दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। वांतेन को दर्द भी हो रहा था और खुशी भी। आखिरकार दोनों ही उसके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण थे और हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों ही मांस के बने थे। अध्याय 15 सहयोग। ये परिवार की दावत समाप्त हुई। अभी एक ही रात बीती थी कि दावत में हुई हर बात जंगल की आग की तरह फैल गई। खासकर येज़ेउन और शेन किंग की द्वारा वांतेन के लिए लड़ाई करने और हंगामा करने की खबर, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही थी। दिन मेजबान को बधाई हो, जिसने दो महान देवियों को मेजबान के कारण आपस में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इनाम 1 मिलियन खलनायक अंक। मेजबान, अच्छा काम जारी रखें। 1 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। वांतेन के शांत स्वभाव के बावजूद सिस्टम से यह सूचना सुनकर वह बहुत हैरान रह गया। अब वांतेन को लगा कि उसका बटुआ फिर से भर गया है। वांतेन ने शेन किंग की और येज़ेउन की उसके प्रति अनुकूलता की जांच करने के लिए सिस्टम खोला। शेन किंग की अनुकूलता 70 तक पहुंच गई थी और येज़ेउन की अनुकूलता 60 तक पहुंच गई थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे मेरे लिए इतना हंगामा करेंगे। यह अनुकूलता पहले से ही काफी अधिक है। आपको ये जानना होगा कि दादा येमो की वांतेन के प्रति अनुकूलता केवल 50 है। उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की बात हो तो वांतेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इतना उत्कृष्ट बनने के लिए किसने कहा था? इसके अलावा उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा से उसे खलनायक होने के कई अच्छे मौके मिल सकते थे। भविष्य में अगर वह इन दोनों सुंदरियों को अकेले लोगों के सामने अपना स्नेह जताने के लिए लाता तो उसे कभी भी खलनायक कम होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। खासकर अगर वह येज़ेउन को नीली के सामने लाकर अपना स्नेह दिखाता तो वांतेन ये सोचकर ही रोमांचित हो जाता। लड़ो लड़ो, तुम जितना जोरदार मुकाबला करोगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मुझे तुम्हारे लड़ने से डर नहीं लगता, मुझे तो बस तुम्हारे लड़ने से डर लगता है। वांतेन मन ही मन बेहद खुश था। मुझे लगता है कि आप पाठकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा, है ना? बिल्कुल सही। इस खबर को फैलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद वांतेन था और वह पर्दे के पीछे से लगातार अपनी की डाल रहा था। कहावत के अनुसार किसी दुष्ट खलनायक से डर नहीं लगता, बल्कि किसी शिक्षित खलनायक से डर लगता है। होस्ट सचमुच दुष्ट है। वह अपने अच्छे रूप का इस्तेमाल दुनियादारी से अनजान युवा लड़कियों को धोखा देने के लिए करता है। सिस्टम ने किनारे से शिकायत की। मैं तो बस औसत दर्जे का हूं, दुनिया में तीसरे नंबर पर। वैसे भी आपने मुझे जवान लड़कियों को धोखा देते हुए कहां देखा? ये साफ तौर पर मेरी असाधारण प्रतिभा का नतीजा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए तो मैं बस खूबसूरत लड़कियों को घर देना चाहता हूं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे इतना दयालु बनने के लिए किसने कहा? और सिस्टम, इस मामले में आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारा सहयोग न होता तो क्या मेरा ये हाल होता? वांतेन ने सारी जिम्मेदारी सिस्टम पर डाल दी। वांतेन हर बार प्राप्त होने वाले खलनायक अंकों का एक हिस्सा सिस्टम को दे देता था। चूंकि सिस्टम ने उसका खाना खा लिया था और उसके उपहार लिए थे, इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। वांतेन ने अपनी स्थानिक अंगूठी से वह प्राथमिक और द्वितीयक शरीर साधना तकनीक निकाली, जिसके लिए उसने पिछली बार सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस साधना तकनीक से साधक एक ऐसा क्लोन बना सकता है जो मूल शरीर से बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसके 3 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग क्लोन को मूल शरीर की शक्ति का क्रमशः 50%, 70% और 90% उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। द्वितीयक शरीर मूल शरीर की साधना गति को भी प्राप्त करता है और धातक शरीर की स्थिति में प्राथमिक शरीर के लिए घातक प्रहार भी सहन कर सकता है।
दिव्य दानव संत शरीर द्वारा प्रदान की गई 10 गुना बोध क्षमता के आशीर्वाद से वानतेन ने साधना तकनीक को तीसरे स्तर तक विकसित करने में केवल 1 दिन का समय लिया और सफलतापूर्वक एक द्वितीय शरीर का निर्माण किया। ये सचमुच बिल्कुल वैसा ही है। वानतेन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। प्रमुख निकाय को प्रणाम। द्वितीय निकाय ने आदरपूर्वक प्रमुख निकाय वानतेन को प्रणाम किया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मूल रूप से एक ही हैं, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं, वानतेन ने कहा। शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती, दूसरे निकाय ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। वानतेन के एक सदस्य के रूप में वही व्यक्ति था जिसे वानतेन के व्यक्तित्व के बारे में बोलने का सबसे अधिक अधिकार था। वही एक निर्दयी स्वामी था और साथ ही एक षड्यंत्रकारी भी था जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जबकि ऊपर से बहुत ज्यादा बलशाली दिखता था। वानतेन ने वानतियान को बुलाया और अपने विचार प्रकट किए। वो पवित्र परिवार को अपने अधीन करना और उसे अपने उपयोग में लेना चाहता था। वानतियान ने स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन किया, इसलिए दोनों ने वान परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों को इकट्ठा करके साजिश रची। वानतियान, आपको याद रखना चाहिए कि हम पवित्र परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। यहाँ सहयोग शब्द का स्वाभाविक रूप से एक छिपा हुआ अर्थ था। ये बुरा आदमी समझता है, मैं युवा स्वामी को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। वो स्वाभाविक रूप से वानतेन के शब्दों को समझ गया, इसलिए उसने कुलपति को आमंत्रित करने के लिए जाने की तैयारी की। अध्याय 16 कुलपति हॉन जाने फंस गए। मुझे भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुलपति हॉन ब्लैकबोर्ड के विशेषज्ञ हैं, कम से कम लोरी स्थिति में तो उनकी कुछ ताकत बची ही होगी। वानतेन ने मन ही मन सोचा। हो गया, सब कुछ तैयार है, बस कुलपति हॉन के जाने फंसने का इंतजार है। हे कुलपति हॉन, पवित्र परिवार, आप में से कोई भी मेरे हाथ की हथेली से नहीं बच पाएगा। वानतेन ने एक गुस्सापूर्ण हंसी हंसी। दूसरी ओर पवित्र परिवार में कुलपिता शेन होन को शेन किंग और वानतेन से जुड़े मामले को लेकर असहनीय से दर्द हो रहा था। पिछली घटना के बाद से शेन किंग न तो खा पा रही थी और न ही सो पा रही थी, और भोज में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए कुलपिता शेन होन समझ गए थे कि उनके अपने बगीचे में उगी है गोभी भी शायद बर्बाद हो जाएगी। दो स्त्रियों का एक पति के लिए लड़ना, ये सोचकर ही कुलपिता शेन होन को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिपोर्ट करो कुलपति ग्रैंड वान परिवार के वानतियान ने आए हैं और उनका कहना है कि वानतेन को आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वे द्वार पर पहुंच चुके हैं। वानतेन ने मेरी पोती को बिना कुछ कहे ठग लिया। इस बार उसका जो भी काम हो उसे पहले 1 घंटे इंतजार करवाओ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। कुलपति शेन होन ने रिपोर्ट करने आए प्रबंधक को निर्देश दिया। जैसा आपका आदेश है कुलपति जी, मैं अभी चलता हूं। सेवक ने आदेश स्वीकार किया और चला गया। 1 घंटे बाद कुलपति शेन होन बिना किसी हड़बड़ी के उनका स्वागत करने के लिए बाहर गए। बूढ़े राक्षसवान, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई? तुम तो कभी आते ही नहीं जब तक कोई जरूरी काम न हो। उस व्यक्ति के आने से पहले ही आवाज सुनाई दी। वानतेन की बातों को याद करते हुए वानतियान ने कुलपति शेन होन के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया और कुलपति शेन होन के साथ पवित्र परिवार में प्रवेश किया। आपसे मिलना वाकई आसान नहीं है भाई शेन। प्रबंधक ने बताया कि आप महान कुलपति शेन आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं और उन्होंने मुझे साफ तौर पर रोक दिया, यहाँ तक कि मुख्य द्वार से भी अंदर नहीं जाने दिया। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। वानतियान ने कुछ रुचिपूर्ण लहजे में कहा। क्या सच में? चिंता मत करो भाई वान, आपके एक शब्द से ही वो व्यक्ति कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मुझे बाद में इस घर के नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, भला वे आप जैसे सम्मानित अतिथि को कैसे ठुकरा सकते हैं। कुलपति शेन होन ने शांत स्वर में कहा। कोई जरूरत नहीं, इस बूढ़े आदमी के पास नौकर से बहस करने का समय नहीं है, यह मेरी गरिमा के विरुद्ध होगा। ये तो स्वाभाविक ही है, बड़े बुजुर्ग को कौन नहीं जानता। वानतियान की उदारता। कुलपति शेन होन का स्वर शांत बना रहा। कुलपति शेन, आपकी बातों में इतना हीन का भाव क्यों है? क्या मेरे वान परिवार के बारे में आपकी कोई राय है? अगर ऐसा है तो मैं वान तुरंत चला जाऊंगा। सहयोग की बात करें तो वानतियान जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन कुलपति शेन होन ने उसे रोक दिया। ग्रैंड वान, कृपया शांत हो जाइए। मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? पेट्रियार्क शेन होन ने जल्दी से माफी मांगी और कुछ चायदानी उठाकर वानतियान के लिए चाय डाली। वैसे तो ग्लोरी सिटी में एक अफवाह फैली हुई है, मेरी पोती, ये परिवार की लड़की और आपके युवा स्वामी सब इसमें फंस गए हैं। मैं एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया था। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो तो कृपया इसे दिल पर न लें। कुलपति शेन होन ने कुछ इशारा करते हुए कहा। ये तो महज एक अफवाह है, इस पर आसानी से विश्वास कैसे किया जा सकता है? मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बात है। कृपया इसे दिल पर न लें। कुलपति शेन, अगर हमारे युवा स्वामी ने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो मैं, ये बुरा आदमी, उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। वानतियान ने कुलपति शेन होन को झुककर प्रणाम करते हुए कहा। ग्रैंड वान बहुत ही विनम्र है, क्योंकि आपने ऐसा कहा है इसलिए मैं आपको सम्मान देने से इनकार नहीं कर सकता। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि यह सहयोग क्या है जिसका आपने जिक्र किया है। पेट्रियार्क शेन होन ने फिर से कहा। कुलपति शेन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस बार पूरी ईमानदारी से आया हूं। हालांकि सहयोग का यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं केवल हमारे युवा स्वामी के आदेश पर आपको संदेश देने आया हूं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वान परिवार से संपर्क करें। कुलपति शेन का क्या विचार है? वानतियान ने कुलपति शेन होन की बात ध्यान से सुनी। अगर वान परिवार के युवा स्वामी मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो यह कोई महत्वपूर्ण मामला होना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा। ग्रैंड वान, कृपया। कुलपति शेन, कृपया पहले जाइए। तो ये बूढ़ा व्यक्ति औपचारिकता नहीं निभाएगा। इतना कहकर वह वानतियान के साथ अकेले वान परिवार की ओर चल पड़ा। अध्याय 17 कुलपति शेन होन का रहस्य। जैसे ही कुलपति शेन होन और वानतियान वान परिवार पहुंचे, वानतेन ने वान परिवार के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उनका स्वागत किया। ये कनिष्ठ वरिष्ठ को प्रणाम करता है। वानतेन ने कुलपति शेन होन को आदरपूर्वक प्रणाम किया, आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वान परिवार के सभी विशेषज्ञों ने भी कुलपति शेन होन को प्रणाम किया और वे बिना किसी सुरक्षा के वान परिवार की जागीर में प्रवेश कर गए। लॉर्ड वान, सभी लोग, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। वान परिवार द्वारा मुझे आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है और मेरा आना वान परिवार के लिए सम्मान की बात है। मुझे आश्चर्य है कि आपने जिस सहयोग का जिक्र किया है वह क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सभी के अपने अपने पद के अनुसार बैठने के बाद कुलपति शेन होन ने सबसे पहले बात की। जल्दी मत करो, कोई जल्दी से सीनियर को चाय परोसो। सीनियर, अभी सहयोग की बात नहीं करते। हाल ही में मेरी वजह से ग्लोरी सिटी में कुछ अफवाहें फैल गई हैं जिससे सीनियर को काफी परेशानी हुई है। मैं सीनियर से माफी मांगने के लिए शराब की जगह ही चाय पीना चाहता हूं। आइए हम सब सीनियर के सम्मान में अपने प्याले उठाएं। वानतेन ने ये कहते हुए चाय का प्याला एक ही घूंट में पिया। मेरे युवा मित्र वान, तुम बहुत ही विनम्र हो। चूंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कोई शिकायत नहीं रखूंगा। वैसे भी थोड़ा रोमांटिक होना ही असली जवानी है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा मित्र के साथ कुछ लड़कियां होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं बूढ़ा व्यक्ति कोई रूढ़िवादी नहीं हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपने कप में रखी चाय भी पी ली। ये कनिष्ठ आपके उदार स्वभाव के लिए वरिष्ठ को धन्यवाद देता है। वानतेन ने आभार व्यक्त किया, हालांकि यह सब दिखावा था। वरिष्ठ, इस कनिष्ठ के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या ये ठीक रहेगा? वानतेन ने कुलपति शेन होन से विनम्रतापूर्वक पूछा। लॉर्ड वान, आपके मन में जो भी प्रश्न हो बेझिझक पूछें। ये बुजुर्ग व्यक्ति आपको अपना सारा ज्ञान अवश्य देगा। कुलपति शेन होन शांत और संयमित दिखाई दिए। अगर ऐसा है तो एक कनिष्ठ व्यक्ति शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। कोई कागज और ब्रश लाओ। थोड़ी ही देर में वान परिवार के नौकर कागज और ब्रश ले आए। वानतेन ने जरा भी देर नहीं की, उन्होंने धारा प्रवाह सदे हुए हाथों से चित्र बनाया और नौकर से उसे कुलपति शेन होन को सौंपने को कहा। ये वानतेन किस तरह की दवा बेच रहा है? कुलपति शेन होन ने चित्र लिया, उनका चेहरा वजन से भरा हुआ था। वरिष्ठ, इसे खोलकर देख लीजिए। वानतेन ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। कुलपति शेन होन ने चित्र खोला। चित्र में एक महिला थी जो येज़ुओं से हुबहू मिलती जुलती थी। वह कोई और नहीं बल्कि येज़ुओं की माता, नगर स्वामी येज़ुओं की पत्नी शियाओ यू थी। वैसे एक समय कुलपति शेन होन, शियाओ यू और नगर स्वामी येज़ुओं के बीच एक खूबसूरत रिश्ता था। तीनों ने साथ मिलकर साहित्य का अध्ययन किया और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा किया। शियाओ यू स्वयं प्रतिभावान और सुंदर थी। ग्लोरी सिटी की पूर्व नंबर 1 सुंदरी होने के नाते उनके कई चाहने वाले थे, जिनमें कुलपति शेन होन और नगर स्वामी येज़ुओ भी शामिल थे। उस समय कुलपति शेन होन और नगर स्वामी येज़ुओ दोनों ही युवा पीढ़ी के नेता थे। समान प्रतिभा, रूप रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण दोनों ही शियाओ यू का दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्प थे और उन्होंने आक्रामक प्रयास किए। हालांकि नगर स्वामी येज़ुओ के पिता एक महान दानव आत्मावादी थे जिनकी तुलना कुलपति शेन होन से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार शियाओ यू के परिवार के प्रभाव में आकर नगर स्वामी येज़ुओ ने अंततः उस सुंदरी को जीत लिया, जिसे वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उसे नगर स्वामी येज़ुओ के साथ देखकर कुलपति शेन होन का प्यार नफरत में बदल गया। डाकगिर ने कुलपति शेन होन का विश्वास जीतने का अवसर पाकर शियाओ यू की हत्या की साजिश रची। ये वह रहस्य था जिसे कुलपति शेन होन ने अपने दिल में गहराई से छिपा रखा था। जैसे ही कुलपति शेन होन ने वो चित्र देखा, उनका हृदय उथल-पुथल से भर गया। उन्होंने उस समय उस घटना को त्रुटि नहीं माना था। यहाँ तक कि पवन परिवार की बात की जांच में भी केवल डाकगिर का ही पता चला था और मामला अंततः समाप्त हो गया था। कुलपति शेन होन को यह उम्मीद नहीं थी कि वानतेन के पास ये चित्र होगा। क्या सीनियर को पता है कि यह महिला कौन है? वानतेन ने शांत भाव से पूछा। वो बहुत खूबसूरत महिला है, लेकिन ये बुरा आदमी उम्रदराज है और मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे आश्चर्य है कि आपका इससे क्या मतलब है? लॉर्ड वान, कुलपति शेन होन ने बोलते समय स्वयं का दिखावा किया, लेकिन उनकी आंखों में ठंडी चमक की एक झलक दिखाई दी। इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस एक साधारण पूछताछ थी। अगर वरिष्ठ इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो ठीक है। वरिष्ठ के देखने के लिए ये 3 और चित्र हैं। ये तीनों चित्र लीलुमा, घोष शाह और डाकगिर की लॉन्च शाके हैं। इस समय कुलपति शेन होन ने वानतेन को अपनी हत्या की सूची में डाल दिया था। उनके दिल का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य वानतेन ने जान लिया था। यह एक बहुत बड़ा खतरा था। अध्याय 18 खतरा। लॉर्ड वान, लगता है आपके वान परिवार ने मेरा स्वागत नहीं किया। अगर ऐसा है तो मैं अब चलता हूं। इतना कहकर वानतेन के जवाब का इंतजार किए बिना वो दरवाजे की ओर चलने लगा। धड़ाम, वानतेन ने अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली तोड़ दी। देखते ही देखते सैकड़ों लोग द्वार की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और वान परिवार के उच्च अधिकारी भी मुखिया शेन होन के चारों ओर जमा हो गए। कुलपिता शेन होन ने अपने आसपास की स्थिति को भांप लिया। 300 स्वर्ण दानव आत्मावादी, 10 स्वर्ण अश्वेत दानव आत्मावादी और 3 महान दानव आत्मावादी। क्या ये है वान परिवार? सचमुच बेहद शक्तिशाली। ये वाकई एक बड़ा कदम है।
लाडवान, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे तो मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। कुलपति शेनहुन ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए गुस्से से कहा। अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? वान तेंग विचलित रहा। वान तेंग, तुम छोटे बदमाश, हाथ पार मत करो। मैं कुलपति शेनहुन कोई कमजोर नहीं हूं। अगर तुमने मुझे कोने में धकेला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। कुलपति शेनहुन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, मानो अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हूं। मुझे भी अपने साथ नीचे खींचोगे? कुलपति शेनहुन, आप अपनी शक्ति का बहुत अधिक अनुमान लगा रहे हैं। केवल अपने दम पर, अपने पवित्र परिवार की शक्ति के आधार पर मुझे नीचे खींचोगे? मेरे वान परिवार से लड़ने की शक्ति, क्या आप में इतनी ताकत है? वान तेंग ने कुलपति शेनहुन का उपहास किया। कुलपति शेनहुन ने अपनी आत्मशक्ति का संचार किया और वान तेंग को पकड़कर वान परिवार को धमकाने और अपनी सुरक्षा के बदले सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की। लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी आत्मशक्ति गायब हो गई है, जिससे उनके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। कुलपति शेन ने इसका पता लगा लिया है। वान तेंग ने उपहास किया। वान तेंग, ये तुमने ही जादू बिछाया था। तुमने मुझे जो चाय पिलाई थी उसमें कुछ गड़बड़ है। कुलपति शेनहुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सही, आपको इनाम देने के लिए सीनियर, मैं आपको बताता हूं, आपने जो चाय पी थी उसमें आत्मा को नष्ट करने वाली गोली मिलाई गई थी। ये रंगहीन और गंधहीन है, जो मेरे वान परिवार की खासियत है। ये कैसी है? इसके क्या परिणाम है? तुम नीच और बेशर्म हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद कुलपति शेन। वान तेंग दिल खोलकर हंसे। कुलपति शेनहुन को बोलने का मौका दिए बिना ही वान तेंग ने फिर बोलना शुरू किया। कुलपति शेन, इस बारे में सोचिए, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और पवित्र परिवार रातों रात नष्ट हो जाता है तो ग्लोरी सिटी का क्या होगा? मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी तुम्हारा वान परिवार पवित्र परिवार पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा इससे ग्लोरी सिटी की एकता भंग हो जाएगी और सब उसकी निंदा करेंगे। ऐसी कृत्य की कीमत इतनी भारी होगी कि वान परिवार की मूल ऊर्जा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कुलपति शेनहुन ने कहा। हाँ, कुलपति शेन, आपने गलत समझा है। चार शीर्ष परिवारों में से एक होने के नाते मेरा वान परिवार एकता को भंग करने जैसा कुछ कैसे कर सकता है? लेकिन अगर उस समय पवित्र परिवार पर हमला करने वाले लोग डाक गिरते हैं तो इसे मेरा वान तेंग का या मेरे वान परिवार का क्या लेना देना है? बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? कुलपति शेन, बोलते हुए वान तेंग ने अपने क्लोन को बुलाया। कुलपति शेन, मेरे इस क्लोन को देखिए, क्या इसमें मेरे असली रूप से कोई अंतर है? आपकी बात की बुद्धि से आप असली और नकली में फर्क नहीं कर सकते, है ना? यह मेरे वान परिवार की गुप्त तकनीक है। अगर हम इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके डाक गिर का रूप धारण कर ले तो उस समय मैं आपके पवित्र परिवार में एक मूर्ख या कुत्ता भी नहीं छोड़ूंगा। वान तेंग ने आधे सच के साथ धमकी दी। ओह हाँ, और आपकी पोती, उस समय मैं उसके साथ बलात्कार करके उसे मार सकता था या फिर से बलात्कार करके उसे मार सकता था या उसे किसी वेश्यालय में बेच सकता था। ओह, और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है, अगर मेरा मुंह चाहूं तो मैं हीरो बनकर उस सुंदरी को बचा सकता हूं। उस समय आपकी पोती मुझे अपने दुश्मन को अपना प्रेमी समझेगी। उस दृश्य के बारे में सोचना ही रोमांचक है। कुलपति शेन, पवित्र परिवार की सदियों पुरानी नींव, जरा ध्यान से सोचिए। वान तेंग, ऐसा लग रहा था मानो स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण हो। वान तेंग की बातें सुनकर कुलपति शेनहुन के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे और वे अंतर्मन में उलझ गए। वान तेंग की बातें गलत नहीं थी, फिलहाल वे बलि का बकरा थे और वान तेंग चाकू। उन्हें वान तेंग की बातों पर कोई संदेह नहीं था, वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि भविष्य में अगर यह खबर फैल जाए तो वे पहले से ही नष्ट हो चुके पवित्र परिवार के नाम पर कोई भी वान परिवार को नाराज नहीं करेगा। इसके अलावा पवित्र परिवार की नींव उनके हाथ नष्ट नहीं हो सकती थी और वे किसी को भी अपनी पोती को छूने नहीं देंगे। यही कुलपति शेनहुन की कमजोरी थी और वान तेंग ने संयोगवश इसी कमजोरी को भांप लिया था। अंत में उन्होंने इसे झुकाना ही बेहतर समझा। अध्याय 19, पवित्र परिवार समर्पण करता है। लाडवान, इस बूढ़े ने हार मान ली है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? कुलपति शेनहुन ने अनिच्छा से कहा। भाई शेन, ये गलत है। बात हमारे स्वामी की इच्छा की नहीं, बल्कि आपकी इच्छा की है। कृपया हमारे स्वामी से शीघ्र बात करें। साधना, तकनीक, औषधि, हथियार, दानव आत्माएं, हमारे स्वामी कंजूस नहीं है। जब तक आप पवित्र परिवार को हमारे वान परिवार के अधीन कर देंगे तब तक इन सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है। वान तियान ने वान तेंग की ओर से कुलपति शेनहुन को ये बात स्पष्ट रूप से समझाई। वान तियान सही कह रहा है। कुलपति शेन, आप क्या चाहते हैं? वान तेंग की आवाज तुरंत सुनाई दी। हालांकि कुलपति शेन, इन वस्तुओं को आपको सौंपने से पहले मुझे आप पर एक आत्मा की मुहर लगानी होगी। कुलपति शेनहुन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्मा की मुहर, जिस व्यक्ति पर यह मुहर लगाई जाती है उसका जीवन और मृत्यु मुहर लगाने वाले के हाथों में होती है, केवल वही इसे हटा सकता है। सीनियर शेन, अब से हम एक ही नाम में हैं। ये किलिन तकनीक आपके लिए एक उपहार है। सीनियर, साथ ही ये दिव्य रंग प्रतिशत क्षमता वाला दानव आत्मा, ब्लैक स्केल ड्रैगन किंग, यह मेरे जूनियर की ओर से एक भेंट है। मैं कामना करता हूं कि आप जल्द ही लीजेंड रैंक तक पहुंचे। सीनियर, वान तेंग ने विनम्रता से कहा। ये ब्लैक स्केल ड्रैगन किंग सीक्रेट फायर रॉक ईगल से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इस किलिन तकनीक की बात करें तो ये भी बहुत शक्तिशाली है। मात्र मंत्र का जाप करने से ही आत्मा सागर स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। अंततः ये पता चला कि मैं कुलपति शेनहुन दूरदर्शी नहीं था। कुलपति शेनहुन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। कैसा है कुलपति शेन? ये डाक गिल के साथ मिलीभगत करने से कहीं बेहतर है ना? वान तेंग ने कुलपति शेनहुन से पूछा। धन्यवाद युवा स्वामी। उसने वान तेंग को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उसकी सारी नाराजगी गायब हो गई थी। वह दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन मूर्ख भी नहीं था। जब तक वान तेंग सचमुच उसकी शक्ति बढ़ाने और पवित्र परिवार को मजबूत करने में मदद करता था, वान तेंग का अनुसरण करना कोई बुरी बात नहीं थी। युवा स्वामी, मेरा एक प्रश्न है, यदि मैं आपका अधीनस्थ वास्तव में घेराबंदी तोड़ दूं तो आप क्या करेंगे? कुलपति शेनहुन ने अपने मन में ही प्रश्न पूछा। मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मेरी योजनाओं में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। वान तेंग ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। मैं काल्पनिक रूप से बोल रहा हूं, क्या होगा अगर? कुलपति शेनहुन ने फिर पूछा। इस संरचना को देखो। वान तेंग ने कुलपति शेनहुन की बात अनसुनी कर दी। आत्मा अवरोधन संरचना। आत्मा अवरोधन संरचना के भीतर कोई आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा उस पर हमला हो जाएगा। वान तेंग के पास अभी भी ये तुर्क का पता था। कुलपति शेनहुन के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते आत्मसमर्पण कर दिया, अन्यथा बेशक कुलपति शेन, अगर आप सचमुच पवित्र परिवार में लौट आए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस डाक गिल के ठिकाने जैक्सन पर कब्जा करना था और उसे नगर स्वामी के हवाले करना था। आपका पवित्र परिवार इसका क्या जवाब देता? मैं नगर स्वामी के दिल में शक के बीज बो देता। ग्लोरी सिटी में पवित्र परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए आपके पवित्र परिवार को कभी उभरने का मौका नहीं मिलता। तब तक चाहे आप कुलपति शेन हों, जीवित हो या मर चुके हों, आप पवित्र परिवार को नहीं बचा सकते थे। यह अधीनस्थ समझता है। कुलपति शेनहुन ने आदरपूर्वक कहा। युवा स्वामी, यदि और कोई विकल्प न हो तो यह अधीनस्थ सबसे पहले वापस जाकर पवित्र परिवार और वान परिवार के बीच सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था करेगा। इसे सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पवित्र परिवार के मुख्य सदस्यों को ही इसकी जानकारी होना पर्याप्त है। मैं पवित्र परिवार के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारे रिश्ते को उजागर न करने का भरसक प्रयास करें। इसे अभी उजागर करने से लाभ से अधिक हानि होगी। अभी समय नहीं आया है। वान तेंग ने कुलपति शेनहुन को निर्देश दिया। मैं समझ गया। मैं अब वापस जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि पवित्र परिवार के सभी प्रमुख सदस्य केवल युवा स्वामी के आदेशों का पालन करें। कुलपति शेनहुन ने कहा। उस रात कुलपति शेनहुन ने पारिवारिक बैठक बुलाई और अपना निर्णय सुनाया। अधिकांश लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि हथकर्मी लोगों को कुलपति शेनहुन ने मौके पर ही मार डाला और उनसे जुड़े सभी लोगों को निर्दयता से समाप्त कर दिया गया। दिन मेजबान को बधाई, पवित्र परिवार को सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया। 600 खलनायक प्राप्त हुए। बिस्तर पर लेटे हुए यह आवाज सुनकर वान तेंग खुशी-खुशी सो गया। अध्याय 20, वान तेंग की चेतावनी। एक सप्ताह बाद वान तेंग को खाली समय मिला और उसने पवित्र परिवार से मिलने का फैसला किया। आखिरकार पवित्र परिवार अब उसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा था। पिछली बार कुलपति शेनहुन ने पवित्र परिवार के भीतर विरोधी गुटों को तेजी से और निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया था और बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए वान तेंग ने सोचा कि उसे भी उनसे मिलने जाना चाहिए। वान तेंग के आगमन की खबर मिलते ही कुलपति शेनहुन ने उनका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी में एक समूह का नेतृत्व किया। प्रणाम युवा स्वामी। कुलपति शेनहुन के नेतृत्व में सभी ने वान तेंग को प्रणाम किया। वान तेंग की दृष्टि उन पर पड़ी। हे भगवान, पवित्र परिवार का हर एक प्रत्यक्ष मनुष्य उपस्थित था। कुछ औपचारिकताओं के बाद वान तेंग भीड़ से घिरे हुए पवित्र परिवार की जागीर में प्रवेश कर गए। वरिष्ठ महोदय, आप सब कैसे हैं? क्या आप लोग यहाँ के माहौल में ढल रहे हैं? वान तेंग ने सबसे पहले पूछा। युवा स्वामी बहुत दयालु हैं। आपने जो साधना तकनीक और दानव आत्माएं प्रदान की उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आधे साल के भीतर ही महान स्तर तक पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर कुलपति शेनहुन खुशी से झूम उठे। महान स्तर तक पहुंचने का उनका सपना आखिरकार साकार होने के करीब था। परिवार के मुखिया सही कह रहे हैं। हे युवा स्वामी, बस एक शब्द कह दीजिए और हम बिना किसी संकोच के आपके लिए आग और पानी से भी गुजर जाएंगे। पवित्र परिवार के कई बुजुर्गों ने एकमत होकर कहा। उन्होंने किलिन तकनीक का अभ्यास करने के बाद इसकी शक्ति का अनुभव कर लिया था। वान तेंग का अनुसरण करना उनके लिए एक उज्जवल भविष्य था। अब उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि कहीं वान तेंग उन्हें नीचा न समझे। यह अच्छी बात है कि तुम इसके अभ्यस्त हो रहे हो। बस अपना काम अच्छे से करो और भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कोई असहमति न देखकर वान तेंग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। क्या आज युवा स्वामी हमारे लिए कोई निर्देश लेकर आए थे? कुलपति शेनहुन ने फिर पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ छोटी-मोटी बातें हैं जिन पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं। वरिष्ठ, मैं जानना चाहता हूं कि अतीत के पवित्र परिवार के बारे में आपके क्या विचार हैं? वान तेंग ने कुलपति शेनहुन से पूछा। इस सवाल ने कुलपति शेनहुन और पवित्र परिवार के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों को बुरी तरह से डरा दिया। वे किसी और से बेहतर जानते थे कि पवित्र परिवार पहले कैसा था। छोटे परिवारों का दमन करना, डाक गिल के साथ मिलीभगत करना और परिवार के कई वंशजों द्वारा दूसरों को धमकाना और हर तरह के बुरे काम करना। वान तेंग द्वारा अचानक इसका जिक्र करने से वे उसके इरादों को लेकर असमंजस में पड़ गए। उन्हें डर था कि वह उन्हें जवाब देकर ठहराने आया है। पवित्र परिवार ने वाकई कई गलत काम किए हैं। चूंकि आज युवा स्वामी ने यह मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं सच्चाई छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुलपति शेनहुन ने अंततः खुद को संभालते हुए उत्तर दिया। वरिष्ठ और बाकी सभी लोग कृपया चिंता न करें। मैं आज हिसाब मांगने नहीं आया हूं। जब तक आप निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे, आपका उद्देश्य पूरा होने के बाद मैं आपको दरकिनार नहीं करूंगा। मैं बस आपके विचार जानना चाहता हूं, वान तेंग ने कहा।
उनके शब्दों ने सभी को राहत की सांस लेने का मौका दिया और हॉल जो सन्नाटे में डूबा हुआ था एक बार फिर जीवंत हो उठा। वरिष्ठ सेन, सभी को नमस्कार। मैं वांगटिन आज ये बात आप सभी को याद दिलाने के लिए उठा रहा हूँ। छोटे परिवारों को दबाने की प्रथा बंद करो। हमें पवित्र परिवार की छवि को पुनर्स्थापित करना होगा और लोरी सिटी के लोगों के दिलों को एकजुट करना होगा। दूरगामी सोच रखो। जहां तक उन्हें आश्वंशजों की बात है जो महिलाओं का अपहरण करते हैं, हर परिवार में कुछ न कुछ बिगड़े हुए लोग होते हैं। बस उन पर और अधिक नियंत्रण रखो और यह सुनिश्चित करो कि वे कोई बड़ी समस्या न खड़ी करें। हम समझते हैं, हम नन्हे प्रभु को निराश नहीं करेंगे। पवित्र परिवार के सदस्यों ने एक मत होकर उत्तर दिया। वरिष्ठ, मैं विधि बल के लिए इस साधना विधि को आपके हवाले करता हूँ। इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, इसके अनेक लाभ हैं। वांगटिन ने अपने हाथ में मौजूद पुस्तक को कुलपति को सौंपते हुए कहा। वांगटिन को आगे क्या होगा इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वांगटिन की इच्छा का पालन करते हुए कुलपति ने स्वयं छोटे परिवारों से मुलाकात की जिन्हें पवित्र परिवार ने पहले दबा रखा था और उनसे माफी मांगी। उन्होंने परिवार की युवा पीढ़ी को भी नियंत्रित किया जिससे आम लोगों को परेशान करने की घटनाओं में काफी कमी आई। उन्होंने कुछ आम लोगों के साथ व्यापार में सहयोग करने की पहल भी की। उनकी इस ईमानदारी ने न्यू सिटी में पवित्र परिवार की प्रतिष्ठा में काफी सुधार किया। दिन पवित्र परिवार की छवि को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 200,000 खलनायक अंक। कुलपति शेनहोन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में जानने के बाद वांगटिन ने एक बार फिर वांगटियान को गुप्त रूप से पवित्र परिवार को बड़ी मात्रा में साधना संसाधन भेजने का निर्देश दिया। वांगटिन अपने वफादारों के प्रति बहुत उदार थे। हालांकि वांगटियान ने चुप्पी से शेन की को भी एक हिस्सा दे दिया जिससे वांगटिन के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई लेकिन ये कहानी किसी और समय के लिए है। अध्याय 21 वांगटिन की निर्ममता। पवित्र परिवार की लगातार चालों के बाद लोरी सिटी में एक बार फिर शांति लौट आई। इस समय कुलपति शेनहोन शेनफी और शेनयू के साथ वांगटिन को हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दे रहे थे। युवा स्वामी, आपने हमें जो कार्य सौंपा था वो पूरा हो चुका है। कुलपति शेनहोन ने बोलते हुए अपने स्थान पर ऐसे कई शब्द निकाले। वे डाक गिल्ड के लिए हुआ और कुछ छोटे मोटे भी थे। तुम दोनों का कैसा चल रहा है? वांगटिन कुलपति शेनहोन की कार्यकुशलता से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार डाक गिल्ड के इन सदस्यों की मृत्यु का कुछ महत्व तो था ही। खुशमिजाज वांगटिन ने हंसते हुए शेनफी और शेनयू से पूछा। निश्चिंत रहें युवा प्रभु, आपने हम भाइयों को जो कार्य सौंपा था वो पूरा हो चुका है। इतना कहकर उन्होंने एक नक्शा खोला और एक क्षेत्र को चिन्हित किया। ये सभी लोरी सिटी के पास आवासीय बस्तियां थीं जिनकी आबादी लगभग 1 लाख थी। इन स्थानों में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, शेनयू ने घोषणा की। युवा स्वामी, क्या ये योजना थोड़ी जोखिम भरी नहीं है? कुलपति शेनहोन कुछ चिंतित थे। आखिरकार लोरी सिटी पर याओबीस के हमले को उकसाना कोई मजाक नहीं था। एक भी लापरवाही भरी हरकत से खेलने और जलने जैसी स्थिति पैदा कर सकती थी। वरिष्ठ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वांगटियान और बाकी लोगों को तैयार रहने का इंतजाम कर दिया है। इसके अलावा बरसित पानी की संपत्ति आते ही रंगहीन और गंधहीन हो जाती है। दादा इमो भी इसे पहचान नहीं पाएंगे। वैसे भी दानव जानवर हर एक 2 साल में लोरी सिटी पर हमला करते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। सबसे बुरी स्थिति में भी अगर इन परिवारों को शक होता है तो हम इन डाक गिल्ड के सदस्यों को बलि का बकरा बना सकते हैं। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हम उन्हें मार डालेंगे। युवा स्वामी वास्तव में प्रतिभाशाली और साधन संपन्न है। ये बुरा आदमी ही उलझन में था। कुलपति शेनहोन ने वांगटिन की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक कहा। आप सभी को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद नगर रक्षकों का विस्तार निश्चित रूप से होगा। आपका अवसर आ गया है। धन्यवाद युवा प्रभु, हम तुरंत जाकर तैयारी करेंगे। इस क्षण कुलपति शेनहोन के हृदय में ऐसी वफादारी की भावना उमड़ पड़ी मानो कोई अपने प्रिय के लिए जान ही दे दे। वांगटिन उनके लिए सचमुच असाधारण थे। हालांकि उन्होंने वांग परिवार के अधीन आत्मसमर्पण कर दिया था लेकिन वांग परिवार ने अपने वादे को बखूबी निभाया और उनके मांगों में जरा भी दखल नहीं दिया बल्कि उन्हें निरंतर साधना तकनीक और औषधीय गोलियां मुहैया कराते रहे। इसके साथ ही अगर भविष्य में कोई वांगटिन का विरोध करने की हिम्मत करता तो कुलपति शेनहोन सबसे पहले उसका विरोध करते। उन्होंने मन ही मन सोचा। आज रात लोरी सिटी में एक दुर्लभ मूसलाधार बारिश हुई। निवासी जल्दी सो गए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रात शांतिपूर्ण नहीं रहने वाली है। आधी रात के सन्नाटे में बारिश की आड़ में गुलाब पवन दानव जानवर लोरी सिटी की ओर बढ़े और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक अनुभवी नगर रक्षक कमांडर ने शोर सुना और जांच करने के लिए उठा तो उसने देखा कि उग्र दैत्य कई समूहों में बढ़कर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, याओ राक्षस आ गए हैं। उसने चिल्लाते हुए एक संगीत मशाल छोड़ी। फिर उसने पास ही खड़े एक निजी अंगरक्षक को बुलाया और आदेश दिया, तुरंत नगर स्वामी के महल को सूचित करो। जल्दी करो। अंगरक्षक ने आदेश लिया और चला गया। भाइयों, लोरी सिटी हमारे ठीक पीछे है। हमारे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है क्योंकि हमारे माता-पिता, पत्नियां और बच्चे हमारे पीछे हैं। इन्हें विषाणु दानवों का वध करो और नगर स्वामी तुम्हें भरपूर इनाम देगा। अब कर्म करने और अपनी विरासत स्थापित करने का समय है। नगर रक्षक कमांडर ने अपने चारों ओर एकत्रित सैकड़ों सैनिकों को देखा, उनका मनोबल बढ़ाया और फिर विषाणु दानवों के झुंड पर टूट पड़ा। खराब मौसम के कारण उस निजी रक्षक को नगर स्वामी की हवेली तक खबर पहुंचाने में लगभग 1 घंटा लग गया। इसके बाद नगर स्वामी की हवेली से एक के बाद एक आदेश भेजे गए और विभिन्न परिवारों ने कार्रवाई शुरू कर दी। जब तक वांग परिवार और पवित्र परिवार वहां पहुंचे तब तक आसपास तैनात हजारों नगर रक्षक और हजारों नाविक पहले ही मारे जा चुके थे और उनमें से मुश्किल से 10 में से एक ही बचा था। वांगटिन ने अपने पैतृक ड्रैगन दानव आत्मा के साथ विलय किया और पवनहीन दानवों के झुंड पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति बना जिसने नरसंहार शुरू कर दिया। उसके अनुसार ये याओ दानव अभी भी बहुत कमजोर थे। अन्य परिवार भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। एक दिन और रात के भयंकर युद्ध के बाद सभी दुर्लभ पवनहीन दानव मारे गए। यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में पवित्र परिवार ने सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी जिससे उन्हें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बार फिर कई लोगों का दिल जीत लिया। वांगटिन की मेहनत भी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने सिस्टम के माध्यम से 3 लाख खलनायक अंक अर्जित किए। इस घटना की योजना के साथ उनके खलनायक चौंका देने वाले 30 लाख तक पहुंच गए। बाद में किए गए आकलन से पता चला कि इस बार लोरी सिटी को 3 लाख से अधिक लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन वांगटिन के लिए 300,000 की तो बात ही छोड़िए, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाखों लोगों की जान भी चली जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बेरहमी साफ तौर पर दिखाई देती थी। अध्याय 22 युद्धोत्तर बैठक और वांगटिन की योजना। लोरी सिटी पर याओबीस के हमले के दूसरे दिन याओबीस से बेहतर ढंग से निपटने के लिए नगर स्वामी येज़ोंग ने पवित्र संत मिंग और वांग परिवारों को नगर स्वामी के महल में एक बैठक आयोजित करने के लिए निमंत्रण भेजा। लगता है नगर स्वामी येज़ोंग अब चैन से नहीं बैठ सकते। वांगटिन ने अपने हाथ में मौजूद खूबसूरत निमंत्रण पत्र को देखते हुए खुशी से हंसते हुए कहा, भाई वांग लॉन्ग और एडवांग को आदेश दो कि वे मेरे साथ नगर स्वामी के महल में चलें। एंड को संदेश भेजो। वांगटियान को याओ राक्षसों के वापस आने और दोबारा हमला करने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखनी होगी। राक्षसों का प्रकोप कल ही समाप्त हुआ था, फिर भी हमें अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना होगा। वांगटिन और उनके साथी नगर प्रमुख के महल में पहुंचे और बटन ने उन्हें सम्मानपूर्वक परिषद कक्ष में ले जाया। वहां कुलपति शेनहोन, चेन लिनजियान, दादा इमो और नगर प्रमुख येज़ोंग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लाड वांग आ गए हैं, जल्दी बैठ जाए, बैठक शुरू होने वाली है। वांगटिन के आने पर दादा इमो मुस्कुराए और हंस पड़े। वांगटिन ने भी औपचारिकता नहीं बरती। मेरे पास हताहतों की एक नई सूची है, कृपया सभी लोग इसे देखें। ये कहते हुए नगर प्रमुख येज़ोंग ने सूची निकाली। सभी ने उसे आपस में बांटा और पढ़ने के बाद उनके दिल भारी हो गए और चेहरे पर उदासी छा गई। कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगा। क्या किसी के पास कोई विचार है? कृपया औपचारिक न हो, बेझिझक अपने विचार व्यक्त करें। नगर प्रमुख येज़ोंग ने कहा। इतनी भारी संख्या में लोग कैसे हताहत हो सकते हैं? चेन लिनजियान ने अपना सवाल उठाया। शायद युवा मित्र चेन को इसकी जानकारी न हो, लेकिन याओ दानव के इस हमले का मुख्य निशाना लोरी सिटी से काफी दूर स्थित कई गांव थे। इसलिए इन स्थानों पर लोरी सिटी जैसी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मौसम ने नगर रक्षकों की युद्ध क्षमता और निवासियों की पलायन की गति को काफी प्रभावित किया। वैसे वांग परिवार और पवित्र परिवार के पहले पहुंचने के लिए हम क्या भारी हैं, वरना स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। नगर प्रमुख येज़ोंग ने चेन लिनजियान को समझाया। इस बुजुर्ग के विचार में मुझे डर है कि यह हमला डाक गिल्ड से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। कल जब मैं और मेरा छोटा मित्रमान याओ राक्षसों से लड़ रहे थे तो हमने डाक गिल्ड के लोगों को छिपा हुआ पाया। मैंने और मेरे छोटे मित्रमान ने कार्रवाई की और उन्हें मार गिराया। वांग परिवार की खुफिया जानकारी के आधार पर मेरे छोटे मित्रमान ने उनमें से एक की पहचान डाक गिल्ड के एक बीकन यूनुआ के रूप में की। कुलपति शेनहोन ने आगे कहा, अगर यह सचमुच ऐसा है तो यह वाकई सबके लिए चिंता का विषय है। हमें डाक गिल्ड से सावधान रहना होगा। दादा इमो ने चिंता से कहा। दादा इमो, नगर स्वामी, वरिष्ठ शेन, युवा स्वामी चेन, मेरे पास कुछ सुझाव हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे व्यवहारिक हैं या नहीं। लाड वांग, अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो जल्दी बोलो। संकोच मत करो, आखिर हम बुरे लोग भी यही हैं। दादा इमो ने वांगटिन को प्रोत्साहित किया। पहला, नगर रक्षकों के साथ व्यवहार में सुधार करें और उनकी संख्या बढ़ाएं। दूसरा, कुलीन वर्ग और आम लोगों के बीच संबंध को मजबूत करें और आंतरिक कलह या अन्य परिवारों को धमकाने और दबाने के लिए बल का प्रयोग करने पर सख्ती से रोक लगाएं। तीसरा, दानव आत्माविदों और मार्शल आर्टिस्टों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करें। शेनलाल अकादमी में प्रवेश पाने वाले सभी आम नागरिकों की फीस माफ कर दी जाएगी। असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को हमारे 4 महान परिवारों द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन भर्ती के लिए स्वैच्छिक निष्ठा अनिवार्य है। चौथा, एक पुण्य मंडप की स्थापना करें। लोरी सिटी का कोई भी निवासी जो शहर के विकास में योगदान देता है अपनी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना पुण्य अर्जित कर सकता है। इन पुण्य अंकों को हमारे 4 महान परिवारों से धन, साधना तकनीक, औषधीय गोलियां, दानव आत्माओं आदि के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। पुण्य मंडप का प्रबंधन हमारे 4 महान परिवार करेंगे। पांचवां, लोरी सिटी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण करें। जिन लोगों के नाम इस स्मारक पर अंकित हैं, उनके बच्चों और माता-पिता का भरण पोषण और पुनर्वास मेरे वांग परिवार द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा, जबकि आवश्यक संसाधन शेष 3 परिवारों द्वारा साझा किए जाएंगे। वांगटिन ने अपने 5 प्रमुख सुझाव एक ही सांस में पूरे कर दिए। हाँ, लाड वांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बढ़िया विचार लेकर आओगे। मेरा स्नोविन परिवार भी सहमत है और यह बुरा आदमी तुम्हारा पूरा समर्थन करता है। दादा इमो ने तुरंत घोषणा की। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। कुलपति शेनहोन और चेन लिनजियान ने भी यही बात दोहराई। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए लाड वांग के सुझावों को लागू करते हैं। येज़ोंग, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे गंभीरता से लागू करना होगा। दादा इमो ने अंततः निर्णय लेते हुए नगर प्रमुख येज़ोंग को निर्देश दिया।
इस प्रकार युद्धोत्तर बैठक समाप्त हुई। इन सुझावों के प्रस्तावक होने के नाते वानतेन को इन उपायों के लागू होने के बाद अपार प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यह नीली से निपटने की उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वानतेन को लगा कि नायक के रास्ते पर चलकर और नायक को कहीं जाने की जगह न छोड़कर नील कुछ भी नहीं था, वह केवल उसकी जूते होने के लायक था। अध्याय 23 अदृश्य टकराव। वानतेन को इन कुछ दिनों में फुर्सत का दुर्लभ क्षण मिला। वह फिलहाल एक हफ्ते में शेरगान अकादमी में प्रवेश के नतीजों का इंतजार कर रहा था। सिटी लॉर्ड का महल। देर रात तक नगर प्रमुख येसुओं के अध्ययन कक्ष की बत्ती जलती रही। वानतेन के सुझावों को अमल में लाने के लिए उन्होंने कई दिनों से अपनी आंखें नहीं बंद की थी। अगर वानतेन को पता चलता तो शायद वह सोचता था कि उत्पादन दर में गधे से भी इतना काम नहीं करवाया जाना चाहिए। इसी क्षण नगर स्वामी येसुओं के अध्ययन कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और येसुओं जिनसिंग सूप का कटोरा लेकर अंदर आ गई। ज़ियुन यहाँ है, इतनी देर हो गई है, तुमने अभी तक आराम क्यों नहीं किया? मैंने आंगन से देखा कि पिताजी के अध्ययन कक्ष की बत्ती अभी भी जल रही है, इसलिए मैं देखने आया। हालांकि कार्यालय का काम महत्वपूर्ण है, पिताजी आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ये जिनसिंग का सूप है जो मैंने बनाया है, पिताजी कृपया थोड़ा चखिए। ये छोटी सी गद्देदार जैकेट वाकई बहुत काम की है। नगर स्वामी येसुओं के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। पिताजी, क्या पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ है? आप आराम करना कैसे भूल गए? ये ज़ियुन ने चिंता से पूछा। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अच्छी बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए नगर स्वामी येसुओं को वानतेन की याद आई और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ज़ियुन, वानतेन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? नगर स्वामी येसुओं ने ये ज़ियुन से विनम्रतापूर्वक पूछा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं बस, जैसे ही उसने ये कहा, ये ज़ियुन का चेहरा लाल हो गया। तो इसका मतलब है कि तुम कर सकती हो। मेरी बेटी की पसंद वाकई अच्छी है। चिंता मत करो, जब तक तुम उसे पसंद करती हो, पिताजी और तुम्हारे दादाजी तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। मैंने शेरगान अकादमी के प्रधानाचार्य येशिन को निर्देश दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे तुम्हारी मदद करें। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी और को तुमसे आगे नहीं करने दूंगा। इसके अलावा ज़ियुन, तुम्हें दूसरी लड़कियों से भी सावधान रहना होगा। वानतेन बहुत ही प्रतिभाशाली है। तुम्हारी प्रतिद्वंदी सिर्फ शेन केंकी ही नहीं है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें शायद किसी के साथ हाथ मिलाना पड़े, वरना अकेले अपने दम पर काम नहीं चलेगा। मैं समझ गई, पिताजी, मैं सावधान रहूंगी। इतना कहकर ये ज़ियुन थोड़ा शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ भाग गई। दूसरी ओर पवित्र परिवार में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। इस समय पवित्र परिवार के प्रत्यक्ष मंच के उच्च स्तरीय सदस्य चर्चा कक्ष में एकत्रित थे और शीर्ष पर बैठे कुलपति शेन हुन के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को मुझे खबर मिली है कि युवा स्वामी शेरगान अकादमी खुलने के बाद वहां अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए आज की एजेंडा में केवल एक ही बात है, मेरी पोती किंकी के साथ मिलकर युवा स्वामी का दिल जीतना। कुलपति शेन हुन की बात सुनकर शेन किंकी शर्म से झूमते हुए चर्चा कक्ष से बाहर भाग गई। ये देखकर बड़े बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। प्रेम की वसंत में क्या लड़की है? शिक्षक शेन शियू, आप शेरगान अकादमी जाकर किंकी को पढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करें। शेन युए, आप भी जाएं और अपनी बहन के लिए ये ज़ियुन के अलावा दूसरी लड़कियों पर भी नजर रखें। साथ ही किंकी से कहें कि वो वान परिवार के बड़ों, विशेषकर वान तियान से अच्छे संबंध बनाए। कई बार तो युवा स्वामी भी उनकी बातों को बड़े सम्मान से सुनते हैं। हालांकि कुलपति शेन हुन अभी भी थोड़ा सहज थे, इसलिए उस दिन उन्होंने पवित्र परिवार से संबंधित एक रेस्तरां में वान तियान से अकेले मुलाकात की। एडवान, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आने के लिए धन्यवाद, आपने सचमुच मुझे शेन हुन को बहुत सम्मान दिलाया है। पैट्रियार्क शेन हुन ने आदरपूर्वक कहा और एक ही घूंट में अपना गिलास खाली कर दिया। कुलपति शेन बहुत विनम्र हैं। पवित्र परिवार और वान परिवार अब एक ही नाव में सवार हैं और कुलपति शेन युवा स्वामी के प्रिय हैं। मैं आपको सम्मान कैसे न दूं? वान तियान ने कहा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे अभी भी एडवान से बहुत समर्थन की आवश्यकता है। कुलपति शेन हुन ने आदरपूर्वक बोलना जारी रखा। मुझे खेद है कि कुलपति शेन ने मुझे आज यहाँ केवल खाने पीने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। आपके मन में अवश्य ही कुछ विचार होंगे। यदि कुछ विचार हैं तो बस कह दीजिए। यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए करूंगा। यदि मैं नहीं कर सकता तो मुझे विश्वास है कि कुलपति शेन मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। सीधी बात, मैं शेन हुन आपके स्वभाव को पसंद करता हूँ। एडवान, मेरा एक निजी मामला है जो सार्वजनिक भी है। मैंने देखा है कि वान परिवार की एक कमजोरी है और वही है कि युवा स्वामी को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ठीक नहीं है। संतानहीनता 3 सबसे बड़े अपराधों में से एक है। संयोग से मेरी पोती युवा स्वामी की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उसकी सुंदरता और प्रतिभा भी सराहनीय है। इसलिए मैं बड़े मान से अनुरोध करता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर भी उसकी मदद करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये कहते हुए कुलपति शेन हुन ने स्वयं वान तियान के गिलास में पदार्थ भर दिए। कुलपति शेन इस मामले में सही है, मैं सहमत हूँ। शेन हुन द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेकर वान तियान का भी सिर चकरा रहा था। ग्लोरी सिटी में ऐसी बहुत कम महिलाएं थीं जो वान तियान के बराबर की थीं। शेन की पहले से ही उन उम्मीदवारों में से एक थी जिन्हें वान तियान ने वान तियान की पत्नी के रूप में चुना था। अब जब कुलपति शेन हुन ने खुद ये बात उठाई है तो वह उनकी मदद कर ही देते हैं। इस बीच स्नोविंड और सेक्रेट परिवार, दो प्रमुख परिवार, वान हवेली के पहरेदारों को रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहे थे ताकि वान तियान की पसंद नापसंद जानकर फायदा उठा सकें। वान परिवार ने इसमें दखल नहीं दिया। इस तरह एक अदृश्य टकराव शुरू हो गया। अध्याय 24 शेरगान अकादमी में प्रवेश और प्रतिभा का परीक्षण। 7 दिन बाद शेरगान अकादमी। आज शेरगान अकादमी में भर्ती का दिन था। अकादमी और ट्रायल ग्राउंड से मिलकर बना ये परिसर ग्लोरी सिटी की प्रतिभाओं का केंद्र था। योजना के तहत आम लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की नीति इस वर्ष से लागू की जा रही थी। इस समय उप प्रधानाध्यापक येशेन के नेतृत्व में वान तियान पहले ही शेरगान अकादमी के मार्शल आर्ट मैदान में पहुंच चुके थे। ये दोनों कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? बोलने वाला एक वरिष्ठ छात्र था जो सामान्य पृष्ठभूमि से था। बाईं ओर खड़े बुजुर्ग व्यक्ति शेरगान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक येशेन हैं और दाईं ओर खड़े युवक वान परिवार के युवा स्वामी वान तियान हैं। एक शिक्षक ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युवा मास्टर वान और उप प्रधानाध्यापक यहाँ हैं, आइए और देखिए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। पल भर में मार्शल आर्ट के मैदान में मौजूद सभी की निगाहें उप प्रधानाचार्य येशेन और वान तियान पर टिक गईं। प्रणाम युवा स्वामी वान, प्रणाम उप प्रधानाध्यापक। भीड़ ने एक एक करके प्रणाम किया। साथी विद्यार्थियों, कृपया इतनी औपचारिकता न बरतें। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम वान तियान है। आप में से कुछ लोग शायद मेरी पहचान जानते हो या मेरी झूठी प्रतिष्ठा के बारे में सुना हो, लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी हैसियत या उपलब्धियों की चिंता न करें। शेरगान अकादमी में मैं अन्य विद्यार्थियों की तरह ही ज्ञान का जिज्ञासु हूँ। भविष्य में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक संभव होगा मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, वान तियान ने विनम्रतापूर्वक कहा। युवा मास्टर वान कितने मिलनसार हैं। वे हम जैसे आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। उन्हें किसी कुलीन परिवार के शिष्य जैसा अहंकार बिल्कुल नहीं है। भाई, आप यंग मास्टर वान को कमतर आंक रहे हैं। मेरा एक रिश्तेदार नगर प्रमुख के महल में काम करता है। उसके अनुसार यंग मास्टर वान के सुझाव पर शेरगान अकादमी ने इस वर्ष हम आम लोगों के लिए ट्यूशन फीस माफ कर दी है। नगर प्रमुख ने तो इस मामले में कई दिन बिताए हैं। यह अंदर की जानकारी है। बिल्कुल सही। मैंने भी यही सुना। मैंने भी खबर जानने वाले एक के बाद एक अपनी राय देने लगे, जबकि वान तियान अपनी योग्यता और प्रसिद्धि को छुपाते हुए पहले ही वहां से जा चुका था। युवा मास्टर वान, कृपया अपनी आत्मशक्ति का परीक्षण करने के लिए इधर आइए। शेरगान अकादमी के एक शिक्षक ने वान तियान से कहा। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? वान तियान ने ऊपर देखा। शिक्षक शेन शियू, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप पवित्र परिवार के साथ नहीं थे? वान तियान ने आश्चर्य से पूछा। नमस्कार युवा स्वामी, मैंने शेरगान अकादमी में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया है, मुख्य रूप से शुरुआती योद्धा वर्ग को पढ़ाने के लिए। युवा स्वामी, आपको मेरी कक्षा में नियुक्त किया गया है, लेकिन कृपया निश्चित रहें, मैं आपकी साधना में कोई बाधा नहीं डालूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा स्वामी की कोई अन्य आवश्यकताएं हैं? शिक्षक शेन शियू ने पूछा। कोई झंझट मत कीजिए और किसी विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं है। मेरी बस एक ही शर्त है, मुझे कोई विशेष सुविधा न दीजिए। मुझे बाकी छात्रों की तरह ही समझिए। मैंने कहा था कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ, यहाँ मैं खुले मन से ज्ञान की खोज करने वाला छात्र हूँ। आप शिक्षक हैं, एक छात्र शिक्षक को अपनी शर्तें कैसे बता सकता है? वान तियान ने शांत भाव से कहा। शिक्षक शेन शियू आज्ञा का पालन करते हैं। चलो मेरी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करते हैं, वान तियान ने कहा। अगला नंबर वान तियान का है। अपना नाम सुनकर वान तियान सोल क्रिस्टल की ओर चल पड़ा। उप प्रधानाध्यापक येशेन, क्या आप इसे उन्नत स्तर के लिए बदल सकते हैं? सोल क्रिस्टल, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहते हुए उन्होंने एक एडवांस लैपटॉप निकाला। सोल क्रिस्टल लेकर उसने वान तियान को सौंप दिया। वान तियान, साधना स्तर, द्वितीय सितारा स्वर्ण रैंक, बैंगनी आत्मा सागर, परीक्षा के प्रभारी शिक्षक ने कांपती हुई आवाज में कहा। यहाँ तक कि उप प्रधानाध्यापक येशेन भी वान तियान के पास बैंगनी आत्मा सागर देखकर चौंक गए। ग्लोरी सिटी के प्राचीन अभिलेखों में ही बैंगनी आत्मा सागर का उल्लेख मिलता था। नगर की स्थापना के बाद से यह कभी प्रकट नहीं हुआ था। यह मामला महत्वपूर्ण था और इसकी सूचना तुरंत दादा येमो और नगर स्वामी को देनी आवश्यक थी। नगर स्वामी येसो ने तुरंत किसी को नगर स्वामी के महल की ओर जाने का आदेश दिया। ये ज़ियुन, साधना स्तर 4 स्टार कहां से रैंक सियान सोसी। शेन किंक्यू, साधना स्तर 4 स्टार कहां से रैंक सियान सोसी। शाओ निंगर, साधना स्तर प्रथम सितारा कहां से रैंक ग्रीन सोसी। शेन युए, साधना स्तर प्रथम सितारा कहां से रैंक ग्रीन सोसी। दूसरे लू प्याओ नीली। व्यस्त सुबह के बाद परीक्षण पूरा हो गया। वान तियान, जो पुनर्जन्म लेने वाला था, के हस्तक्षेप के कारण मूल कहानी में उल्लिखित कई कुलीन परिवार के शिशुओं का साधना स्तर पहले से अधिक हो गया था। चूंकि नीली का अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ था, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मूल कहानी में दूसरे के अन्य अधीनस्थों की बात करें तो वे पहले ही राक्षसी लहर में मारे जा चुके थे। वान तियान ने सभी की अनुकूलता रेटिंग दोबारा जांची। ये ज़ियुन और शेन किंक्यू की रेटिंग में 10-10 अंकों की वृद्धि हुई थी। लू प्याओ की 30 अंकों की और दूसरे की रेटिंग 50 अंकों तक पहुंच गई थी क्योंकि उसे अनजाने में वान तियान की कृपा प्राप्त हो गई थी। बाकी सभी की रेटिंग 20 अंकों पर थी। दिन ग्लोरी सिटी का शुरुआती लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 1 मिलियन विलिंग पॉइंट्स। आत्मा सागर निम्न से उच्च क्रम में रैंक इस प्रकार है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी। रैंक जितनी ऊंची होगी, साधना उतनी ही तेज होगी। बाद में नीली ने इस बात का खंडन किया। अध्याय 25 साझा हित। शेरगान अकादमी शुरुआती योद्धा वर्ग।
आज अकादमी पहुंचने के बाद हमारी पहली कक्षा है। विद्यार्थियों कृपया अपने लिए उपयुक्त सीट चुनें। शिक्षक शेनशियू ने कहा। शिक्षक शेनशियू की बातें सुनकर वानतेन ने सहजता से एक कुर्सी चुनी और बैठ गया। तभी अन्य छात्रों ने भी कुर्सी चुननी शुरू की। उन सभी ने वानतेन की ताकत अपनी आंखों से देखी थी और उससे पहले कुर्सी चुनने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इसके बाद यीज़ियों ने वानतेन के बाईं ओर की सीट चुनी। शेनकिंग ने दाईं ओर, शियाओनिंगर ने वानतेन के सामने की सीट और शेनयू ने पीछे की सीट चुनी। ये दृश्य देखकर कक्षा के बाकी छात्र बेहद ईर्ष्या करने लगे। हे भगवान, दोनों हाथों में एक-एक लड़की लिए वानतेन सचमुच जीवन का विजेता था, लेकिन वे केवल ईर्ष्या से देखते रह गए। इस समय यीज़ियों और शेनकिंग के चेहरे के भाव थोड़े विचलित थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि शियाओनिंगर को छोड़कर कक्षा की बाकी सभी छात्राएं वानतेन को ऐसे घूर रही थीं मानो कोई अनुभवी शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वहीं वानतेन की निगाहें उसके सामने बैठी शियाओनिंगर पर टिकी हुई थीं। हिस वानतेन को अचानक कमर में तेज दर्द महसूस हुआ और वो हंसने लगा। जैसा सोचा था, चाहे कैसी भी लड़की हो, ये सब बिना सिखाए ही इस कला में माहिर है। वानतेन मन ही मन शिकायत करने लगा। भाई तेन, क्या शियाओनिंगर सुंदर है? दोनों लड़कियों की आवाजें एक साथ वानतेन के कानों में गूंज उठी। यह एक और जानलेवा चालबाजी वाला सवाल था, जिससे वानतेन ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। तुम दोनों चुप रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए वानतेन ने दोनों लड़कियों को चेतावनी दी। भाई तेन, आप हम पर इतनी नरमी क्यों नहीं बरतेंगे? मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। क्या मैं कुछ चाबुक और मोमबत्तियां तैयार कर लूं? मैंने सुना है कि कई पुरुषों को ये पसंद आते हैं। शेनकिंग ने वानतेन से कहा। भाई तेन, क्या आप चाहते हैं कि मैं और बहन किंग साथ रहें? मैं दादाजी से भाई तेन के लिए कुछ सप्लीमेंट तैयार करने को कह देती हूं। आप अक्षम नहीं रह सकते। ये ज़ियोन ने भी अपनी बात रखते हुए कहा। ये कैसी बेतुकी बातें हैं? शेनकिंग की बात छोड़ो, ये ज़ियोन ऐसी कैसे हो गई? क्या आज मेरी नींद उड़ी ही नहीं? उनकी बातों से उसका दिमाग सुन्न हो गया और अंत में उसे दोनों लड़कियों से दया की भीख मांगनी पड़ी। तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा। स्कूल के बाद शेनयू ने वानतेन को चिढ़ाते हुए कहा, छोटे मालिक कैसा चल रहा है? क्या आपको अपने छोटे भाई की मदद चाहिए? शेनयू ने थोड़ी सी शरारत भरी खुशी के साथ यह बात कही। दफा हो जाओ, गुस्से से भरे चेहरे के साथ वानतेन ने शेनयू को जोरदार लात मारी। इस पर शेनयू निराश होकर चली गई। रुको, शेनयू की जाने ही वाला था कि वानतेन ने उसे वापस बुला लिया। फिर उसने अपने स्पेशल रिंग से एक कल्टीवेशन टेक्निक निकाली। फिलहाल मैं तुम्हें ये लीजेंड रैंक कैंगलान सीक्रेट आर्ट दे रहा हूं। इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो। साथ ही मेरे लिए कुछ करो। वानतेन ने कहा। चिंता मत करो, युवा स्वामी, मैं अभी पवित्र परिवार वापस जा रहा हूं। उस छोटी बच्ची किंकी को बांधूंगा और उसे आपके बिस्तर पर पहुंचा दूंगा। शेनयू ने अपनी छाती थपथपाते हुए वानतेन को आश्वासन दिया। बदले में वानतेन ने उसके माथे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। युवा स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मामले की आपने बात की वो यही नहीं है? शेनयू ने कुछ हद तक अपमानित महसूस करते हुए कहा। बकवास बंद करो, कुछ घातक सैनिकों को भेजकर नीली पर नजर रखो। उसकी हर हरकत की खबर मुझे तुरंत दो। उसे तुम्हें पहचानने मत देना। अगर वे घातक सैनिक खुद को बेनकाब कर देते हैं, तो उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। वानतेन ने गला काटने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है, युवा स्वामी, मैं तुरंत जाकर इसका इंतजाम कर देती हूं। शेनयू जल्दी से इंतजाम करने के लिए चली गई। नगर स्वामी का महल, ये ज़ियोन का शयन कक्ष। बहन किंकी, आपने इस बारे में क्या सोचा है? आप नहीं चाहती कि आज सुबह जो हुआ वो दोबारा हो, है ना? या आप भाई तेन को नई स्त्रियां ढूंढते हुए देखना ज्यादा पसंद करेगी? ये ज़ियोन ने पूछा। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। चलिए पहले भाई तेन को हराते हैं। हम किसी भी हालत में दूसरी महिलाओं को हमसे आगे नहीं निकलने दे सकते। बाकी के लिए हम सब अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। कैसा रहेगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भाई तेन को हराने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी, वो तुम पर निर्भर करेगी। ज़ियोन, शेन किंकी ने कहा। चिंता मत करो किंकी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बस इसी तरह दोनों लड़कियां अपनी साझा रुचि पर तुरंत सहमत हो गईं। वानतेन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अध्याय 26 व्यवस्था की शक्ति। पिछले एक सप्ताह से वानतेन का जीवन काफी नियमित चल रहा था। सुबह कक्षाओं में जाना, दोपहर पुस्तकालय में बिताना और कभी कभार अन्य सहपाठियों का मार्गदर्शन करना। ये ज़ियोन और शेन किंकी ने उसे कोई और परेशानी नहीं दी थी, जिससे वानतेन काफी निश्चिंत महसूस कर रहा था। सिस्टम, नीली के पुनर्जन्म में कितना समय लगेगा? वानतेन ने सिस्टम से यह सवाल पूछा। इसमें शायद 2-3 दिन और लग जाएंगे। आखिरकार नीली इस दुनिया का नायक है। होस्ट, आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन आप ही नष्ट हो जाएं और मुझे भी अपने साथ ले जाएं। सिस्टम ने वानतेन को चेतावनी दी, क्योंकि उसे डर था कि वानतेन अपने दुश्मन को कमा सकता है और अंत में नीली के हाथों कुचल दिया जाएगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। सारे नायक बेतुके हैं और उनके पास धोखेबाजी के कई तरीके हैं। निश्चित रहो, मुझे अपनी जानकारी है और मैं हार नहीं मानूंगा। वानतेन ने दबंग आत्मविश्वास के साथ कहा। सिस्टम, क्या आपके पास यादों को बदलने या किसी नायक के अवसर को चुराने के लिए कोई आइटम है? क्या बात है? होस्ट, क्या आप नीली की यादों में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं? सिस्टम ने पूछा। बिल्कुल, नीली की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसके पिछले जन्म की यादों से आता है। अगर मैं वहीं से शुरुआत करूं, तो उसका खतरा काफी कम हो जाएगा और मेरी सुरक्षा में काफी सुधार होगा। मैंने तुम्हें बताया था, मैं एक ऐसा खलनायक हूं जो अपनी जान की परवाह करता है। वानतेन ने सिस्टम को अपने विचार बताए। मेरे पास ऐसी चीजें हैं, लेकिन होस्ट, अगर आपको मरने से डर लगता है, तो बस कह दीजिए। सिस्टम ने वानतेन को चिढ़ाया। ये सिस्टम काफी शक्तिशाली है, लेकिन ये सब बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे लिए इन्हें वापस दिला दो। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। आ रहे हैं, मेजबान, आपका सामान पहुंचा दिया गया है। कृपया इसे देख लें। हम आपके अगले आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। कुछ ही देर बाद वानतेन के हाथों में 2 कार्ड प्रकट हुए। एक भाग्य बताने वाला कार्ड और एक स्मृति संशोधन कार्ड। फॉर्चून रॉक कार्ड, किसी भी चीज द्वारा पता चले बिना नायक से कोई भी अवसर निकाल सकता है। मेमोरी मॉडिफिकेशन कार्ड, नायक की स्मृति के किसी भी भाग को स्थायी रूप से संशोधित कर सकता है। सिस्टम, मेरे लिए मेमोरी मॉडिफिकेशन कार्ड का इस्तेमाल करो। मैं नीली की यादों को बदलना चाहता हूं। वानतेन ने उत्साह से कहा। माफ कीजिए होस्ट, लेकिन आप अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिस्टम ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? सिस्टम के कुत्ते, क्या तुम मुझे नकली सामान से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वानतेन आसानी से दब जाऊंगा? अगर तुमने आज मुझे ये साफ-साफ नहीं समझाया, तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? नहीं, 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 मेजबान कृपया शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। सिस्टम ने गुस्से में भरे वानतेन को तुरंत शांत किया। होस्ट, कृपया पीछे लिखी सावधानियों को देखें। वानतेन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना सिस्टम ने आगे कहा, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, इसका उपयोग साल में केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसका इससे क्या लेना देना है? मैंने इसे पहले कभी बनाया नहीं है, तो आप इसके उपयोग के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? वानतेन ने हैरानी से पूछा। पहले पवित्र दानव पूर्वज भूमि पर जब मैंने शरीर पर आपका अधिकार स्थापित करने में आपकी सहायता की थी, तब मैंने नीली की यादों को बदलने के लिए इस वस्तु का उपयोग किया था। मैंने आपको उसके पिछले जन्म की यादों में डाल दिया था। इसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करेगा, इसलिए आप अभी इस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। सिस्टम ने वानतेन को समझाया। इस बार मैं इसे माफ कर देता हूं। दोबारा ऐसा मत होने देना, वरना मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा। वानतेन ने कहा। मैं समझ गया, मेजबान, ठीक है, मुझे कुछ भाग्य का पेय दीजिए। प्राप्त हुआ, आपकी भाग्य औषधि पहुंचा दी गई है। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सिस्टम, मेरे पास कितने विलिंग पॉइंट्स बचे हैं? मेरे लिए जांच करो। वानतेन ने कहा। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी सिस्टम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बिल्कुल अविश्वसनीय, मैं खुद ही इसकी जांच कर लूंगा। वानतेन ने बेबसी से बड़बड़ाया। लेकिन अगले दृश्य ने वानतेन को तुरंत अपना आपा खोलने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम की दुकान में उसकी आंखों के सामने एक बड़ी संख्या 0 प्रकट हुई, जिससे वानतेन इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग खून थूकने वाला था। मेरे 40 लाख रुपए कहां गए? वो 40 लाख रुपए कहां गए? सब कहां चले गए? सिस्टम, मैं तुम्हें ऐसे ही बचने करने नहीं दूंगा। दूसरी ओर वानतेन की गुस्से भरी आवाज सुनकर सिस्टम ने जल्दी से अपना सामान समेटा। मैं आज रात यहां नहीं रुक सकता, कल वापस आना बेहतर होगा। इतना कहकर वो जल्दी से भाग गया। अध्याय 27 जबरन वसूली व्यवस्था वानतेन पुनर्जन्म। अगली सुबह भी वानतेन का चेहरा उदास ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इससे नौसिखिए योद्धा वर्ग के सभी लोग चौंक गए, यहां तक कि ज़ेन और शेन किंकी भी वानतेन से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जी हां, आज भी वानतेन 4 मिलियन के गायब होने के सदमे से उबर नहीं पाया था। ऊपर से उसे पता चला कि उसका सिस्टम मौज मस्ती करने के लिए भाग गया है और पीछे सिर्फ एक नोट छोड़ गया है। इस समय अगर कोई कुत्ता वानतेन के सामने आ जाए, तो उसे जाने देने से पहले कई बार कुचलना पड़ेगा। दूसरी ओर सिस्टम ने वानतेन के चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि इस बार उसने उसे नाराज कर दिया है, लेकिन मुसीबत तो पहले ही आ चुकी थी, इसलिए उसे बस खुद को संभालकर आगे बढ़ना था। होस्ट, क्या आप ठीक हैं? ये नन्हा सा जीव लौट आया है और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। सिस्टम ने सावधानी से कहा। हालांकि पूरा 1 घंटा बीत गया और कोई जवाब नहीं मिला। क्या यही महान सिस्टम नहीं है? बूढ़े, तुम्हारे पास क्या निर्देश हैं? उठो, जल्दी उठो। मुझे ऐसे छोटे से प्राणी के सामने तुम कैसे झुक सकते हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अजय खलनायक सिस्टम हो, तुम किसी के सामने कैसे झुक सकते हो? अगर दूसरे सिस्टम इसे देख ले तो तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। वानतेन ने सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मेजबान, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? आप मेरे पालन पोषण करता हैं और मैं तो बस एक छोटा-मोटा काम करने वाला हूं। सिस्टम ने कहा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हारे बिना मैं वानतेन बस एक पृष्ठभूमि पात्र बनकर रह जाऊंगा, है ना? वानतेन ने उपहास जारी रखा। होस्ट बहुत ही विनम्र है। कौन नहीं जानता कि खलनायकों की दुनिया में आप होस्ट सबसे अच्छे हैं। ये कहते हुए इसने वानतेन को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। होस्ट, मैं माफी मांगते हुए वापस आ गया हूं। बस मेरा प्रदर्शन देखिए। वानतेन के चेहरे पर सुधार देखकर सिस्टम ने तुरंत कहा। मेजबान, इस बार मैंने आपकी पैट्रिक ड्रैगन दानव आत्मा को और मजबूत किया है और एक नया युद्ध कौशल जुड़ा है। इसके अलावा मैं आपको 10 लाख खलनायकों और 3-10 गुना क्षमता बढ़ाने वाले कार्ड उपहार में दूंगा। काफी नहीं है, वानतेन ने कहा। 1.5 मिलियन विलिंग पॉइंट्स, 5-10 गुना कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बूस्ट कार्ड। सिस्टम ने फिर से कहा। सिस्टम, आप कहते हैं कि आप
मेजबान 20 लाख विलेन पॉइंट्स 10 गुना क्षमता बढ़ाने वाली कार। इस बार इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अच्छा से तुम्हें माफ कर दूंगा, वांटिन ने कहा। धन्यवाद होस्ट, मेरे लिए होस्ट सबसे अच्छा है, सिस्टम ने कहा। ठीक है, मेरे लिए उस ज्ञान की गोली के लिए फॉर्मूला को रीडिंग करने के लिए 2 मिलियन विलेन पॉइंट्स खर्च करो, वांटिन ने कहा। मेजबान मुक्ति सफल रही। ठीक है, आगे बढ़ो, याद रखना अपनी जगह पर बने रहना। समझ गया साथी, होस्ट नीली का आज पुनर्जन्म होगा, कृपया तैयार रहें। समझ गया, वांटिन ने शांत भाव से कहा। वांटिन ने अपने पैट्रिक ड्रैगन दानव आत्मा में जोड़े गए नए युद्ध कौशल की जांच की। पैट्रिक ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा का पुनः आरंभ करना। पूर्वज ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा का पुनः आरंभ वर्तमान आत्मा शक्ति का एक तिहाई हिस्सा खर्च करके एक स्थान बनाता है, जो एक खिलाड़ी या उससे निचले स्तर की सभी दुश्मनों को तुरंत मार देता है। ज्ञानोदय की गोली, यह उपयोगकर्ता की समझने की क्षमता को एक गुना बढ़ा सकती है, जिसका प्रभाव 1 घंटे तक रहता है। प्रतिदिन अधिकतम 3 गोलियां ली जा सकती हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 1 घंटे बाद कक्षा में उपस्थित रहते हुए वांटिन को ऐसा लगा मानो उसके आसपास का अंतरिक्ष समय कृत्रिम रूप से परिवर्तित हो गया हो। उसके पास मौजूद काल संबंधी दानव आत्मा की पुस्तक भी प्रभावित हुई और उसे हल्की रोशनी निकलने लगी। यह आसपास के अंतरिक्ष समय ऊर्जा को अवशोषित कर वांटिन की आत्मा सागर में वापस प्रवाहित कर रही थी, जिससे वांटिन को समय के नियम को समझने में सहायता मिली। इसी बीच नीली की आत्मा सागर में उसके पिछले जन्म की एक आत्मा का विलय हो रहा था। वह नायक जिसने अपने पिछले जन्म में ऋषि सम्राट के विरुद्ध संघर्ष किया था, अब उन लौकिक दानव आत्मा पुस्तक के साथ लौट आया था। अध्याय 28 नीली की नजरों में वांटिन। सिस्टम, क्या मेरी लौकिक दानव आत्मा की किताब नीली द्वारा खोजी जाएगी? वांटिन ने सिस्टम से पूछा। ऐसा नहीं होगा मेजबान, इसके अलावा मैंने उसकी स्मृति में पहले ही बदलाव कर दिया है। आइए हम समय के नियम का अभ्यास जल्दी से जारी रखें, यह एक दुर्लभ अवसर है। सिस्टम ने वांटिन से आग्रह किया। मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मैं कहां हूं? नीली ने हैरानी से पूछा। नीली तुम्हें क्या हुआ है? लू पियाओ ने नीली से पूछा। नीली ने अपना सिर घुमाकर देखा और समंजस में पूछे बिना नहीं रह सका। लू पियाओ, तुम यहाँ क्यों? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं कहां होती? अभी तो स्कूल शुरू हुआ है, कहीं तुम मुझे क्लास बंद कराने के बारे में तो नहीं सोच रहे? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अगर हमने भाई टीम को साधना करते समय परेशान किया तो बाकी लोग मुझे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। अगर तुम्हें मनाही है तो मुझे इसमें मत घसीटो, और वैसे भी मैं तुम्हारी इतनी करीब नहीं हूं, इसलिए मेरे इतने पास मत खड़े हो। लू पियाओ ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। नीली ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें सब पर घूम गईं। लू पियाओ, दूर से शिक्षक शेन शियू, श्याओ निंगर, शेन यू और साथ ही येजियन, शेन किंकी और अन्य। क्या इसका मतलब है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? मैं ग्लोरी सिटी लौट आया हूं। ये वही समय है जब मैंने पहली बार शेनगान अकादमी में प्रवेश किया था। नीली का चेहरा व्याकुल था। इस जीवन में ग्लोरी सिटी की रक्षा नहीं करूंगा, मैं सबकी अच्छी तरह रक्षा करने का प्रयास करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर उस त्रासदी को दोबारा नहीं होने दूंगा। नीली ने मन ही मन कसम खाई। उसी समय उसकी निगाहें एक व्यक्ति पर टिकी थी, वांटिन। भाई तेन, इस जीवन में मैं आपके बराबर आने का प्रयास करूंगा, आपके साथ मिलकर ग्लोरी सिटी की रक्षा करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। नीली, भाई तेन से अपनी नजरें तुरंत हटा लो, क्या तुम इतना चाहते हो? भाई तेन कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके सामने हम झुक सकें। हालांकि भाई तेन अक्सर आम लोगों की मदद करते हैं और किसी कुलीन परिवार के शिष्य की तरह घमंड नहीं दिखाते, फिर भी साधना करते समय उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा तुम तो बस एक निगम में आवारा हो, अपने लिए मुसीबत मोल मत लो। लू पियाओ ने नीली को एक बार फिर चेतावनी दी। चिंता मत कीजिए लू पियाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। नीली ने कहा। छोड़ो, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना नामुमकिन है। इतनी मेहनत क्यों करूं? लू पियाओ ने मन ही मन सोचा। वह नीली इतने करीब नहीं थे, उसे कई बार याद दिलाना ही उसका फर्ज था। उसने लू पियाओ के रवैये के बारे में और कुछ नहीं कहा। वह सचमुच एक निकम्मा और याश लड़का था, लेकिन आज से सब कुछ बदल जाएगा। ये कहा जा सकता है कि नीली वांटिन को सबसे बेहतर समझता है। शिक्षक के कुलीन परिवार वांग परिवार में जन्मा, वह अपने पिछले जन्म में ग्लोरी सिटी का नंबर प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपना जीवन ग्लोरी सिटी की रक्षा में बिताया, कई बार राक्षसी लहरों को खदेड़ा और ग्लोरी सिटी की समृद्धि और शक्ति के लिए समर्पित रहा। वो शेनगान अकादमी की सभी लड़कियों के दिलों का राजकुमार था। अपने पिछले जन्म में जब उसे 1 करोड़ स्तर की राक्षसी लहर का सामना करना पड़ा, तो वह सबसे आगे बढ़कर लड़ा और कई दिग्गज योद्धाओं से मुकाबला किया। याओ 20 अकेले ही ग्लोरी सिटी से बचे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रहा था। बाद में वह लापता हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन नीली को हमेशा विश्वास था कि वांटिन मरा नहीं था। अपने पिछले जीवन में ग्लोरी सिटी के लोग अपने घर छोड़कर विस्थापित हो गए थे। अंत में केवल वही जीवित बचा। वह नेचर डिवाइन पैलेस पहुंचा और वहां से उसे अस्थायी दानव आत्मा की पुस्तक प्राप्त हुई। बाद में यंग यूरो ने उसकी रक्षा की और वह फेदर व्हाट्सएप में शामिल हो गया, जहां अंततः ऋषि सम्राट ने उसे मार डाला। हालांकि मरने से पहले उसे पता चला कि उस समय ऋषि सम्राट वांटिन नामक व्यक्ति द्वारा बुरी तरह घायल हो गए थे और वांटिन का पता गया था। फेदर व्हाट्सएप में रहते हुए उसने सबसे शक्तिशाली शक्ति एंसेस्टर ड्रैगन हॉर्न के बारे में सुना। इसके गुरु को ड्रैगन सम्राट के रूप में पूजा जाता था और वे ड्रैगोनिक रूइन क्षेत्र में नंबर 1 शक्ति थे। गुरु का नाम भी वांटिन था और उनकी साधना तकनीक होममैन कलप थी। और रेगिस्तानी दिव्य महल में उसने लौकिक दानव आत्मा पुस्तक प्राप्त की और लौकिक दानव आत्मा पुस्तक द्वारा पहचाना जाने वाला पहला व्यक्ति भी वांटिन ही था। केवल वांटिन इसे अपने साथ नहीं ले गया था। अब नीली को अपने संदेह की जांच और पुष्टि करने के लिए एक अवसर तलाशने की जरूरत थी। अध्याय 29 नीली को बाहर निकाल दिया गया। सिस्टम, ये सब क्या हो रहा है? वांटिन की साधना समाप्त करने के बाद भी उसने देखा कि नीली पीछे से उसे घूर रहा है। कोई बात नहीं होस्ट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सिस्टम ने वांटिन को नीली की बदली हुई यादों के बारे में बताया। सिस्टम में बढ़िया बदलाव हो गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। शाबाश, देखो मैं इससे कैसे निपटता हूं। वांटिन ने साधना जारी रखने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश था। नीली, भाई तेन को देखना बंद करो, क्या तुम विकृत मानसिकता वाले हो? लू पियाओ सुनकर अवाक रह गया। नीली मानो मोहित हो गया था। वो शुरू से ही वांटिन को घूर रहा था और लू पियाओ ने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, वह नहीं रुका। नीली लगातार इधर-उधर देखता रहा और वांटिन को घूरता रहा। शिक्षक शेन शियू, येजियन, शेन किंक्यू, श्याओ निंगर और शेन यू को इसका वाकिफ थे। हालांकि वांटिन साधना कर रहा था, इसलिए वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अनदेखा कर दिया। नतीजतन नीली को रुकने का समय नहीं पता चला। इससे शेन किंक्यू और येजियन का सब्र टूट गया और उन्होंने नीली को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। शेन किंक्यू तो कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थी। शिक्षिका शेन शियू ने स्थिति को देखा और वांटिन की परवाह करते हुए अपने हाथ में मौजूद चाकू सीधे नीली के चेहरे पर फेंक दिया। नीली, मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो? शिक्षक शेन शियू ने उदास चेहरे से कहा। नीली एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वही तो नहीं कह सकता था कि वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। नीली को हकलाते हुए देखकर कक्षा के सहपाठी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करते हो पर स्वीकार नहीं करते। तुम सचमुच कायर हो। गुरुजी, मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूं। शुरू से ही नीली वांटिन, येजियन और शेन किंक्यू को घूर रहा है, जिससे वांटिन की साधना में खलल पड़ रहा है। शेन यू ने गुस्से से कहा। शेन यू की नजर में वांटिन का उसके प्रति स्नेह स्पष्ट था और चूंकि उसकी बहन वांटिन की खास थी, इसलिए नीली का उन्हें घूरना सीधे-सीधे मौत को दावत देना था। नीली, क्या सच में? शिक्षिका शेन शियू ने नीली को घूरते हुए देखा। उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। शेन यू की तरह उन्हें भी लगा कि नीली मौत को दावत दे रहा है। शिक्षक शेन शियू, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। नीली अभी भी समझाना चाहता था। क्या आप कह रहे हैं कि शेन यू ने आपके साथ अन्याय किया? शिक्षक शेन शियू ने पूछा। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सब देख रहे हैं, नीली ने कहा। नीली, रेसूसी, हेवनली मार्क्स परिवार के शिष्य, फिर भी तुम्हारी आत्मा शक्ति केवल 5 है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सभी छात्रों ने तुम्हें गलत समझा है और हम सब तुमसे ही हैं जिसकी आत्मा शक्ति केवल 5 है? शिक्षक शेन शियू ने फिर कहा। जैसे ही नीली समझाने की तैयारी कर रहा था, वांटिन ने अचानक खून थूक दिया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसकी आंखें मुरझा गई। ऐसा लग रहा था जैसे साधना के दौरान किसी के विचलित होने से उसकी ऊर्जा में विचलन हो गया हो। भाई तेन, क्या आप ठीक हैं? ये ज़ियून की आवाज ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद सभी का गुस्सा भड़क उठा। नीली, देखो तुमने कितना अच्छा काम किया है। मैं आज की सारी घटनाएं डीन और वाइस डीन को सच्चाई से बताऊंगा। सभी छात्रों ने देखा कि वांटिन तुम्हारी वजह से घायल हुआ, वे सब गवाह हैं। अब तुम कोई बहाना मत बनाओ। जी हां, नीली, तुमने यंग मास्टर वान को चोट पहुंचाई है, भागने की कोशिश मत करना। हम डीन और वाइस डीन को भी तुम्हारी की के बारे में बताएंगे। डीन ने उनका समर्थन किया। ये सुनकर नीली अवाक रह गया। शेन यू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे नीली के पास बढ़कर उसे बोलने का मौका दिए बिना ही बाहर फेंक दिया। ये ज़ियून और शेन किंक्यू ने भी वांटिन को चोटों की जांच के लिए अस्पताल भेजा। आखिर साधना के दौरान विचलन होना कोई मामूली बात नहीं थी। दिन, नीली के खिलाफ सफलतापूर्वक साजिश रचने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 200,000 विलेन पॉइंट्स। दिन, मेजबान को बधाई हो कि उन्होंने ये ज़ियून के मन में नीली की प्रति हत्या का भाव उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। पुरस्कार 1 मिलियन खलनायक अंक। दिन, मेजबान को बधाई हो कि उन्होंने शुरुआती योद्धा वर्ग में सभी की नीली के प्रति अनुकूलता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। पुरस्कार 300,000 खलनायक अंक। सिस्टम की शानदार सूचना लगातार बज रही थी। वांटिन बहुत खुश था और ये ज़ियून और शेन किंक्यू नाम की 2 युवतियां उसका आराम से ख्याल रख रही थी। वांटिन को लगा कि यही सचमुच अमर का जीवन है। अध्याय 30 परिणाम भाग 1 ग्लोरी सिटी शेनगान अकादमी। आज सुबह नीली के कारण वांटिन को क्यों विचलन का सामना करना पड़ा? ये घटना जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। क्या तुमने सुना? युवा मास्टर वांग घायल हो गए हैं। छात्र लिटियान ने कहा। सच में? मैंने आज सुबह क्लास छोड़ दी थी, क्या हुआ था? छात्र हुआन ने हैरानी भरे भाव से पूछा। भाई, ये सब नकली कैसे हो सकता है? मैंने आज सुबह अपनी आंखों से देखा कि 2 सुंदरियों ने यंग मास्टर वांग को अस्पताल पहुंचाया। वो गंभीर रूप से घायल लग रहे थे। लिटियान, आपकी जानकारी गलत है। मैंने प्राथमिक कक्षा में जाकर पता लगाया। युवा मास्टर वांग को साधना करते समय व्यवधान के कारण ऊर्जा विचलन हुआ और इसके लिए जिम्मेदार नीली नाम का एक छात्र है। चुयू ने कहा। नीली, वो कौन है? मैंने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? हुआन ने चुयू से पूछा।
बेशक तुमने उसके बारे में नहीं सुना होगा, मुझे पता चला है कि वो सिर्फ 5 आत्मा शक्ति वाला एक निकम्मा आदमी है और वो त्यानहेन परिवार से है। चुई ने कहा। त्यानहेन परिवार वही पतनशील छोटा कुलीन परिवार है। मैंने उनके बारे में पहले सुना है, ली त्यान ने कहा। मैंने सुना है कि यंग मास्टर वान के सुझाव के कारण नीली की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई थी और यंग मास्टर वान की सलाह के कारण ही त्यानहेन परिवार को पहले भी चैन की सांस लेने का मौका मिला था। ली त्यान ने आगे कहा। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? अगर सोचे तो नीली सचमुच कृतघ्न है। चुई ने कहा। भाइयों, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीली ने वास्तव में यंग मास्टर वान को नुकसान पहुंचाया है। हिम्मत वाले मेरे साथ आओ, उसे पीटकर यंग मास्टर वान के प्रति अपना गुस्सा निकालो। ली त्यान ने आक्रोश से कहा। चलो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और घर जाकर मार पड़ेगी। ली त्यान, हुआन मिंग, मेरा इंतजार करो। चुई ने उनके पीछे जाते हुए कहा। उनकी हरकत देखकर बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और नीली को पूरे अकादमी में ढूंढने लगे। शेंगलान अकादमी, वाइस प्रिंसिपल ये शेंग का कार्यालय। उप प्रधानाचार्य ये शेंग, नीली ने कक्षा में वान तेन को घायल किया है। यह मामला बहुत गंभीर है। मैं मांग करता हूं कि नीली को तत्काल निष्कासित किया जाए। शिक्षक शेंग ने गुस्से में उप प्रधानाचार्य ये शेंग से कहा। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। निष्कासन निश्चित रूप से आवश्यक है। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नीली के निपटारे पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि वान तेन को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करना है। हमें उसकी मार्शल दाव नीली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा अगर वान तेन हमारे हाथों बर्बाद हो गया तो हम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उप प्रधानाध्यापक शेंग ने शांत भाव से कहा। शिक्षक शेंग की गुस्से की तुलना में उप प्रधानाध्यापक शेंग साधारण रूप से शांत और समझदार थे। वे समझते थे कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात वान तेन का इलाज करना है और नीली के साथ जो कुछ भी हुआ वह अप्रासंगिक था। वान तेन ने एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई औषधि गोली पहले ही ली है। वान त्यान अब ठीक है, शिक्षक शेंग ने फिर कहा। अच्छा, तो फिर जाकर एल्डर को बुलाओ। वान त्यान और वान तेन, नीली से कैसे निपटा जाए इस बारे में उनकी राय सुनना बेहतर होगा। उप प्रधानाध्यापक शेंग ने कहा। कोई जरूरत नहीं, उप प्रधानाचार्य, ये पहले ही आ चुका है। वान तेन की आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी। वान तेन, जल्दी बैठ जाओ, तुम्हारी चोट कैसी है? उप प्रधानाध्यापक शेंग ने चिंता से पूछा। उप प्रधानाचार्य जी, मैं ठीक हूं, मैंने आपको चिंतित कर दिया है। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। ग्लोरी सिटी का भविष्य आपके युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। उप प्रधानाध्यापक शेंग ने फिर से कहा। ये शेंग, चूंकि मैंने स्वयं कार्रवाई की है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं, एंड ने कहा। वान त्यान ने भी यही बात कही। अच्छा, एंड के साथ वान त्यान की बात मानकर मैं नगर प्रमुख और दादा लिमो को रिपोर्ट करने जाने से बच सकता हूं। तो नीली के मामले में वान तेन, आपकी क्या योजना है? उप प्रधानाध्यापक शेंग ने वान तेन से पूछा। मेरा विचार है कि इस मामले को यही समाप्त कर दिया जाए। ऐसा व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही न हो। नीली को निष्कासित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे झगड़ा करना मेरे तमन्ना के विरुद्ध है, वान तेन ने कहा। यह बहुत अच्छा। वान तेन के जवाब के सामने उप प्रधानाध्यापक शेंग काफी असहाय थे, लेकिन अंततः उन्होंने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। दिन, मेजबान को बधाई। उप प्रधानाध्यापक शेंग और शिक्षक शेंग की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। आपने 100,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। होस्ट, क्या आप नीली को छोड़ने की योजना बना रहे हैं? सिस्टम ने पूछा। उसे छोड़ दूं, ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास एक योजना है, बस देखते रहो। इतना कहकर वान तेन प्रधानाचार्य के कार्यालय से बाहर निकल गया। अध्याय 31, परिणाम भाग 2। शेंगलान अकादमी, शुरुआती योद्धा कक्षा। इस समय नीली ने अपने दोनों जन्मों की यादों का विलय पूरा कर लिया था। उसने पाया कि वान तेन अभी भी अपने पिछले जन्म की तरह ही था और पूर्ण मन से ग्लोरी सिटी के लिए कई व्यवहारिक कार्य कर रहा था। इसके अलावा पुनर्जन्म से गुजरने के कारण उसे भी इसका लाभ मिला। वान तेन की वजह से ही पवित्र परिवार त्यानहेन परिवार का शत्रु नहीं रहा। इस बार तो मेरी सचमुच मुसीबत हो गई। मुझे भाई तेन को साधना करते समय परेशान नहीं करना चाहिए था। पता नहीं अब वो कैसे होंगे। नीली, तुम निकम्मे, जल्दी से शेंगलान अकादमी से गायब हो जाओ। शेंग ने नीली से कहा। शेंग, तुम्हें मुझे शेंगलान अकादमी छोड़ने के लिए मजबूर करने का क्या अधिकार है? भाई तेन ने ऐसा नहीं कहा। नीली, मुझे पता है तुम्हारी ज़बान तेज है, लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। शेंगलान अकादमी के नियम बहुत स्पष्ट है, किसी सहपाठी को जानबूझकर चोट पहुंचाने पर निष्कासन हो जाएगा। तुमने भाई तेन को चोट पहुंचाई है, जो इस नियम का उल्लंघन है, इसलिए ईमानदारी से अपना सामान पैक करो और चले जाओ, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी, लेकिन इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। शेंग ने कहा। छात्रों, नीली यहाँ है, उसे भागने मत दो। शेंग की हलचल सुनकर चुई ने जल्दी से दूसरों को इकट्ठा किया और नीली को घेर लिया। तुम ही हो नीली, जिसने यंग मास्टर वान को घायल किया था, है ना? चुई ने पूछा। जी हाँ, मैं नीली हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सहपाठी कौन है। अगर तुमने किया है तो बस हो गया। भाइयों, करो। चुई ने आदेश दिया। बोलते ही उसने नीली को एक घूंसा मारा, जिससे उसके सामने के दांत टूट गए। बाकी लोग भी उस पर टूट पड़े और नीली को घूंसे और लात मारने लगे। सबको पता था कि नीली ने ही वान तेन को चोट पहुंचाई थी, इसलिए वान तेन के आने तक किसी ने उसकी मदद नहीं की। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब रुक जाओ। वान तेन ने नीली को पीट रहे लोगों की भीड़ पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वान तेन को देखते ही भीड़ ने तुरंत रास्ता बना लिया। तभी वान तेन ने साफ देखा कि नीली के शरीर पर चोट के निशान और पैरों के निशान थे। उसका चेहरा सुअर की सिर की तरह सूजा हुआ था और उसके कई दांत टूट गए थे। वो दयनीय हालत में था। अगर उसने कपड़े न पहने होते तो वान तेन उसे पहचान ही नहीं पाता। वान तेन जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा। ये किसने किया? ये किसका विचार था? खुद सामने आओ, वान तेन ने कहा। युवा मास्टर वान, मैंने ही कर दिखाया। और मैंने भी भाग लिया। आगे आने वालों में ली त्यान, हुआन मिंग और चुई शामिल थे। चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो जाओ प्रधानाध्यापक शेंग से मिलकर अपनी सजा स्वीकार करो, वान तेन ने कहा। इसके बाद सभी चले गए। उप प्रधानाध्यापक शेंग को जब तीनों के बारे में पता चला तो उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, केवल उन्हें मौखिक रूप से फटकार लगाई और इनाम के तौर पर तीनों को एक दुर्लभ औषधि दी। वान तेन नीली से मिलने जाना चाहता था, लेकिन किसी ने आकर उसे रोक दिया। अनादर दाता बेटे, घुटनों के बल बैठ जाओ। नीमी की क्रोधित आवाज गूंजी। बोलते ही उसने बगल से एक छड़ी उठाई और नीली के नितंबों पर मारते हुए उसे डांट लगाई। अरे नालायक बेटे, मैंने तुझे अकादमी में पढ़ने के लिए भेजा था, पर तूने हंगामा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि यंग मास्टर वान को चोट भी पहुंचा दी। तुझे पता नहीं यंग मास्टर वान हमसे कैसा बर्ताव करते हैं। अरे बदमाश, आज मैं तुझे पीट कर मार डालूंगा। बोलते बोलते उसने लगातार छड़ी उठाई और नीली के नितंबों पर कोड़े मारने लगा। नीली ने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे बाद निमिंग मारते मारते थक गया और आखिरकार रुक गया। युवा स्वामी वान, मेरे शरारती बच्चे ने आपको परेशानी में डाल दिया है। मैं निमिंग, आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये कहते हुए उसने वान तेन के सामने घुटने टेकने की कोशिश की, लेकिन वान तेन ने उसे तुरंत रोक दिया। चाचा जी, जल्दी उठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। नीली और मैं सहपाठी हैं और आप नीली के पिता हैं, आप मेरे सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? वान तेन ने कहा। युवा स्वामी वान, ये सब मेरे नालायक बेटे की अज्ञानता के कारण हुआ है जिसने आपको दुख पहुंचाया है। कृपया इसे दिल पर न लें, निमिंग ने वान तेन से कहा। चाचा जी, निश्चिंत रहिए, मैं नीली के प्रति कोई द्वेष नहीं रखूंगा, वान तेन ने निमिंग से कहा। अच्छा, यंग मास्टर वान सचमुच उदार हैं, अब मैं चैन से रह सकता हूँ। निमिंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। अनादरजनक पुत्र, इधर आओ। निमिंग ने नीली को घसीटते हुए वान तेन के सामने ला खड़ा किया। जल्दी करो और घुटने टेककर यंग मास्टर वान से माफी मांगो, निमिंग ने नीली से कहा। चाचा जी, चलिए इसे छोड़ देते हैं, वान तेन ने फिर कहा। क्या छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर वान, कृपया उसके साथ नरमी से पेश न आएं। भविष्य में उसके साथ गाय की तरह व्यवहार करें, उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें, निमिंग ने कहा। अनादरजनक पुत्र, भविष्य में स्वामी वान का अच्छे से अनुसरण करना याद रखना, अन्यथा मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो त्यानहेन परिवार लौट गया। अध्याय 32, दूसरा टकराव। दिन, मेजबान को बधाई हो, नीली हार गया है, जिसके लिए 500,000 मिलियन पॉइंट्स का इनाम दिया गया है। दिन, मेजबान को बधाई हो, नीली ने त्यानहेन परिवार की नाराजगी मोल ली है, जिसके लिए उसे 500,000 खलनायक अंक दिए जा रहे हैं। दिन, मेजबान को बधाई हो, नीली ने पवन और पवित्र परिवारों की नाराजगी मोल ली है, जिसके लिए उसे 1000,000 खलनायक अंक दिए जा रहे हैं। सिस्टम, निमिंग शेंगलान अकादमी में क्यों आया? वान तेन ने सिस्टम से पूछा। मेजबान, इस मामले में आपको अपनी दोनों सहेलियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने आपके घायल होने की खबर दोनों बड़े परिवारों को दी। नगर प्रमुख हेजोंग और कुलपति शेंग हुन, दोनों ने एक ही फैसला लिया और त्यानहेन परिवार के पास अपने लोग भेजे, इसलिए निमिंग शेंगलान अकादमी में प्रकट हुआ। हालांकि मेजबान सावधान रहे, दोनों परिवार इस समय आपके लिए आपस में लड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वान तेन ने यह आखिरी वाक्य बिल्कुल नहीं सुना। ग्लोरी सिटी, सिटी लॉर्ड का महल। नगर प्रमुख हेजोंग और कुलपति शेंग हुन भी बेसब्री से इसी खबर का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट, नगर प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूं, मामला सुलझ गया है। एक गार्ड रिपोर्ट करने आया। हाँ, बढ़िया, अगली बार अपना इनाम जरूर लेना। गार्ड की रिपोर्ट सुनकर नगर स्वामी हेजोंग बहुत खुश हो गए, उन्हें लगा कि इस बार भी पवित्र परिवार से एक कदम आगे निकल जाएंगे। कुलपति शेंग, मैं हार मानता हूं। नगर प्रमुख हेजोंग ने कुलपति शेंग हुन से कहा। कुलपति शेंग हुन ने नगर प्रमुख हेजोंग की बात सुनकर अपना चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ पाया। उन्होंने जाने वाले रक्षक को रोक दिया। एक पल रुकिए, भाई, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पवित्र परिवार द्वारा त्यानहेन परिवार के पास भेजे गए लोग कब पहुंचे। कुलपति शेंग हुन ने अपने सामने खड़े रक्षक से पूछा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि वे एक ही समय पर पहुंचे थे। मुझे नहीं पता कि कुलपति शेंग हुन की कोई और सवाल है या नहीं। नगर प्रमुख के बगल में तैनात एक रक्षक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कुलपति शेंग हुन को जानता था। उन्हें पूछते देख उसने ज्यादा सोचा नहीं और सच बता दिया। इस बुरे आदमी के पास अब कोई सवाल नहीं है। जाओ और देखो कि नगर स्वामी हेजोंग ने तुम्हें क्या इनाम दिया है। कल मेरे पवित्र परिवार में आना और मैं तुम्हें 3 गुना इनाम दूंगा। गार्ड असमंजस में पड़कर सम्मानपूर्वक झुक गया और चला गया। हाँ, कुलपति शेंग हुन ने दिल खोलकर हंसी। नगर प्रमुख हेजोंग, इस बुरे व्यक्ति को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। ये सब निश्चित तबके के लोगों की नासमझी के कारण हुआ है, कृपया इसे दिल पर न लें। ये कहते हुए कुलपति शेंग हुन फिर हंस पड़े। ये देखकर नगर प्रमुख हेजोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुलपति शेंग हुन, आपने अभी तक जीत हासिल नहीं की है।
ज्यादा घमंड मत कीजिए, सावधान रहिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको लाभ से ज्यादा नुकसान हो जाए, न केवल अपनी पोती को खोना पड़े बल्कि वानतेन भी आपसे घृणा करने लगे। नगर प्रमुख येसोंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। नगर स्वामी येसोंग, मेरा पवित्र परिवार जोखिम से सबसे कम डरता है। क्या आप जानते हैं कि मछुआरे क्या कहते हैं? लहरें जितनी बड़ी होंगी, मछली उतनी ही महंगी होगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, किसी स्त्री को पाने के लिए पुरुष को सहनशक्ति की जरूरत होती है और किसी पुरुष को पाने के लिए स्त्री को भी उतनी ही। इस मामले में मेरी पोती आपकी बेटी से बेहतर है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं। मैंने सुना है कि वान परिवार की अनोखी आत्मा विक्षेपण गोली किसी की साधना को अस्थायी रूप से बाधित कर सकती है। अब यह मेरी आत्मा की गोली है, जब तक मुझे वह औषधि मिल जाती है और मैं उसे अपनी पोती को दे देता हूं, तब तक मुझसे ईर्ष्या मत करना। कुलपति शेन होंग ने इतना कहकर नगर स्वामी के महल से प्रस्थान किया। नगर प्रमुख येसोंग ने इन शब्दों में निहित मुख्य बिंदु को समझ लिया, आत्मा विक्षेपण गोली। उन्होंने कुलपति शेन होंग के शब्दों का अर्थ भी समझ लिया और जल्दी से दादा यीमो को इस बारे में बताया। वान परिवार के पास वास्तव में इस प्रकार की औषधीय गोली है और इसका प्रभाव वास्तव में वैसा ही है जैसा कुलपति शेन होंग ने बताया था। दादा यीमो ने नगर स्वामी येसोंग से कहा। लेकिन पिताजी, अगर हम कुलपति शेन होंग के सुझाव के अनुसार ऐसा करते हैं तो क्या यह अनुचित नहीं होगा? और अगर यह बात फैल गई तो इससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। नगर प्रमुख येसोंग ने अपनी राय व्यक्त की। अप्रत्याशित रूप से उन्हें दादा यीमो से फटकार मिली। नगर प्रमुख येसोंग, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? कुलपति शेन होंग को मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है, तो हमें क्यों रखनी चाहिए? इस तरह के मामले में निष्पक्षता की बात क्यों करें? क्या नगर प्रमुख बनने से आप मूर्ख बन गए हैं? आप स्वयं वान परिवार के पास जाइए। लाड वान के साथ मेरे संबंधों के आधार पर वान परिवार की अनूठी आत्मा विक्षेपण गोली प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस समय तक कुलपति शेन होंग को आत्मा को विक्षेपित करने वाली गोली मिल चुकी थी और वान तियान उन्हें इसके बारे में समझा रहा था। कुलपति शेन, मैं मोटे तौर पर समझता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। इस आत्मा विक्षेपण गोली का उपयोग करते समय आप केवल चाय या पानी का ही उपयोग कर सकते हैं। इसे अन्य चीजों के साथ न मिलाएं, अन्यथा यह उस प्रकार की औषधि बन जाएगी और यह शक्तिशाली अपरिवर्तनीय प्रकार की औषधि होगी। शेन आपका धन्यवाद करती है। वान तियान का मतलब वह कैसे न समझ पाता। उसने तुरंत शेन किंगक्यू को औषधि भेज दी और उसे इसके इस्तेमाल का तरीका बिना एक शब्द भी छोड़े बता दिया। दूसरी ओर नगर प्रमुख येसोंग, जिसने औषधि प्राप्त कर ली थी, ने भी ऐसा ही किया। अध्याय 33 नीली की पड़ताल। ग्लोरी सिटी, शेनलान अकादमी। उफ, मेरे पिताजी ने सच में बहुत जोर से मारा। पूरी रात जागने के बाद भी बहुत दर्द हो रहा है। नीली अपनी छात्रावास में आंखों के नीचे हल्के काले घेरे लिए बैठा था, अपनी पीठ सहलाते हुए वानतेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अब मुझे भाई तेन के नोट्स हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा और फिर भाई तेन की साधना तकनीक और दानव आत्मा की पुष्टि करने का मौका खोजना होगा। इस तरह मैं ये पता लगा पाऊंगा कि क्या भाई तेन वही व्यक्ति हैं जो मेरी यादों में पैट्रिक ड्रैगन हॉल के स्वामी थे। नीली ने खुशी से सोचा। हालांकि उसकी बुरी तरह घायल पीठ उसकी इच्छा का साथ नहीं दे रही थी, इसलिए नीली ने अपनी सूची में दो और चीजें जोड़ ली, अपनी पीठ का इलाज कराना और यहाँ रहने का कोई रास्ता खोजना। पलक झपकते ही नीली लंगड़ाते हुए कक्षा में दाखिल हुआ और उसने शेन यू को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। नीली, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? बुरी तरह पे हो और तुम्हारे कुछ दांत भी टूट गए हैं। ये सब देखना तो वाकई मजेदार है। नीली ने उसकी बात सुनी कर दी, लेकिन जब नीली शेन यू के पास से गुजरा तो शेन यू ने फिर कहा, नीली, मुझे कहना पड़ेगा, तुम वाकई भाग्यशाली हो। प्रधानाचार्य ने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया था, लेकिन भाई तेन ने कोई शिकायत नहीं की और प्रधानाचार्य से तुम्हारी बात रखी और तुम्हारी जैसे निकम्मे को यहाँ रहने दिया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तमीज से पेश आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नाराज करना ठीक नहीं होता। साथ ही तुम प्रधानाचार्य की नजर में हो, इसलिए सावधान रहना। मुझे तुम्हें किसी भी तरह की गलती करते हुए पकड़ने मत देना। नीली को शेन यू की बातों की परवाह नहीं थी। जब तक वो यहाँ रह सकता था, उसे पूरा यकीन था कि अपने पिछले जन्म के अनुभवों के बल पर वो सबको अपनी ओर एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। नीली, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। ये लो, अंदर की चीजें तुम्हारे लिए हैं। ये दवाइयां ले लो, तुम्हारी चोटों के लिए। वानतेन ने अपने हाथ में रखी दवाइयां नीली को देते हुए कहा। भाई तेन, धन्यवाद। नीली ने उत्साह से कहा। क्या हुआ है तुम्हें बेटा? इतना धुलमुल मत बनो, बस उन्हें ले लो। वैसे अगर मैं न होता तो तुम्हारी पिटाई न होती और नहीं तुम्हारे चाचा तुम्हें मारते। तुम्हारे चाचा बड़े हैं, इसलिए मेरा दखल देना उचित नहीं था। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इसलिए मुझे दोष मत दो। वानतेन ने नीली से नरमी से कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाई तेन, मैं आपकी बात समझता हूँ। नीली ने तुरंत कहा। अगर ऐसा है तो जल्दी करो और दवाइयां ले लो। अगर तुम इन्हें नहीं लोगे तो अपने भाई तेन की इज्जत पर पानी फिर जाएगा। फिर तुम्हारा भाई तेन आगे कैसे बाहर जाकर लोगों से मिलजुल सकेगा? वानतेन ने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाकर नीली से मजाक किया। ठीक है भाई तेन, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। नीली ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये कहते हुए उन्होंने नीली के कंधे पर प्यार से थपथपाया। चिंता मत करो भाई तेन, मैं तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। नीली ने कहा। नीली, मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा हूं, तब भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो। वानतेन ने मन ही मन सोचा। क्लास के बाद नीली ने वानतेन से मुलाकात की। भाई तेन, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या आपके पास थोड़ा समय है? नीली ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। नीली, क्या बात है? बोलो, जब तक तुम पूछोगे तुम्हारा भाई तेन मना नहीं करेगा। वानतेन ने उदारतापूर्वक कहा। भाई तेन, तो मैं कहता हूँ, मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। कृपया आप पूरी ताकत लगा दें। नीली ने कहा। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? नीली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे यही काम करवाना चाहते हो? वानतेन ने हैरानी जताते हुए कहा। सिस्टम द्वारा संशोधित स्मृतियों ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। क्या आप ये जानने के लिए इतने उत्सुक हैं कि क्या मैं ही आपकी स्मृतियों में वर्णित पैट्रिक ड्रैगन हॉल का स्वामी हूँ? ठीक है, मैं भी आपके साथ खेलता हूँ। वानतेन ने मन ही मन उपहास किया। भाई तेन, मुझे पूरा यकीन है, मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। नीली ने एक बार फिर गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर आप हार जाते हैं तो मेरे पास आकर रोना मत और यह मत कहना कि मैं कमजोरों को धमका रहा हूँ। आपके भाई तेन को इस तरह अपनी इज्जत गंवाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, चलो जल्दी चलते हैं। नीली ने कहा। इधर आइए, मेरे साथ मार्शल आर्ट के मैदान में चलिए। वानतेन ने कहा। नीली, तैयार हो जाओ मेरे वानतेन के ए टीम बनने के लिए। ही। अध्याय 34 नीली से युद्ध। शेनलान अकादमी, मार्शल आर्ट्स का मैदान। इस समय तक मार्शल आर्ट का मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वानतेन निर्विवाद रूप से नंबर 1 प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, इसलिए उनकी हर हरकत पर लोगों का पूरा ध्यान रहता था और छात्रों को नीली से बहुत उम्मीदें थी, जिसने उन्हें चुनौती देने का साहस किया था। आपके अनुसार कौन जीतेगा? किनारे से देख रहे एक छात्र ने पूछा। ये स्पष्ट रूप से यंग मास्टर वांग है। वे नंबर 1 प्रतिभाशाली हैं और उनका स्वर्ण रैंक है। उन्नति का स्तर कोई मजाक नहीं है। छात्रों के एक समूह ने प्रश्न का उत्तर देते हुए वानतेन के प्रति अपना समर्थन दिखाया। दूसरी ओर मेरा मानना है कि चूंकि नीली ने यंग मास्टर वांग को चुनौती देने की हिम्मत की है, इसलिए वो शायद कमजोर नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की। अपनी शर्त लगाओ, अपनी शर्त लगाओ। 10 गुना 1 का मौका। वहां कुछ लोग सट्टेबाजी की पूंछ चला रहे थे और हर कोई खूब मजे कर रहा था। नीली, ये यार मैं युद्ध कवच आपको रजत रैंक से नीचे जेब बना देता है। मैं इसे आपको दे रहा हूं, इसे जल्दी पहन लो, वरना मुझे डर है कि कहीं मैं गलती से तुम्हें मार न दूं। वानतेन के लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। नीली भी वानतेन और अपनी ताकत के अंतर को जानता था, इसलिए उसने तुरंत युद्ध कवच पहन लिया। इसके बाद दोनों अखाड़े में उतरे। रेफरी ने कहा, मैं घोषणा करता हूं, मैच शुरू होता है। रेफरी का आदेश सुनते ही वानतेन ने तुरंत अपने पैट्रिक ड्रैगन दानव आत्मा को बुलाया। एक शक्तिशाली आभा निकली, जिससे आसपास के छात्रों को दमन का गहरा एहसास हुआ। वानतेन ने तुरंत अपने पैट्रिक ड्रैगन डोमेन को सक्रिय किया और अखाड़े के चारों ओर के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। फिर उसने पैट्रिक ड्रैगन रूपांतरण का प्रयोग किया और सीधे नीली की ओर दौड़ा। नीली के पास केवल 5 अंक की आत्मशक्ति थी, इसलिए उसके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और वानतेन ने उसे सीधे दूर फेंक दिया, जिससे जमीन पर 2 मीटर व्यास का एक गड्ढा बन गया। इस समय दर्शक दीर्घा में भारी शोर मच रहा था। धिक्कार है, ये लापरवाह नौसिखिया कहां से आ गया? केवल 5 अंक की आत्मिक शक्ति के साथ ही वह गुरुवान को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। नीली, तुम बेवकूफ, मेरे दानव आत्मा के सिक्के लौटा दो। नीली, मेरा तुमसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए मार्शल आर्ट का मैदान उन छात्रों की शापों से भर गया था जिन्होंने अपने दानव आत्मा के सिक्के खो दिए थे। नीली को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि वानतेन वही रहस्यमय व्यक्ति था जो उसकी यादों में था। नीली के खिलाफ हो रहे अपमानजनक शब्दों को सुनकर वानतेन ने उन्हें रोकने के लिए तुरंत बोलना शुरू कर दिया। सब चुप रहो, यहाँ गाली गलौज करने में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी साधना पर ध्यान देना बेहतर होगा। वैसे भी क्या मुझे बाहर से गाली देने की तुम्हें कोई योग्यता है? नीली ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अगर तुम्हें क्षमता है तो ठीक से साधना करो, घर पर बैठकर दिन भर दादागिरी मत करो। वानतेन ने नीली का बचाव करते हुए दृढ़ता से कहा। डिंग, मेजबान को बधाई, नीली को हराया, 1 मिलियन विनिंग पॉइंट्स प्राप्त किए। डिंग, मेजबान को बधाई, नीली का पक्ष प्राप्त किया, 200,000 खलनायक अंक प्राप्त किए। डिंग, मेजबान को बधाई, ये ज़ियोंग को नीली पर गुस्सा आया, उसे 100,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, मेजबान को बधाई, शेन किंग्यू को नीली पर गुस्सा आया, उसे 100,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग, मेजबान को बधाई, नीली मैच हार गया, नीली के प्रति सबकी अनुकूलता कम हो गई, 200,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। वानतेन ने नीली की कृतज्ञ छोटी आंखों को देखा और वास्तव में अपने दिल में थोड़ी सी अपराध बोध महसूस की। कितना मासूम नौजवान है, कितनी मासूम निगाहें हैं। खैर चिंता मत करो, मैं तुम्हें समाज की बुराइयों के बारे में सिखाऊंगा। हा हा हा। नीली, क्या तुम ठीक हो? वानतेन ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ भाई तेन, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। नीली ने कहा। भाई तेन, मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे साधना करने के तरीकों के बारे में कुछ जानकारी ले सकता हूँ। ये सब ले लो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करूँ। हमने तय किया था कि ये सिर्फ मदद के लिए है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कवच बांट दिए, किताबें बांट दी और यहाँ तक कि कुछ लोगों को नाराज भी कर दिया। तुम्हारा भाई तेन सचमुच बहुत दुखी है। वानतेन ने ऑस्कर स्तरीय अभिनय का प्रदर्शन करते हुए नीली को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। भाई तेन, चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हें जरूर चुका दूंगा। नीली ने वानतेन से वादा किया।
इस बारे में बात करने से पहले तुम्हें कहां से रैंक हासिल कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए वानतेन ने नीली को लात मारी और नीली बिना विरोध किए खुशी से हंस पड़ा। अध्याय 35 फिर से पिटाई। नीली, मेरे नोट्स लेना इतना आसान नहीं है। वानतेन ने मन ही मन ताना मारा। सिस्टम कैसा चल रहा है? वानतेन ने पूछा। बेफिक्र रहिए, होस्ट आपकी दोनों छोटी गर्लफ्रेंड की गुप्तवाद स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए पहले ही लौट चुके हैं, सिस्टम ने कहा। अच्छा, अब मैं नीली की स्थिति जानने के लिए उत्सुक हूं। पिछले कुछ दिनों में ये ज़ियोन और शेन किंग दोनों की लोकप्रियता असली अंकों तक पहुंच गई थी। इस समय वानतेन ने जानबूझकर इन दोनों महिलाओं से दूरी बनाए रखी और इसके बजाय नीली के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम का अनुमान पहले से ही लगाया जा सकता था। शेंगलान अकादमी पहाड़ के पीछे। ये ज़ियोन और शेन किंग गुप्त पहरेदारों से खबर का इंतजार कर रहे थे। किंग, क्या तुम अपनी पालतू बिल्ली के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकती हो? क्या तुम उसे सलाह रही हो या उसे प्रताड़ित कर रही हो? ये ज़ियोन ने कहा। क्या तुम मुझसे बेहतर हो? पहले अपनी बिल्ली को देखो, उसकी हालत मेरी बिल्ली से भी बदतर है। शेन किंग ने पलटवार किया। बस मुझे भाई टेन की बहुत याद आ रही है। किसने उन्हें मुझसे दूरी बनाने को कहा था? ये ज़ियोन ने कहा। ठीक है, गुप्त रक्षक लगभग पहुंच ही गए हैं। हम उनसे थोड़ी देर में ठीक से पूछताछ करेंगे, शेन किंग ने कहा। इतना कहकर दोनों महिलाएं अपने हाथों में पकड़ी बिल्लियों को सहलाने लगी या शायद उन्हें परेशान करने लगी। दोनों बिल्ली के बच्चों ने यह व्यक्त किया कि वे वान परिवार में बिताए दिनों को कितना याद करते हैं, जहां उन्हें हर दिन अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और देखभाल की जाती थी और वान के द्वारा उन दो महिलाओं को सौंपे जाने पर उन्हें खेद था। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उसे मुझ पर मत निकालो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो वान टीम को ढूंढो। तुम हमें सिर्फ इसलिए धमकाना जानते हो क्योंकि हम बोल नहीं सकते। दो युवतियों, हम लौट आए हैं। गुप्त पहरेदारों की आवाज़ दूर से आई। कैसा रहा? आप पकड़े तो नहीं गए हैं ना? दोनों महिलाओं ने जल्दी से पूछा। नहीं, हम सभी छलावरण तकनीकों में निपुण हैं और अपने अपने परिवारों के क्लीन वर्ग हैं। यहाँ तक कि युवा मास्टर वान को भी हमें ढूंढना मुश्किल होगा। एंडमान ने इस मामले पर पहले ही मौन स्वीकृति दे दी है, इसलिए यंग मास्टर वान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। स्नोविन परिवार और पवित्र परिवार के गुप्त गार्डों ने अपने अपने परिवारों के चहेते को ये बात समझाई, जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए। जल्दी बताओ, भाई टेंग और नीली ने क्लास के बाद क्या किया? दोनों महिलाओं ने फिर पूछा। युवा मास्टर वान और नीली ने मार्शल आर्ट के मैदान में अभ्यास किया। नीली को युवा मास्टर वान ने एक ही बार में हरा दिया। बाद में जब दर्शक नीली की आलोचना कर रहे थे तो युवा मास्टर वान ने उसका बचाव किया। उन्होंने नीली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्हें डर था कि कहीं उसकी जान न ली जाए और यहाँ तक कि उसे कांस्य श्रेणी का युद्ध कवच भी भेंट किया। युवा मास्टर वान नीली को साधना सिखाने की तैयारी भी कर रहे हैं और उन्होंने साधना संबंधी गहन जानकारियों से भरपूर अपने नोट्स भी नीली को दिए हैं। दोनों युवतियों, हमें आप पर बहुत दुख हो रहा है। नीली तो बस एक निकम्मा है। उसे क्या है कि युवा मास्टर वान उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करे जबकि आप दोनों को नजरअंदाज करें। गुप्त रक्षकों ने न केवल स्थिति की सूचना दी बल्कि दिव्य सहायता भी प्रदान की, जिससे दोनों महिलाओं का क्रोध और भड़क उठा। ये गुप्त रक्षक नीली को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। युद्ध कवच है ना, नोट्स है ना, भाई टेन ने तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव भी नहीं किया। ज़ियोन, क्या तुम्हें पवन परिवार की सबसे बड़ी छोटी कुतिया नहीं हो? जाओ प्रधानाध्यापक के शेन को ढूंढो और इस नीली को शेंगलान अकादमी से तुरंत गायब करवा दो। शेन किंग ने गुस्से से कहा। क्या तुम बेवकूफ हो? भाई टेन को नीली की इतनी परवाह है। अगर तुम उसे स्कूल से निकलवा दोगी तो इतनी साफ बात से भाई टेन को शक जरूर हो जाएगा। अगर भाई टेन को पता चल गया कि हमने क्या है तो सब खत्म हो जाएगा। बेवकूफ औरत, तुम काम करते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हो, ये ज़ियोन ने जवाब दिया। तो फिर आपका क्या सुझाव है? क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे? मैं इस गुस्से को सहन नहीं कर सकती, शेन किंग ने कहा। बेशक हम इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं, हम ये करते हैं और फिर हम वो करते हैं। तो तुम जाकर प्रधानाध्यापक के शेन को ढूंढो और मैं कुछ लोगों को लाने वापस जाती हूं। बदला लेने में रातों रात देरी नहीं होनी चाहिए। हम आज रात की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद दोनों महिलाएं अपने अपने रास्ते चली गईं। तो प्रधानाध्यापक के शेन, मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूं। दादाजी, आपको मेरी भड़ास निकालने में मेरी मदद करनी होगी। कोई आपकी प्यारी पोती को तंग कर रहा है। आधी रात को नीली को शेंगलान अकादमी के पीछे पहाड़ पर ले जाया गया और काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह ने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसका चेहरा सूजकर चोटिल नहीं हो गया। तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, नीली ने कहा। बकवास बंद करो, उसे मारो। शेन किंग ने काले कपड़े पहने आदमियों को आदेश दिया। आप शेन किंग और ये ज़ियोन हैं। नीली ने दोनों को पहचान लिया। नीली, ये तुम्हारे लिए सबक है। आगे से हमारे भाई टेन से दूर रहना। ये ज़ियोन ने इतना जोरदार लात मारकर नीली की गुप्तांग पर लात मार दी। आसपास मौजूद सभी लोग इस लात से इतने भयभीत हो गए कि किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। दोनों शरारती बच्चों को आखिरकार समझ आ गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला कौन है और उन्होंने नीली के चेहरे पर पंजे मारे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पाद भी दिया और फिर दोनों महिलाओं की बाहों में दौड़कर अपना श्रेय लेने लगे। नीली, वापस जाकर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहना है। अगर तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये कहते हुए उसने एक कैंची निकाली जिसका मतलब साफ था। अगर नीली ने उन्हें धोखा देने की हिम्मत की तो अगली बार वो उसे नपुंसक बना देगी। ये सब खत्म करने के बाद समूह बड़े ही शानदार तरीके से रवाना हो गया और नीली को अपने घावों को अकेले सहने के लिए पीछे छोड़ दिया। अध्याय 36 डायरी से आया सदमा। दिन, मेजबान को बधाई। नीली की फिर से पिटाई हो गई है और वो लगभग मर्द होने की अपनी योग्यता खो बैठा है। इनाम 1.5 मिलियन पॉइंट्स। इस सूचना से वान टेन को आश्चर्य हुआ। सिस्टम, मुझे जल्दी बताओ, उन्होंने क्या किया? वान टेन ने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा। कुछ खास नहीं हुआ, बस ज़ियोन ने नीली को लात मारी और उसे मर्द होने की योग्यता खो बैठे। क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी? सिस्टम ने जवाब दिया। मुझे ज़ियोन के सहयोग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये पसंद है। शेंगलान अकादमी, नीली का कमरा। भाई टेन, आपका आकर्षण वाकई अद्भुत है। आपकी दोनों गर्लफ्रेंड्स ने मेरी बुरी तरह पिटाई की। अगर मुझ में नीली में उच्च कौशल न होता तो मैं अब मर्द नहीं रह पाता। खैर, मुझे भाई टेन से कुछ अच्छी बातें सीखनी होंगी। पत्नी का कर्ज पति चुकाता है। भाई टेन, आप मुझे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नीली ने मन ही मन सोचा। हालांकि नीली भी ज़ियोन को पसंद करता था, लेकिन वह वान टेन से अपनी दूरी को जानता था। उसने इस मामले को छोड़ देने और इसके बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। मौजूदा हालात में उसके पास केवल अपनी ताकत बढ़ाने का ही विकल्प था ताकि वो वान टेन के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके बाद नीली ने वान टेन के नोट्स की जांच की, लेकिन जितना अधिक वो पढ़ता गया उतना ही वो आश्चर्यचकित होता गया। वान टेन की प्रतिभा और ज्ञान उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। डायरी के पहले कुछ पन्नों में विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों की प्राचीन लिपियां और उन्हें पहचानने के तरीके दिए गए थे। इसके बाद मार्शल आर्टिस्ट और डायमंड स्पिरिट्स के लिए शरीर को मजबूत बनाने की विधियां थी। साथ ही वान टेन का अनुमान था मानव शरीर के विभिन्न की पॉइंट्स को खोलने से मार्शल आर्टिस्ट और डायमंड स्पिरिट्स दोनों को बहुत लाभ होगा क्योंकि इससे उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ सकती है और उनके आत्मा सागर में अधिक आत्मा शक्ति समाहित हो सकती है। दानव आत्मावादी के आत्मा सागर के रंग और साधना की गति के बीच संबंध के बारे में भी जानकारी थी। वान टेन ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। आत्मा सागर के विभिन्न रूप होते हैं जो साधना की गति और इसी तरह की चीजों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद वान परिवार की विशिष्ट साधना तकनीक, हॉर्नमेन कला का अभ्यास करते समय आवश्यक ज्ञानों की गोलियां, साथ ही जड़ी बूटियों और इसी तरह की चीजों की पहचान करने के तरीके बताए गए। इसके बाद इसमें वान टेन की विधि बल संबंधी परिकल्पना दर्ज की गई। ये परिकल्पना वान परिवार के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज अभिलेखों से उपजी थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि विधि बल का आधार कुछ शिलालेख हो सकते हैं और इसमें अग्नि के नियम की कुछ संरचनाओं को भी दर्ज किया गया था। नीली ने नोट्स बंद कर दिए, उसका दिल समय से भर गया था। भाई टेन की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। मुझे पुनर्जन्म का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे तकनीकी प्रभाव दिखाया, नहीं तो मैं इन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाता। नीली ने राहत भरी सांस लेते हुए सोचा। जो बातें मुझे 100 साल तक सांसारिक दानव आत्माओं की पुस्तक में खुद को अलग थलग रखने के बाद ही समझ में आई, उन्हें भाई टेन ने वास्तव में समझ लिया। ये वाकई डरावना है। हालांकि इसमें कई अधूरे हिस्से थे, लेकिन इसमें शामिल चीजें शायद ऐसी थी जो किंवदंती को भी पता होंगी। दानव आत्मावादियों को इसकी पूरी समझ नहीं थी, विशेष रूप से विधि बल से संबंधित जानकारी ने नीली को बहुत आकर्षित किया। नीली ने अपने पिछले जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने कभी इसका अभ्यास नहीं किया था। अगले कुछ दिनों में नीली ने शिक्षक शेन शिव से छुट्टी मांगी और विशेष रूप से वान टेन के नोट्स का अध्ययन करने, पुस्तकालय की किताबें देखने और अपनी चोटों से उबरने के लिए पुस्तकालय चला गया। उसका जीवन वास्तव में काफी सुखद था। शेंगलान अकादमी, शुरुआती योद्धा वर्ग। ज़ियोन, किंतु क्या आपने पिछले कुछ दिनों में नीली को देखा है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? मैंने सुना है कि उसे आखिरी बार पीछे के पहाड़ पर देखा गया था। वान टेन ने ज़ियोन और शेन किंग से पूछा। भाई टेन, आप हमारे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? शेन किंग ने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, भाई टेन, आपको हमारी याद नहीं आती, आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। क्या ज़ियोन नीली से कम अच्छी नहीं है? ये ज़ियोन ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। मुझे ये खबर संयोग से ही मिली कि नीली की पिटाई हुई है और वो पीछे के पहाड़ में मिला है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, वान टेन ने बेपरवाही से कहा। लेकिन जब ये बात उन दोनों महिलाओं के कानों तक पहुंची तो इसका अर्थ तुरंत बदल गया। ऋण नीली, उसने अपना वादा नहीं निभाया और भाई टेन के पास जाकर चुगली की। अगली बार मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी, दोनों महिलाओं ने मन ही मन कसम खाई। दूसरी ओर नीली को छींक आई और वो पढ़ना जारी रखा। इस बात से अनजान कि दोनों महिलाओं ने एक बार फिर उसे नाराजगी जताई थी। अध्याय 37 नीली की वापसी। कुछ दिनों के प्रयास के बाद नीली की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थी, चेहरे पर कुछ खरोंचों के अलावा बाकी सब ठीक था। मुझे भी क्लास में वापस जाना चाहिए। मैंने भाई टेन को कई दिनों से नहीं देखा है, मुझे उनकी थोड़ी याद आ रही है, नीली ने खुशी से सोचा। जैसे ही नीली कक्षा में दाखिल हुआ, वान टेन ने उसका अभिवादन किया। आखिरकार यही तो उसकी कमाई का मुख्य जरिया था। नीली, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया होगा, है ना? वान टेन ने नीली से पूछा। भाई टेन, मैं ठीक हूं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरे चेहरे पर जो चोटें आई हैं वे ट्रैकिंग करते समय गिरने से लगी हैं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, नीली ने कहा। तो फिर तुम कुछ दिनों से क्लास में क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? वान टेन ने फिर पूछा।
मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ट्रैकिंग करते समय गिर गया था। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने छात्रावास में आराम कर रहा हूं और पुस्तकालय में पढ़ रहा हूं। वैसे मुझे ज़ियोन और किंक्यू का शुक्रिया अदा करना है। पहाड़ से गिरने पर उन्होंने मुझे बचाया। नीली ने ये ज़ियोन और शेन किंक्यू की तारीफ करना नहीं भूला। ये देखकर वान तेन ने और कुछ नहीं कहा। वो घिनौना नीली, वो तो अपना वादा नहीं निभाता। ये ज़ियोन ने शेन किंक्यू से पूछा, काश वो भाई तेन के सामने सहानुभूति बटोर कर उसका भरोसा जीत पाता। कहते पिछली बार मैंने उसे नाता तोड़ दिया। किंक्यू, क्या हमें आज रात ही कोई कदम उठाना चाहिए? मेरी प्यारी छोटी मिस, क्या आप एक बार दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हैं? नीली के चेहरे के हाव-भाव देखिए, उसने ही जरूर चुगली की होगी, वरना भाई तेन हमें परखने नहीं आते। इसलिए हम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसे थोड़ी देर और इतराने दीजिए, शेन किंक्यू ने कहा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अगली बार मैं खुद उसका कत्ल कर दूंगी और उसे नपुंसक बना दूंगी। देखते हैं कि क्या वो फिर से भाई तेन को धोखा देने की हिम्मत करता है। ये ज़ियोन ने कहा। रिंगलिंग, कक्षा शुरू होने की घंटी बजी। आज हम मार्शल आर्टिस्ट और डायमंड स्पिरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक शेन शिव की आवाज गूंज उठी। मार्शल आर्टिस्ट और डायमंड स्पिरिट्स को 5 रैंकों में विभाजित किया गया है। कांस्य, रजत, स्वर्ण, काला स्वर्ण और लीजेंड। प्रत्येक प्रमुख रैंक को आगे 5 स्टार स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें से दानव आत्मावादी अपनी आत्मा सागरों का संवर्धन कर सकते हैं और दानव आत्माओं के संबंध के माध्यम से शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दानव आत्मावादियों द्वारा प्रदर्शित शक्ति मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक है और वे ग्लोरी सिटी की रक्षा करने वाली रीढ़ की हड्डी हैं। शिक्षक शेन शिव की बातें सुनकर नीचे बैठे अधिकांश छात्र ईर्ष्या से भर गए। हमारी कक्षा के छात्र पूरे ग्रेड में सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। उनमें से श्रेया निंजा और शेन यू ने कांस्य द्वितीय सितारा स्तर प्राप्त कर लिया है, जबकि ये ज़ियोन और शेन किंक्यू रजत रैंक पर पहुंच चुके हैं और अपने शिक्षक यानी मेरे बराबर पहुंचने ही वाले हैं। इसके अलावा छात्र वान तेन स्वर्ण तृतीय सितारा स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। ताली ताली ताली। कक्षा में उत्साहपूर्ण तालियों की गूंज सुनाई दी। इस बार सभी ने ईर्ष्या भरी निगाहों से वान तेन की ओर देखा। जब कोई दानव आत्मावादी रजत रैंक प्राप्त कर लेता है तो उसकी शक्ति में जबरदस्त सुधार होता है, क्योंकि रजत रैंक प्राप्त करने के बाद वह दानव आत्माओं का संबंध कर सकता है, जिससे समान रैंक के मार्शल आर्टिस्टों के साथ उसका अंतर और बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मेरी दानव आत्मा एक प्रचंड दानव लोमड़ी है। ये स्वर्ण श्रेणी की दानव आत्मा है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में ये दानव आत्मा मुझे स्वर्ण श्रेणी का दानव बनने में मदद कर सकती है। दानव आत्मावादी, बेशक एक बार जब मैं स्वर्ण रैंक प्राप्त कर लूंगा, डेमन स्पिरिटिस्ट, मैं और भी अधिक शक्तिशाली डेमन स्पिरिट में बदल सकता हूं। मैंने अपनी कक्षा के छात्रों को देखा है। आप में से अधिकांश साधारण लोग हैं जिनके पास लाल आत्मा का सागर है। लाल आत्मा के सागर को विकसित करने में सबसे अधिक समय लगता है और इस जीवनकाल में रजत रैंक तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर लाल आत्मा वाले उन छात्रों ने अपने सिर झुका लिए, उनके चेहरे उदासी से भर गए। हालांकि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि छात्र वान तेन ने एक प्राचीन ग्रंथ से शरीर को मजबूत करने की तकनीक खोजी है। वान परिवार के विभिन्न दानव आत्मावादियों और मार्शल आर्टिस्टों ने इसका अभ्यास किया है और उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। वान परिवार ने इस तकनीक को जल्द ही बनने वाले पुण्य मंडप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये गौरव नगर में सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। मुझे आशा है कि सभी छात्र भविष्य में अच्छे कर्म करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और कृतज्ञता का भाव रखेंगे। इस कक्षा के एक छात्र की तरह मत बनो जो बिल्कुल कृतघ्न है। वो किसके बारे में बात कर रही थी, ये तो सभी को अच्छी तरह पता था। नीली, तुम्हें मेरे नोट्स में दी गई उस शरीर को मजबूत करने की तकनीक की परिकल्पना का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। वान तेन ने नीली को दिलासा देते हुए कहा। मुझे पता है भाई तेन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, नीली ने कहा। तो फिर मैं निश्चिंत हो सकता हूं। कल मिलते हैं। अध्याय 38, शिलालेखों पर चर्चा। शिंगान अकादमी, शुरुआती योद्धा कक्षा। आज हमारी शिलालेख विद्या की कक्षा है। यह आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? शिक्षिका शेन शिव ने कहा। छात्र वान तेन, शिलालेखों की बात करें तो आप शिलालेखों के महान गुरु हैं। आप ये कक्षा सभी के लिए क्यों नहीं पढ़ाते? शिक्षक शेन शिव ने कहा। शिक्षक शेन शिव, क्या यह अचानक नहीं हो रहा? मैंने कोई तैयारी नहीं की है और मुझे डर है कि मैं अन्य छात्रों को गुमराह कर सकता हूं। वान तेन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ऊपर आ जाओ, हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। तब मैं खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वान तेन ने मंच पर चलते हुए कहा। शिलालेखों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, शस्त्र शिलालेख और युद्ध शिलालेख। पहले प्रकार के शिलालेख मुख्य रूप से हथियारों और कवच पर उकेरे जाते हैं, जो उनकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और यह विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है। युद्ध शिलालेख उन शिलालेखों को संदर्भित करते हैं जिन्हें स्क्रॉल के रूप में बनाया जाता है। हालांकि इस प्रकार निर्मित स्क्रॉल अत्यंत महंगे होते हैं और उपयोगकर्ता के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन इनका लाभ यह है कि ये लचीले, बहुमुखी होते हैं और विरोधियों को अचंभित करने में सक्षम होते हैं। हिमपवन साम्राज्य के अंतिम चरण के दौरान शिलालेख प्रकट होने लगे, लेकिन अंधकार युग के बाद उनमें से अधिकांश लुप्त हो गए। वर्तमान में ग्लोरी सिटी में शिलालेखों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हिमपवन शिलालेख, पवित्र अग्नि शिलालेख, युद्ध शिखर शिलालेख और अराजकता शिलालेख। इनमें से अराजकता मेरे वान परिवार द्वारा महारत हासिल किए गए शिलालेखों में उपयोगकर्ता के लिए उच्च आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि अराजकता युद्ध के दौरान इन शिलालेखों का उपयोग अन्य प्रकार के शिलालेखों के साथ संबंध में किया जा सकता है। इसलिए उपयोगकर्ता को अधिकांश प्रकार के शिलालेखों से परिचित होना आवश्यक है। अन्य 3 प्रकार के शिलालेखों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हिमपवन शिलालेख मुख्य रूप से युद्ध में शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पवित्र अग्नि शिलालेख मुख्य रूप से शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए होते हैं और युद्ध शिखर शिलालेखों में ये दोनों गुण होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति उपरोक्त तीनों जितनी अधिक नहीं होती। भविष्य में आप अपनी विशेषताओं के अनुसार अध्ययन करने के लिए शिलालेखों का चयन कर सकते हैं। इनमें से थंडर फ्लेम एक्सप्लोजन इंस्क्रिप्शन एक अपेक्षाकृत जटिल कांस्य श्रेणी का इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हमें जानकारी है। इसे पवित्र परिवार की कुलपति ने थंडर फायर कैनन में खोजा था और यह 7 बुनियादी इंस्क्रिप्शन से मिलकर बना है। इसकी शक्ति कुछ रजत श्रेणी के इंस्क्रिप्शन के बराबर भी हो सकती है, जिससे यह अभी तक दानव आत्मावादियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। हमारे वान परिवार द्वारा निपुण कैसेसेंट वर्तमान में सबसे जटिल और शक्तिशाली कांस्य श्रेणी का शिलालेख है, जो 99 मूल शिलालेखों से बना है। इसे हमारे वान परिवार के वरिष्ठ वान तियान ने बनाया था। जहां तक मेरी बात है, मैंने कैस्काई ब्रेकिंग बनाया है, जो 81 मूल शिलालेखों से बना है और शक्ति के मामले में कांस्य श्रेणी के शिखर पर है। स्क्रॉल की बात करें तो मेरे पास यहाँ एक गोल्ड रैंक कैस्केज है, जो गोल्ड रैंक को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। 3 सेकंड के लिए दानव आत्मावादी। हालांकि भविष्य में यदि आप स्क्रॉल बनाते हैं तो आपको ध्यान देना होगा, शिलालेखों को सही ढंग से उकेरने के अलावा आपको शिलालेख स्क्रॉल में उपयोग किए जाने वाली ऑब्वियस का सावधानीपूर्वक चयन भी करना होगा, अन्यथा ये बहुत संभव है कि इसका युद्ध में उपयोग न किया जा सके और यह एक दोषपूर्ण स्क्रॉल बन जाए। मुझे वान तेन के इतने ज्ञानी होने की उम्मीद नहीं थी। वह इतनी कम उम्र में ही अपनी खुद की शिलालेख बना सकता है। बाहर से देख रहे लुई ने कहा। वान तेन के अलावा इस कक्षा में ये ज़ियोन, शेन किंक्यू, शियाओ निंगर और शेन यू जैसे प्रतिभाशाली छात्र भी हैं। ये सभी ग्लोरी सिटी की भावी आशा हैं। बेहतर होता अगर वह नीली यहाँ न होता। उपप्रधानाध्यापक शेन ने कहा। उस छोटे लड़के वान तेन ने ही उसके लिए गुहार लगाई थी। अगर मैं अपनी जवानी के दिनों में गुस्से स्वभाव के साथ नीली जैसे यार से मिलती तो मैं उसे गायब कर देती। मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था। ये सब वान तेन की विनती के कारण हुआ और मैं वान तेन को नीली देने से इनकार नहीं कर सका। उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने उसे रहने दिया। हालांकि उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसका जानता है, उपप्रधानाध्यापक शेन ने कहा। मैंने सुना है कि यह लड़का पिछले कुछ दिनों से पुस्तकालय में भाग दौड़ कर रहा है। क्या ये सच है? इसे पुस्तकालय क्लर्क नियुक्त कर दीजिए और इसे पुस्तकालय में ही रहने दीजिए। नगर प्रमुख का यही इरादा है। हम इसे अपने मामलों में दखल देने नहीं दे सकते। एलए शिव ने उपप्रधानाध्यापक शेन से कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर इसका इंतजाम कर देता हूं, उपप्रधानाध्यापक शेन ने कहा। चलो साथ चलते हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। दादाई अभी भी इंतजार कर रहे हैं, एलए शिव ने कहा। अध्याय 39, नीली की स्थिति। शिंगान अकादमी, प्रधानाचार्य कार्यालय। नीली, तुम यहाँ हो, अंदर आओ, बैठो, मेरे साथ औपचारिकता मत निभाओ, उपप्रधानाध्यापक शेन ने नीली से कहा। उपप्रधानाचार्य, आपने मुझे क्यों बुलाया? नीली ने न तो विनम्रता से और न ही हड़बड़ी भरे लहजे में पूछा। तुम नन्हे लड़के पिछले कुछ दिनों से वान तेन के साथ रह पाए हो, तो तुम्हें जरूर कुछ साधारण गुण होंगे। क्यों ना अंदाजा ही लगा लो। ये शेन ने अपने सामने खड़े नीली के बारे में थोड़ी जिज्ञासा महसूस करते हुए कहा। चूंकि उस आदमी ने ऐसा कहा होगा, इसलिए संभव है कि किसी बड़े अधिकारी ने आपसे संपर्क किया हो और मुझे बिगिनर वर्ल्ड क्लास से स्थानांतरित करने के लिए कहा हो। आज मुझे यहाँ बुलाने का कारण यही होगा, नीली ने उत्तर दिया। इसका आधार क्या है? ये शेन ने फिर पूछा। क्योंकि मैं नीली इस समय मात्र 5 आत्मा शक्ति वाला एक तुच्छ व्यक्ति हूं, फिर भी मुझे नंबर 1 प्रतिभाशाली वान तेन से लगातार मदद मिलती रही है। मुझे डर है कि बहुत से लोग मेरे खिलाफ साजिश रचना चाहते हैं, लेकिन वान तेन की वजह से जो लोग मेरे खिलाफ हिंसा करना चाहते हैं, वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए वान तेन को उकसाना स्पष्ट रूप से नासमझी होगी। सबसे अच्छा उपाय है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ, उपप्रधानाचार्य? नीली ने पूछा। आपने कुछ हद तक सही अनुमान लगाया, लेकिन एक और कारण है। पिछली बार जब आपने वान तेन को चोट पहुंचाई थी, तो इससे कुछ बड़े लोग नाखुश हो गए थे। मुझे लगता है कि आप इस बात से अवगत हैं, ये शेन ने कहा। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इनाम दूंगा। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा, ये शेन ने कहा। मुझे भाई तेन से कुछ चीजें सीखने का सौभाग्य मिला और मैं पुस्तकालय जाना चाहूंगी, नीली ने उत्तर दिया। पुस्तकालय, आप उन संग्रहों को देखना चाहते हैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने वान तेन से प्राचीन ग्रंथ सीखे थे, ये शेन ने कहा। यह महज किस्मत थी, महज किस्मत। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भाई तेन मुझे सिखाने के लिए तैयार थे, नीली ने सारा दोष वान तेन पर डालते हुए कहा। भाई तेन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, नीली ने मन ही मन सोचा। तो मैं तुम्हारे लिए पुस्तकालय क्लर्क की नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, ये शेन ने कहा। धन्यवाद, उपप्रधानाचार्य, मैं अब पुस्तकालय जाकर रिपोर्ट करूंगा, नीली ने कहा और फिर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। अगले कुछ दिनों में चूंकि नीली प्रतिदिन पुस्तकालय में रहकर किताबें पढ़ता था, इसलिए उसे काफी सुकून महसूस हुआ। नीली, इस लड़के में वाकई थोड़ी समझदारी है। अगर ऐसा है तो उसे चैन से घर बना रहने दो। शायद वो ग्लोरी सिटी में कुछ छोटी-मोटी सरप्राइज भी लेकर आए, एलए शिव ने कहा। नीली के कार्यों से एलए शिव की उसके प्रति राय थोड़ी बेहतर हो गई। एक दिन वान तेन नीली को ढूंढने पुस्तकालय आया।
नीली, क्या हो रहा है? तुम पिछले कुछ दिनों से क्लास में नहीं आए हो और हर दिन लाइब्रेरी में छिपे रहते हो। क्या किसी ने तुम्हें फिर से तंग किया? मुझे बताओ, मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। मानतेन ने नीली से पूछा। भाई तेन, अभी आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत मजे कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी एक और प्राचीन ग्रंथ को सुझाया है। नीली ने कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, जरूर कुछ चल रहा है और तुम्हारा यहाँ आना मुझसे ही जुड़ा होगा। किसी को तुम्हें देखकर बुरा लगा होगा और इसलिए तुम्हारा तबादला मुझसे दूर कर दिया होगा, है ना? मुझे लगता है कि वो प्रधानाचार्य तो बस एक संदेशवाहक थे। मानतेन ने पूछा। भाई तेन, क्या तुमने इसका हल निकाल लिया? नीली ने पूछा। इसमें समझने वाली क्या बात है? हम लगभग 1 महीने से साथ हैं। अब तो अगर तुम सिर्फ अपनी पैंट भी उतार दो तो मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो। मानतेन ने कुछ घमंड भरे लहजे में कहा। मुझे साफ-साफ बताओ, क्या तुम सचमुच यहाँ रहना चाहते हो? मानतेन ने फिर पूछा। बिल्कुल सही, मोती से भी ज्यादा सच। भाई तेन, मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। बस मुझे यही रहने दीजिए। मैं भी ग्लोरी सिटी में योगदान देना चाहता हूँ। नीली ने कहा। ठीक है, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। मानतेन ने कहा। वैसे नीली, प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद में आपकी दक्षता और सटीकता कैसी है? मानतेन ने नीली से पूछा। दिन, मेजबान को नीली का पक्ष जीतने और 100,000 खलनायक अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। दक्षता के लिहाज से मुझे इसे एक बार पढ़ लेना ही काफी है। सटीकता की बात करें तो लगभग 80%। नीली ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। ठीक है, पुस्तकालय में मत रुको, मेरे साथ आओ। मानतेन ने कहा और नीली के जवाब का इंतजार किए बिना वो उसे बाहर ले गया। अध्याय 40, मेरे पवेलियन की ओर अग्रसर। नीली, जल्दी करो, यह अत्यंत जरूरी मामला है। मानतेन ने नीली से कहा, जिसे वो काफी पीछे छोड़ आया था। भाई तेन, मेरा इंतजार करो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं पिछले कुछ दिनों से साधना नहीं कर पाया हूं और मेरी शक्ति साधारण व्यक्ति से थोड़ी ही ज्यादा है। आखिरकार तुम स्वर्ण दानव आत्मावादी हो। नीली ने हाँफते हुए जवाब दिया। मेरी गलती थी, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी साधना तकनीक अवश्य खोजूंगा और साधना के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अगली बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, मुझे शर्मिंदा मत करना। मानतेन ने कहा। भाई तेन, साधना तकनीक की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है। भाई तेन, देखिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? नीली के चेहरे पर लालच का भाव था। पैसा तो छोटी बात है, अगर तुम इसे अच्छे से संभाल लेते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख दानव आत्मा के सिक्के दूंगा। थोड़े समय के लिए इतना काफी होगा, कैसा रहेगा? मानतेन ने पूछा। भाई तेन, तुम सचमुच मेरे सगे भाई हो, तुम मेरे उपकारक हो। चिंता मत करो, चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या आग के सागर में गोता लगाना हो, तुमने मुझे जो भी काम सौंपा है, मैं उसे पूरा करूंगा। नीली ने मानतेन से वादा किया। तुम मीठी-मीठी बातें करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारी साधना करने की क्षमता तुम्हारी जुबान जितनी अच्छी होती तो तुम्हारे पास इतनी कम आत्मशक्ति न होती। लेकिन बाद में गलती करने की हिम्मत मत करना। मानतेन ने आगे कहा। आप निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कि यह काम ठीक से किया जाएगा। नीली ने कहा। भाई तेन, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं कंगाल हूं और मेरी ताकत भी कम है, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है। नीली ने कड़वे भाव से कहा। बकवास बंद करो, क्या तुम्हारा भाई तेन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? अपने चेहरे के हाव भाव देखो, शर्मनाक है। मानतेन ने नीली को एक लात मारते हुए कहा। मेरे साथ अंदर आइए, आपको पता चल जाएगा। मानतेन ने कहा। इसके बाद दोनों मेरे पवेलियन में दाखिल हुए। भाई तेन, ये पुण्य मंडप काफी अच्छी तरह से बनाया गया है। नीली ने अपने सामने के दृश्य को देखते हुए कहा। उसने देखा कि विभिन्न प्रकार के हथियार, साधना तकनीकें, औषधीय गोलियां और अन्य वस्तुएं वर्गीकृत करके हर जगह रखी गई थी जहां से नीली गुजरा। मेरे पवेलियन हमारे 4 महान परिवारों द्वारा नियंत्रित है, हम यूं ही कुछ शर्मनाक चीज बाहर नहीं ला सकते, ये शर्मनाक होगा। मानतेन ने कहा। मेरे पवेलियन में अभी एक छोटी सी समस्या आ गई है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। आप मना तो नहीं करेंगे ना? मानतेन ने पूछा। भाई तेन, आप कुछ ज्यादा ही औपचारिक हो रहे हैं। मैंने मेरे पवेलियन के निर्माण के पीछे का कारण थोड़ा बहुत सुना है। यह एक काम है जिससे ग्लोरी सिटी को लाभ होगा, इसलिए मैं जरूर तैयार हूं। नीली ने उत्साह से कहा। मेरे पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो पवेलियन का सबसे सुरक्षित स्थान था, पवेलियन के प्रमुख रूमों में से एक, एलिशियो चिंता से व्याकुल थे। कई महान परिवारों के खजानों से मेरे पवेलियन में रखी प्राचीन पुस्तकों को निकाले जाने के बाद अनुवाद प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी, जिसके कारण मेरे पवेलियन लंबे समय से जनता के लिए नहीं खुल पाया था। हालांकि एलिशियो को इसका कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। ग्लोरी सिटी में इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की अत्यधिक कमी थी। मंडप के स्वामी मानतेन आपसे मिलना चाहते हैं। लाडवान यहाँ है, जल्दी करो और उसे अंदर आने दो। एलिशियो ने कहा। कुछ ही देर में मानतेन नीली को अंदर ले आया। ये कनिष्ठ वरिष्ठ का अभिवादन करता है। एलिशियो, दोनों ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। लाडवान और यह युवा मित्र, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया बैठिए। एलिशियो ने उन दोनों के प्रति बहुत विनम्रता दिखाई। लाडवान, इस बार आपके आने का क्या कारण है? एलिशियो ने पूछा। वरिष्ठ, इस बार मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मानतेन ने कहा। ओह लाडवान, क्या ये कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जिन्हें आपका मान परिवार जानता है? जल्दी करो और इस बूढ़े को उनसे मिलवाओ। नहीं, मुझे खुद जाकर उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। एलिशियो ने उत्साह से कहा। वरिष्ठ, आपको उन्हें आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो मेरे ठीक बगल में बैठा है। मानतेन ने कहा। जूनियर नीली, सीनियर का स्वागत करते हैं। नीली ने बुजुर्ग शिशु को प्रणाम किया। लाडवान, क्या आप सच कह रहे हैं? ये लड़का लगभग आपकी ही उम्र का है। प्राचीन ग्रंथों में इसकी कितनी उच्च कोटि की जानकारी हो सकती है। इस बार एलिशियो को मानतेन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वरिष्ठ जी, महत्वाकांक्षा उनसे निर्धारित नहीं होती, बिना महत्वाकांक्षा के 100 साल व्यर्थ ही बीत जाते हैं। इसी क्षण नीली ने बोलना शुरू किया। बच्चे, तुम बड़े घमंडी हो, इस बूढ़े आदमी की एक सलाह सुनो, युवाओं को ज्यादा उग्र नहीं होना चाहिए। अगर वे उग्र स्वभाव के नहीं है तो क्या उन्हें युवा कहा जा सकता है? नीली ने बिना कोई कमजोरी दिखाए जवाब दिया। इस समय मानतेन ने देखा कि दोनों के बीच बहस और भी तीव्र होती जा रही है, इसलिए उसने जल्दबाजी में सुलह कराने की कोशिश की। वरिष्ठ, बड़े शिशु, नीली, कृपया बहस करना बंद करें, बस मेरी इज्जत बचाने के लिए ऐसा करें। मानतेन ने कहा। हम लाडवान की इज्जत की खातिर ये बुरा आदमी इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करेगा। एलिशियो ने कहा। वरिष्ठ महोदय, नीली प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में अत्यंत निपुण है, उन्हें एक मौका दीजिए। मानतेन ने फिर कहा। नीली ने इस बार कुछ और नहीं कहा और समझदारी से चुप हो गए। मेरे पीछे आओ, एलिशियो ने कहा। मानतेन और नीली जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। अध्याय 41, एलिशियो की माफी। ये मेरे पवेलियन का गुप्त कक्ष है जहां प्राचीन पुस्तकें रखी जाती हैं। एलिशियो ने कहा। अहंकारी नौजवान, इधर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कितना भार उठा सकते हो। तुम जूनियर। एलिशियो ने एक छोटी नोटबुक निकालते हुए नीली को देते हुए कहा। नीली ने एलिशियो द्वारा दी गई छोटी नोटबुक के पन्ने तेजी से पलटे। ये शरीर को मजबूत बनाने की विधि थी जिसका परिचय मानतेन ने पहले दिया था। स्पष्ट रूप से एलिशियो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे और उसे फटकार लगाना चाहते थे। नीली ने जरा भी संकोच नहीं किया, उन्होंने जगह ढूंढी, बैठ गए और अनुवाद करना शुरू कर दिया। लाडवान, नीली ने जो कहा उसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ करने को न होने के कारण एलिशियो ने मानतेन से पूछा। वरिष्ठ एलिशियो, मुझे लगता है कि नीली अंधाधुंध गोली नहीं चलाएगा, नहीं वो आत्मविश्वास के बिना कोई काम करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपने जो परीक्षा दी है वह नीली के लिए बहुत सरल है। मानतेन ने उत्तर दिया। इस मामले में आप दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि आपका रिश्ता बुरा नहीं है। हालांकि मेरी नजर में आप में से एक आत्मविश्वासी है और दूसरा अहंकारी। एलिशियो ने कहा। मेरे अनुमान के अनुसार नीली को मेरे द्वारा दी गई छोटी नोटबुक का अनुवाद करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। एलिशियो ने कहा। मुझे लगता है आधा घंटा काफी है। मानतेन ने कहा। जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें? मानतेन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर एलिशियो ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया कि किसी को भी केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आना चाहिए और उसे भी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। सीनियर किस बात पर शर्त लगाना चाहते हैं? मानतेन ने पूछा। चलिए शर्त लगाते हैं कि नीली आपके कहे अनुसार आधे घंटे में अनुवाद पूरा कर पाएगा या नहीं। अगर आप जीते हैं तो मैं आपको 10 लाख मूल्य की साधना संसाधन दूंगा। अगर आप हारते हैं तो मैं उस बड़े को पानी की लंबे समय से लालसा रखता हूं जो मान परिवार की युद्ध शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है। कैसा रहेगा? अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये शर्त जीत जाऊंगा। मानतेन ने कहा। नीली, तुमने शर्त सुन ली, तुम्हारे भाई तेन ने बरसेत दांव पर लगाई है, मुझे निराश मत करना। अगर तुम हार गए तो जब हम बाहर जाएं तो अपने भाई तेन के साथ मत घूमना, मैं इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानतेन ने नीली से कहा। निश्चित रहे, भाई तेन, ये चलता फिरता करोड़पति मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकता। नीली ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुम सचमुच घमंडी हो। बच्चे, तुमने ऊपर मेरे साथ बदतमीजी भी की, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने पुराने और नए हिसाब किताब मिलकर निपटाएंगे। देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। नीली की बातें सुनकर एलिशियो ने उसे कोई तवज्जो न देते हुए कहा। एक अगरबत्ती के बराबर समय बीतने के बाद मैं देख रहा हूं कि नीली हिल नहीं पा रहा है, वह ऐसा करने में असमर्थ होगा। लाडवान, अपनी औषधि तैयार करो। एलिशियो ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मानो वह जीत चुका हो। नीली, एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह ये नहीं कर सकता। वरिष्ठ को तुम्हें नीचा दिखाने मत दो। मानतेन ने नीली पर चिल्लाते हुए कहा। निश्चित रहिए, भाई तेन, मैंने अनुवाद पूरा कर लिया है, आपका 1 मिलियन मेरे खाते में आ चुका है। नीली ने उत्तर दिया। क्योंकि आप इतनी तेजी से अनुवाद कर सकते हैं तो आप सिर्फ अनुमान तो नहीं लगा रहे हैं, है ना? एलिशियो ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। वरिष्ठ महोदय, भाई तेन, कृपया एक नजर डालिए। नीली ने अनुवादित नोटबुक उन दोनों को सौंपते हुए कहा। हाँ, सब कुछ एकदम सही है। नीली, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि मैंने मान ने उस व्यक्ति को गलत नहीं समझा। सोना हमेशा चमकता रहेगा। मानतेन ने नीली के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लड़किनी, मैं आपसे माफी मांगता हूं और इन किताबों का अनुवाद करने के लिए आपको यहां काम पर रखना चाहता हूं। 1 लाख दानव आत्मा से कितनी माह, आपका क्या विचार है? एलिशियो की नजर स्पष्ट रूप से नीली पर थी।
वरिष्ठ, नीली मेरा छोटा भाई है, आप उसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जीवन शक्ति हासिल करने जा रहा हूँ, वानतेन ने कुछ नाराजगी से कहा। मैं आपके लोगों का शिकार कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस लाडली से मदद मांगना चाहता हूँ, एलए शिव ने कहा। हालांकि अगर सीनियर 3 लाख प्रति माह कहते हैं तो नीली रुक सकता है, वानतेन ने कहा। मैंने तो बस 1 लाख कहा था, एलए शिव ने कीमत कम करने की कोशिश करते हुए कहा। आप मेरे भाई को 1 लाख में नौकरी देना चाहते हैं, बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वानतेन ने कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, एलए शिव ने बेबसी से कहा। नीली, तुम क्या सोचते हो, वानतेन ने फिर संबंधित व्यक्ति से पूछा। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं भाई 3 की बात सुनता हूँ, नीली ने उत्तर दिया। भाई 3 सचमुच मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, यहाँ सुरक्षा का स्तर आमतौर पर बहुत अच्छा नहीं है, नगर प्रमुख के महल और वान परिवार के बीच फंसे होने के कारण कोई भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, नीली ने मन ही मन सोचा। दिन, मेजबान को बधाई हो, नीली की लोकप्रियता बढ़ रही है, आपको 100,000 खलनायक प्राप्त हुए हैं, तो तुम यहाँ खूब मेहनत करो, मैं पहले जा रहा हूँ, वानतेन ने कहा और एलए शिव ऊपर चले गए। अध्याय 42, एलए शिव और नीली के बीच वार्तालाप। लाडवान, आपने जो सरप्राइज दिया उसके लिए धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जिसे लाए हैं वह इतना भरोसेमंद होगा। अब जब सबसे जरूरी मामला आखिरकार सुलझ गया है तो मैं चैन से सो सकता हूँ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, आप सीनियर ग्लोरी सिटी की सच्ची स्तंभ हैं, मेरे पवेलियन का निर्माण पूरी तरह से आपकी बदौलत ही संभव हो पाया है, सीनियर, वानतेन ने विनम्रतापूर्वक कहा। आपका योगदान कहीं अधिक है, अन्यथा हम जैसे बुजुर्ग के लिए कार्य पूरा नहीं कर पाते। अब आप हमारे उच्च परिवारों के लिए एक कड़ी हैं, आपके यहाँ होने से हमारा सहयोग आगे प्रयास में दुगना प्रभावी हो गया है, एलए शिव ने सद्भाव से कहा। आप सीनियर जूनियर के प्रति बहुत दयालु हैं, वानतेन ने विनम्रता से कहा। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हैं, बल्कि तुमने ये सब कुछ कमाया है। वैसे भी मुझे डर है कि कुछ सालों में हमारा गौरवशाली शहर तुम्हारा हो जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम परिवार हैं, भविष्य में ज़ेउन का ख्याल रखना, मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। इस समय एलए शिव एक साधारण मूल्य व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो अपने बच्चे को उपदेश दे रहे हों। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कहूंगा, ये तुम्हारे लिए है, इतना कहते हुए एलए शिव ने साधना संसाधनों से लबालब भरी एक स्थानिक अंगूठी निकाली। वरिष्ठ, शर्त तो बस एक मजाक थी, आप इन्हें अपने पास ही रखें, अगर इससे काम नहीं चलेगा तो ज़ेउन को दे दीजिए, उसे इनकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, वानतेन ने एलए शिव से कहा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो हार बर्दाश्त न कर सके, अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूं तो उसे ले लो, अगर नहीं देते तो मुझे खुशी नहीं होगी, एलए शिव ने ठंडे चेहरे से कहा। वरिष्ठ जी, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, ये कहते हुए वानतेन ने एलए शिव द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी को एक तरफ रख दिया और फैसला किया कि वह लौटने पर इसे दोनों लड़कियों के साथ साझा करेगा। वानतेन के जाने के बाद एलए शिव एक बार फिर गुप्त कमरे में आए। लड़किनी, ये तुम्हारे लिए है, एलए शिव ने कहा। नीली ने स्पेशल रिंग के अंदर देखा और वहां 300,000 दानव आत्मा के सिक्के पड़े हुए पाए। वरिष्ठ शिव, मैं बिना किसी योग्यता के पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, मैं ये पैसा नहीं ले सकता, एक सज्जन व्यक्ति धन से प्रेम करता है लेकिन उसे उचित तरीके से अर्जित करता है, नीली ने कम से कम इतनी समझ तो थी। लड़किनी, इसे ले लो, यह मेरी ओर से माफी है, वानतेन के बिना तुम्हारी प्रतिभा शायद दबी ही रह जाती और मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूं, इसलिए इसे ले लो, एलए शिव ने नीली से कहा। लड़किनी, मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी भी देना चाहता हूँ, ग्लोरी सिटी की युवा पीढ़ी में तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसे वानतेन ने इतना महत्व दिया है। तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन ग्रंथों के शोध में तुम्हारी असाधारण दक्षता है, शायद तुम्हारे पास कुछ और भी क्षमताएं हो जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि का उपयोग सही रास्ते पर करो, कभी भी कुटिल मार्ग पर मत चलो, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। धन्यवाद सीनियर ये शिव, आपने इस जूनियर को जो शिक्षा दी है उसके लिए। निश्चित रहिए सीनियर, ग्लोरी सिटी वह जगह है जहां मेरा जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण हुआ, ये जूनियर इस जीवन भर ग्लोरी सिटी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझेगा, भले ही ग्लोरी सिटी मुझे निराश करे, मैं अपने मूल इरादे से कभी नहीं बदलूंगा, नीली ने एलए शिव से विनम्रतापूर्वक कहा। बहुत खूब, मैं अपने मूल इरादे को कभी नहीं बदलूंगा, वाह, ग्लोरी सिटी को तुम्हारे जैसे महत्वाकांक्षी युवाओं की जरूरत है, नीली, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, आशा है कि तुम आज कहीं अपनी बात हमेशा याद रखोगे, अगर तुमने कभी ग्लोरी सिटी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबसे पहले अपने दिल से निकाल दूंगा। वरिष्ठ, वो दिन कभी नहीं आएगा, ये मेरे कनिष्ठ के हार्दिक शब्द हैं, यदि वह दिन सचमुच कभी आ भी गया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं नीली आपके सामने अपनी जान दे दूंगा, नीली ने दृढ़ निश्चय के साथ एलए शिव से कहा। बहुत खूब, लाडवान ने आपको गलत नहीं समझा, आप उनकी कृपा पाने के योग्य हैं, भविष्य में अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना, शिंगलान अकादमी में आपकी प्रतिष्ठा की बात करें तो यहाँ अच्छे परिणाम मिलने पर मैं स्वयं नगर प्रमुख को आपकी उपलब्धियों की सूचना दूंगा और वे अपने आप ही धराशायी हो जाएंगी। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ आपको आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद देता है, नीली ने एलए शिव से कहा। इसके बाद नीली ने वानतेन द्वारा निर्मित ग्लोरी सिटी के निर्माण कार्य में 12 अंकों के उत्साह के साथ मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अध्याय 43, चीन रीजन की परेशानियां। मेरे पवेलियन से बाहर आने के बाद वानतेन सीधे शिंगलान अकादमी के बिगिनर वॉरियर क्लास की ओर चल पड़ा। मैं दिन भर व्यस्त रहा, पता नहीं ज़ेउन और किंक्यू ने मुझे याद किया होगा या नहीं, वानतेन ने मन ही मन खुशी से सोचा। वही कक्षा में दोनों लड़कियां वानतेन पर बिना अलविदा कहे चले जाने से बहुत नाराज थीं। भाई 3 बहुत परेशान करने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने का वादा किया था, लेकिन लगभग पूरा दिन बीत चुका है। किंक्यू, उन्हें ढूंढने का कोई तरीका सोचो, ये ज़ेउन ने किंक्यू से कहा। देखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही जांच कर ली है, भाई 3 स्कूल में नहीं है, गुप्त पहरेदारों की आखिरी रिपोर्ट के अनुसार वह मेरे पवेलियन की ओर गए हैं और गुप्त पहरेदार आसानी से उनका पीछा नहीं कर पाए, किंक्यू ने कहा। वो वहां किस लिए गया था, ये ज़ेउन ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने गया था, लेकिन चूंकि वह उस नीली नाम के व्यक्ति के साथ गया था तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होगा, किंक्यू ने कुछ उदास भाव से कहा। अगर वह मेरे पवेलियन में घुस गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे गुप्त रक्षक भी यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे अंदर पकड़े नहीं जाएंगे, ये ज़ेउन निराश महसूस कर रही थी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बहन ज़ेउन, तुम दोनों को क्या हुआ है, कुलपति शेनहुन ने दोनों निराश लड़कियों को देखते हुए उलझन में पूछा। बहन, मुझे इसके बारे में बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं, शेनयुई ने किंक्यू से कृपा पाने के लिए दौड़कर उसके पास गई। मदद, भूल जाओ, अगर तुमने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी, जाओ कहीं बढ़िया जगह ढूंढो, किंक्यू ने शेनयुई पर चिल्लाते हुए कहा। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ, वानतेन की आवाज गूंजी। भाई 3, आप वापस आ गए, हमने आपको बहुत याद किया, दोनों लड़कियों ने वानतेन की बाहें पकड़ते हुए कहा, उन्हें डर था कि कहीं वो फिर से भाग न जाए। वहीं दूसरी ओर शेनयुई को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। शेनयू, क्या तुमने नहीं देखा कि भाई 3 वापस आ गए हैं, भाई 3 की कुर्सी से जल्दी उठो और उन्हें दे दो, ये कहते हुए उसने कुर्सी पर बैठी शेनयू को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया। तीनों एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह जताने लगे। शेनयू, जैसा कि उम्मीद थी, एक अकेले कुत्ते को कोई मानवीय अधिकार नहीं होते, अपना गुस्सा निकालने के लिए शेनयू ने नीली को निशाना बनाया जो वानतेन के भी करीबी थे और उसे सबक सिखाने का मौका तलाशने लगे। शिंगलान अकादमी, जीनियस क्लास। चिन लिंजियान अपने हाथ में गुलान शहर के खंडहरों का नक्शा देखते हुए सोच में डूबा हुआ था, वह कुछ लोगों को इकट्ठा करके गुलान शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और हो सके तो वान परिवार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए वानतेन को भी साथ ले जाना चाहता था। उसने पहले ही गौर किया था कि शेनयू परिवार और वान परिवार के बीच संबंध पवित्र और हिमपवन परिवारों जितने अच्छे नहीं थे और स्थिति को जल्द से जल्द बदलना जरूरी था। पिछले कुछ दिनों से भाई चीन अक्सर खोए खोए से रहते हैं, क्या आपके मन में कुछ चल रहा है, शेनफी ने चेन लिंजियान से पूछा। लिंजियान शायद वानतेन के बारे में सोच रहा है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह हमेशा बिगिनर वॉरियर क्लास में जाने के लिए बेताब रहता है, ये होन ने भी कहा। तुम दोनों मुझे चिढ़ाना बंद करो, मेरे शेनफी परिवार का वान परिवार से रिश्ता तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, मैं इस बात से परेशान हूं, शेनफी और ये होन की उसकी असलियत जान जाने के बाद उसने इसे छुपाना बंद कर दिया। भाई चीन मजाक कर रहे होंगे, हमें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है, दोनों ने चुपचाप अनभिज्ञता का नाटक किया। चिन लिंजियान ने ऐसा क्यों कहा, ये तो सब समझ गए, चिन लिंजियान कुछ नहीं कर सकते थे, उनके शेनफी परिवार की सीधी वंश परंपरा में वान परिवार के लिए कोई उपयुक्त लड़की नहीं थी। भाई चेन, चिंता मत करो, क्या ये सिर्फ यंग मास्टर वान के साथ संबंध को और गहरा करने की इच्छा नहीं है, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो, ये होने चिन लिंजियान को आश्वासन दिया। शेनफी भी भाई चेन की मदद करने को तैयार है, भाई चेन आपका क्या विचार है, शेनफी ने आगे पूछा। अगर आप दोनों मदद करने को तैयार हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर यह योजना सफल होती है तो मैं चेन लिंजियान आप दोनों को 20 घंटे शेनफी घास दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे, आखिर आपके शब्दों का महत्व मेरे शब्दों से कहीं अधिक है। आसान है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, मैं जैक्सन रेस्टोरेंट में भाई चेन के लिए एक मीटिंग तय कर दूंगा, शेनफी ने वादा किया। अध्याय 44, चेन लिंजियन का निमंत्रण। भाई तेन, मेरे बड़े भाई को आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास अभी समय है, शेन किंक्यू ने वानतेन से पूछा। भाई तेन, मेरे खुद का भाई शेनफी के साथ आया था और उसने ये भी कहा कि उसे कुछ बात करनी है, आपका क्या विचार है, ये ज़ेउन ने भी बोलना शुरू किया। मेरे दोनों देवर यहाँ हैं तो तुमने उन्हें अभी तक अंदर क्यों नहीं बुलाया, कहीं लोग मुझे बदतमीज न कह दें, ये ठीक नहीं होगा। वानतेन की बातों से दोनों लड़कियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। तुम किस बात से शर्मा रही हो, क्या मैं गलत थी, वानतेन ने दोनों लड़कियों को चिढ़ाना जारी रखा। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, भाई तेन, मेरा क्या, ये दृश्य देखकर शेनयुई भी मजाक में शामिल हो गई। तुम्हारी कोई गिनती नहीं, तुम्हारे उस चापलूस जैसे चेहरे के साथ तुम तो बस छोटे भाई बन सकते हो, वानतेन ने शेनयुई से कहा। ये सुनकर दोनों लड़कियां जोर से हंस पड़ी। दूसरा साला शेनयुई, लगता है तुम सिर्फ माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए ही हो, इतना नाराज मत दिख, मैं तुम्हें बरसेट पिल्स की एक बोतल दूंगा, लेकिन इन्हें संभाल कर रखना, आप जल्दी करो और मेरे दोनों जीजाओं को बुलाओ, वानतेन ने अवाक भाव से कहा। कुछ देर बाद शेनफी और येहोन को अंदर ले आई। नमस्कार युवा स्वामीवान, शेनफी और येहोन ने एक साथ कहा। मुझे युवा मास्टर वान सुनना पसंद नहीं है, हम सभी परिवार हैं तो इस तरह की उपाधि का इस्तेमाल क्यों करें।
ये बहुत औपचारिक है, वानतेन ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। हमारी गलती, भाई तेन सही कह रहे हैं, हम सब एक परिवार हैं। वानतेन की बात सुनकर दोनों बेहद खुश हुए। अब ठीक है, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, आपसे मुझे इसी नाम से पुकारना, मेरे दोनों जीजाजी, हम एक दूसरे को अपनी मर्जी से संबोधित करेंगे, वानतेन ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों को मुझसे क्या चाहिए, वानतेन ने पूछा। भाई तेन, चेन लिंजियान आपसे मिलना चाहता है, वो चाहता है कि हम मध्यस्थ बनकर एक बैठक का आयोजन करें, ये हमने समझाया। शेनफी ने आगे कहा, हमें लगा कि भविष्य में हमारे चारों परिवारों के बीच सहयोग की आवश्यकता वाले कई मामले सामने आएंगे, इसलिए हमने उन पर एहसान किया और आपकी ओर से सहमति दे दी। स्थान कहाँ है, वानतेन ने पूछा। झिकसिन रेस्टोरेंट मेरे पवित्र परिवार की एक धरोहर है, आज रात का समय तय हो गया है, शेनफी ने उत्तर दिया। सामूहिक रात्रिभोज के लिए यह बिल्कुल सही समय है, चलिए सब लोग साथ चलते हैं। जरूर, भाई तेन, चलो चलें, चलो चलें, दोनों लड़कियों ने वानतेन को बाहर निकलने की ओर खींचते हुए कहा। शाम को जैक्सन रेस्टोरेंट। युवा स्वामीवान, आप सभी कृपया अंदर आइए, चेन लिंजियान वानतेन और अन्य लोगों को एक निजी बूथ में ले गई। युवा मास्टर चेन, आप बहुत ही विनम्र हैं, खुद दरवाजे पर आकर हमारा अभिवादन कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, अगली बार ऐसा मत करना, वानतेन ने चेन लिंजियान से शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। युवा स्वामीवान, यह उचित ही है, मुझे चेन लिंजियान को आपसे एक मदद मांगनी है, इसलिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, चेन लिंजियान ने उत्तर दिया। युवा स्वामी चेन, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मुझे युवा स्वामीवान कहना बंद करें, ये दूरी का एहसास कराता है, वानतेन ने कहा। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, हम दोनों एक दूसरे को अपनी सुविधानुसार संबोधित करेंगे, वानतेन ने आगे कहा। ठीक है, तो मैं भाई वानतेन के कहे अनुसार ही करूंगा। आइए सब लोग, मैं चेन लिंजियान, आप सभी के लिए टोस्ट से शुरुआत करता हूँ। मुझे ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद और भाई शेन और भाई को उनकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने एक एक करके अपने गिलास खाली कर दिए। युवा स्वामी चेन, भाई शेन और भाई ने मुझे बताया कि आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं वानतेन सीधी बात करना पसंद करता हूँ, जो भी बात हो बस कह दीजिए, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, वानतेन ने बड़ी विनम्रता से कहा, जिससे चेन लिंजियान बहुत प्रसन्न हुए। भाई वानतेन, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। चेन लिंजियान ने एक नक्शा निकाला और वानतेन को दिखाते हुए कहा, ये गुलान शहर के खंडहरों का नक्शा है जो मुझे मिला है। मैं कुछ लोगों का एक समूह बनाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका क्या विचार है, चेन लिंजियान ने पूछा। मुझे पहले से ही गुलान शहर के खंडहरों में दिलचस्पी थी और मैं उन्हें देखना चाहता था। इसके अलावा चूंकि मेरे दोनों जीजाजी पहले ही यंग मास्टर चेन की मदद कर चुके हैं, इसलिए मैं आप तीनों को सम्मान देने से इनकार नहीं कर सकता। यंग मास्टर चेन, आप आगे बढ़ें और व्यवस्था करें, वानतेन ने उसे बहुत सम्मान देते हुए जवाब दिया। धन्यवाद भाई वानतेन, मैं इस गिलास से आपको टोस्ट करता हूँ, चेन लिंजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 45 नशा। भाई वानतेन, अगर कोई समस्या न हो तो क्या हम 3 दिन में रवाना हो सकते हैं, चेन लिंजियान ने वानतेन से पूछा। ये ठीक रहेगा, मैं यंग मास्टर चेन की बात सुनूंगा। भाई तेन, अब जब जरूरी काम हो चुका है तो आज हमारा एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ है, क्योंकि ये सेक्सी रेस्तरां मेरे पवित्र परिवार की संपत्ति है, इसलिए मैं शेनफी आज बुद्ध को अर्पित करने के लिए फूल उधार लेकर मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भाई तेन, आपको मना करने की अनुमति नहीं है, शेनफी ने वानतेन से शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हुए कहा, उनका चेहरा चमक रहा था। अगर मेरे जीजा शेन मान गए तो मैं वानतेन आपके साथ चलूंगा। आज मैं आराम करूंगा और जीजा के साथ शराब पीने की होड़ लगाऊंगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम नशे में चूर न हो जाएं, वानतेन ने जोर से भरे स्वर में कहा। भाई तेन, आपके लिए एक शानदार दावत है, इस सेक्सी रेस्तरां में पीच ब्लॉसम वाइन मिलती है जो पवित्र परिवार की खासियत है। जहां तक मुझे पता है इस महीने सिर्फ 20 बचे हैं, चलो आज ही सारी पी लेते हैं, ये हमने भी साथ दिया। पहले नियम तय कर लेते हैं, किसी को भी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, वानतेन ने यह बात दोहराते हुए कहा। तो फिर बात पक्की हो गई, शेन यू, जाओ और सारी पीच ब्लॉसम वाइन ले आओ, अगर पिताजी इसके बारे में पूछें तो उन्हें सच बता देना। शेनफी ने शेन यू को निर्देश दिया। कुछ ही देर में शेन यू सारी पीच ब्लॉसम वाइन लेकर आ गई। भाई वानतेन, अभी भी हार मानने में देर नहीं हुई है, बाद में ज़ेयोन और किंक्यू के सामने खुद को मूर्ख मत साबित करना, वरना तुम्हें खुद ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज रात हद से ज्यादा मत बिगड़ना, चेन लिंजियान ने इस समय वानतेन को चिढ़ाते हुए कहा। युवा मास्टर चेन, आप मुझे कमा रहे हैं, मेरी शराब पीने की आदतें मेरे चरित्र के समान ही अच्छी हैं और शराब पीने की मेरी क्षमता को साधना करने की मेरी क्षमता से भी कहीं बेहतर है, वानतेन ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा। भाई तेन, तुम इतना घमंड कर रहे हो कि जिसे ज्यादा जानकारी न हो वो तुम्हें शराब का देवता समझेगा। उन छहों ने एक साथ वानतेन पर हंसते हुए कहा। अगर आप चाहें तो विश्वास न करें, लेकिन आज रात मैं आप छहों से मुकाबला करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हूं, वानतेन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। 1 घंटे बाद निजी कमरा अस्त व्यस्त था, बचा हुआ खाना इधर-उधर बिखरा पड़ा था, वे सातों एक दूसरे का सहारा देते हुए रेस्तरां से बाहर निकले। इसके मुकाबले वानतेन ने सबसे ज्यादा शराब पी रखी थी और अब वह बेतुकी बातें कर रहा था। भाइयों, वानतेन ने आपसे झूठ तो नहीं बोला, मेरी शराब पीने की आदतें मेरे चरित्र की तरह ही अच्छी हैं, अगर हम अभी भी जारी रखें तो मुझे कोई डर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी भी समय आपके साथ चलने को तैयार हूं, वानतेन ने नशे में कहा। मैं अपने दोनों देवरों से कहना चाहता हूं, मेरी दोनों पत्नियों का अच्छे से ख्याल रखना, एक बार भी गायब नहीं होना चाहिए और मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। दूसरे देवर शेन, मेरी स्पेशल रिंग आपकी है, इसमें 10 लाख डॉलर मूल्य के साधना संसाधन है सब आपके लिए, और आप दोनों बड़े देवरों इस दूसरे देवर पर नरमी बरतना, उसे परेशान मत करना, समझे? शराब के नशे में वानतेन का सारा आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। भाई तेन, हम अब जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, उन छहों ने वानतेन से कहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिक्षक शेन शियू मुझे वापस ले जाएंगे। शेनफी, तुम मुझे विदा करो, मैं वानतेन को वापस ले आता हूं, शिक्षक शेन शियू ने शेनफी को निर्देश दिया, जो थोड़ा अधिक गंभीर था। शिक्षक शेन शियू, क्या आप मेरे साथ हैं? जैसा कि उम्मीद थी, आप मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन लोगों के विपरीत जो खरगोशों से भी तेज भागते हैं। ये सुनकर शिक्षिका शेन शियू भावहीन रही, वह पूरी तरह नशे में वानतेन से बात नहीं करना चाहती थी। उन्होंने वानतेन को खींचा और आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन वो उन्हें हिला भी नहीं सकी। शिक्षिका शेन शियू, आप मुझे कमा रही हैं, आप मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकती, लेकिन आपकी खुशबू सचमुच मनमोहक है। ये कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से अनजान शिक्षिका शेन शियू को अपनी बाहों में भर लिया। शिक्षिका शेन शियू ने तुरंत अपनी दानव शक्ति को सक्रिय कर दिया। शिक्षिका, आपने मेरे कपड़े जला दिए, देखते हैं मैं आपसे कैसे निपटता हूं। ये कहते हुए उसने ज्वाला दानव लोमड़ी की पूंछ पकड़ी, शिक्षिका शेन शियू को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे शिक्षिका शेन शियू दर्द से चीख पड़ी। वानतेन ने शिक्षिका शेन शियू की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, उसने उन्हें फिर से कसकर गले लगाया, फिर अपनी दानव आत्मा को सक्रिय किया और हवा में टेढ़ी-मेढ़ी उड़ते हुए लगभग नहीं घर के सामने वाले दरवाजे से टकरा गया। इस करतब को देखकर वान परिवार के सभी लोग दंग रह गए। युवा स्वामी, जब नशे में होते हैं तो बातें चिंताजनक हो जाते हैं, वानतियान ने मन ही मन भरी, लेकिन जब वानतियान ने शिक्षक शेन शियू को वानतेन की बाहों में देखा तो उनका रवैया तुरंत बदल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुप्तरक्षकों ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, आखिर शिक्षक शेन शियू युवा स्वामी की बाहों में थी। इस समय शिक्षिका शेन शियू भी बेहद असहज महसूस कर रही थी। वानतेन की बाहों में जकड़ी होने के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था। वानतेन के मर्दाना आकर्षण ने उनके दिल में बेकाबू हलचल पैदा कर दी थी और उनका शरीर कमजोरी महसूस कर रहा था। वानतेन ने उन्हें सीधे अपने बिस्तर पर पटक दिया और फिर शराब के नशे में उन पर टूट पड़े। वे दोनों सूखी लकड़ी और धधकती आग की तरह थे, जुनून से भरी रात सब कुछ स्पष्ट था। अध्याय 46 प्रस्थान से पहले की तैयारी। अगले दिन जब सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था तब वानतेन आखिरकार जागा। हालांकि बिस्तर पर खिले चमकीले लाल बेर के फूल को देखकर वो तुरंत अचंभित रह गया। उसे बस इतना याद था कि उसने कल रात एक महिला पर हमला किया था और ऐसा लग रहा था कि वो शिक्षिका शेन शियू थी। ये सोचकर उसे नींद पूरी करने की कोई परवाह नहीं रही। कोई जल्दी जाओ और एल्डर को बुलाओ, वानतेन ने नौकर को आदेश दिया। युवक, ये बुरा व्यक्ति कल रात की घटनाओं के बारे में बात नहीं करेगा, और क्या युवक को कुछ खाने की जरूरत है? मैंने रसोई को कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने का निर्देश दिया है, वानतियान ने गर्व से कहा। जरूर शिक्षक शेन शियू ही होंगे, वानतेन ने मन ही मन अनुमान लगाया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ये कैसी स्थिति थी? उसने मन ही मन कसम खाई कि वो फिर कभी इस तरह शराब नहीं पिएगा। ज्येष्ठ वानतियान, तुमने कल रात मुझे क्यों नहीं रोका? वानतेन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ पूछा। मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन कल रात युवा स्वामी ने इतनी शराब पी ली थी कि तुम लगभग मुख्य द्वार तोड़कर अंदर घुस गए थे। इस बुरे आदमी को सचमुच डर था कि अगर मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो युवा स्वामी मुझे पीट देंगे। मैं बुरा हो चुका हूं, मेरे हाथ पैर भी बुरे हो चुके हैं, मैं इस तरह का कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकता। लेकिन वानतियान का लाल और दमकता हुआ चेहरा इस बात का पुख्ता सबूत था कि उसकी कही एक भी बात सच नहीं थी। ठीक है, मुझे पता है, आप जा सकते हैं, वानतेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। दिन, शिक्षक शेन शियू को पकड़ने के लिए मेजबान को बधाई, इनाम 2 मिलियन विलियन पॉइंट्स। सिस्टम, विलियन पॉइंट्स खर्च करके लेजेंड रैंक के युद्ध कवच खरीदे, आइस फीनिक्स, फायर फीनिक्स। आइटम, साइकेडेलिक सेशे, डेमन स्पिरिट, 9 डेमन, बचे हुए 300,000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके 3 टेलीपोर्टेशन स्लॉट प्राप्त करें, वानतेन ने कहा। समझ गया, होस्ट सिस्टम ने जवाब दिया। वानतियान, ये 2 महान श्रेणी के युद्ध कवच लो और इन्हें क्रमशः ज़ेयोन और किंक्यू को सौंप दो। साथ ही ये 4 टेलीपोर्टेशन स्लॉट भी भेज दो, जिनमें से एक वानतेन ने बनाने के बाद इस्तेमाल नहीं किया था। वानतेन ने वानतियान को सावधानीपूर्वक निर्देश दिए, क्योंकि उसे किसी भी गलती का डर था। युवा स्वामी, इस दानव आत्मा का क्या? ये तो केवल एक ही है, मुझे इसे किसे देना चाहिए? वानतियान ने वानतेन के हाथ में मौजूद दानव आत्मा को देखते हुए संदेह से पूछा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षिका शेन शियू के लिए है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देने का अवसर ढूंढ लूंगा। प्रस्थान से पहले इसे उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, रास्ते में सावधान रहें। युवा स्वामी, निश्चिंत रहें, ये बुरा व्यक्ति स्वयं यात्रा करेगा, वानतियान ने आदेश स्वीकार करते हुए कहा और चला गया। और वो नीली भी है, मैं उसे भूल नहीं सकता। बेचारी नीली के बारे में वानतेन को फिर से याद आ गया। वानतेन उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए एल्डर यीशु से पूछने के लिए मेरे पवेलियन की ओर चल पड़ा।
वरिष्ठ वान तेन ने कहा। एनए शियो लाडवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लाडवान, आप बिना कारण के कभी नहीं आते, इस बात क्या बात है? एनए शियो ने पूछा। तुमने मेरे भाई को कई दिनों के लिए उधार लिया है, अब उसे मुझे वापस कर दो ना। वान तेन ने मजाक में कहा। आपका मतलब नीली से है? ये ठीक नहीं है। प्राचीन ग्रंथों का लगभग एक तिहाई हिस्सा अभी भी बचा है। मैं उसके बिना यहाँ काम नहीं चला सकता। वान तेन के शब्दों ने उसे मुश्किल में डाल दिया। नीली की अनुवाद क्षमता तेज और सटीक दोनों थी और वह उसे जाने देने के लिए सचमुच अनिच्छुक था। वरिष्ठ महोदय, मुझे आपकी ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। भले ही नीली सक्षम हो, लेकिन इस तरह इस्तेमाल होना उसके बस की बात नहीं है। मैं उसे बस कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। और अगर आप उसे इतना थका देंगे, तो क्या आप मुझे मुआवजा दे पाएंगे? ये सुनकर एनए शियो को लगा कि बात सही है और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। नीली, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नीली ने दूर से वान तेन की आवाज सुनी। भाई तेन, मैं यहाँ हूँ, नीली ने कहा। वान तेन ने चारों ओर देखा। पूरा गुप्त प्राचीन ग्रंथों से ढका हुआ था। अगर नीली ने बात न की होती, तो वान तेन सचमुच उसे ढूंढ नहीं पाता। नीली, तुमने क्या किया? वान तेन ने हैरानी से नीली की ओर देखा। भाई तेन, ये पिछले कुछ दिनों की मेरी मेहनत का फल है। इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन और लगेंगे। नीली ने गुप्त कक्ष में रखी किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे भाई, तुम वाकई बहुत प्रभावशाली हो। बाद में मैं तुम्हारे बदले में एक साधना तकनीक का आदान प्रदान करूंगा। वान तेन ने कहा। भाई तेन, किसी साधना तकनीक की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में मैं आपको कुछ ऐसी तकनीकें बताऊंगा जो भाभी के लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगी। नीली ने कहा। तो मैं भाई नीली को पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। भाई तेन, इस बार आपको बुलंद शहर दिखाने आए हैं। क्या आप जा रहे हैं? वान तेन ने फिर पूछा। जरूर जा रहा हूँ, नीली ने उत्साह से कहा। बुलंद शहर में एक छाया दानव आत्मा का दीपक था जिसके बारे में वह लंबे समय से सोच रहा था। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, हम परसों रवाना होंगे। ये लो 500,000 दानव आत्मा के सिक्के, इन्हें ले लो और अपने लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद लो। वान तेन ने नीली को फिर से 500,000 सिक्के दिए और चला गया। अध्याय 47, यात्रा में आने वाली परेशानियां भाग 1। 2 दिन बाद बुलंद शहर की ओर जाने वाला समूह ग्लोरी सिटी के द्वार पर एकत्रित हुआ। पवित्र परिवार, शेन यू, शेन क्विंक्यू, स्नोविंड फैमिली, यीजियम, हुआन परिवार, हुयान लेनुओ, चू परिवार, प्रतिष्ठित परिवारों में से एक चू युआन, चेन लिजियान वान तेन का इंतजार करते हुए गिनती गिन रही थी। युवा मास्टर चेन, क्या सब लोग यहाँ हैं? वान तेन नीली के साथ पहुंचे और चेन लिजियान का अभिवादन किया। भाई वान तेन, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये हुयान परिवार की छोटी बच्ची हुयान लानरो है और ये प्रतिष्ठित चू परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी चुनिंग है। चेन लिजियान ने वान तेन से इन दोनों का परिचय कराया। नमस्कार। वान तेन ने विनम्रतापूर्वक उन दोनों का अभिवादन किया, इसे परिचय समझते हुए। वान तेन को हुयान लानरो में कुछ दिलचस्पी थी, जो मूल कहानी में नीली के लिए कई सिरदर्द बन चुकी थी। वह ऐसी बात थी जिसे वह अपने पक्ष में कर सकता था और चूंकि उसके स्नोविंड परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे सहयोगी माना जा सकता था। रास्ते में वान तेन और हुयान लानरो बड़ी खुशी से बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान हुयान लानरो ने वान परिवार की बरसेट प्रेस खरीदने का प्रस्ताव रखा और वान तेन मान गया, जिससे हुयान बहुत खुश हुई। हालांकि ये जियोन और शेन किंग को थोड़ी जलन हुई, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वान तेन के सामने कोई हंगामा नहीं किया और उसे सम्मान दिया। इससे चू युआन को भी ईर्ष्या हुई। सबके अलग होने के बाद शेन ने वान तेन के पास जाकर अपने विचार प्रकट किए। भाई तेन, वो बच्चा नीली रोज आपके पीछे क्यों घूमता है? सबको थोड़ी नाराजगी हो रही है। भाई तेन, क्या आपको नहीं लगता? शेन ने वान तेन के चेहरे के भावों को देखते हुए कहा। मैं कहता हूँ, जीजा जी, नीली का रिश्ता आपके साथ मेरे रिश्ते के सामने क्या मायने रखता है? आप जो चाहे करें, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वान तेन ने शेन को अटपूर्ण नजर से देखते हुए कहा। वान तेन की मौन सहमति पाकर शेन ने अपनी निगाहें चू युआन पर टिका दी। भाई चू, आप आखिरकार प्रतिष्ठित चू परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी हैं। यहाँ आगे क्यों भर रहे हैं? शेन को पास आते देख चू युआन ने अपनी शिकायतें उसके सामने जाहिर करना शुरू कर दिया। युवा स्वामी शेन को शायद पता न हो, लेकिन मैं हमेशा से मिस यान की प्रशंसक रही हूँ, फिर भी मुझे कभी उनके करीब आने का मौका नहीं मिला। इस बार मुझे आखिरकार एक छोटा सा मौका मिला, लेकिन मिस यान पूरे समय युवा स्वामी वान से बात करती रही। इसके अलावा वह नीली युवा स्वामी वान के पीछे पीछे चल रहा है। मुझे अपने दिल में जीवन शक्ति का एहसास हो रहा है। भाई चू सही कह रहे हैं, मुझे भी नीली बहुत समय से नापसंद है। एक पतित रईस भाई चू की जगह लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके अलावा उस लड़की की मौजूदगी ने युवा मालिक वांग और मेरी बहन के बीच कुछ अंतर पैदा कर दी है। भाई तेन के भरोसे पर नीली मेरा सम्मान तक नहीं करता। इसलिए भाई चू, आपको इस मौके का फायदा उठाकर नीली को हराना चाहिए और मिस यान पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? चू युआन, शेन ने चू युआन को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। लेकिन युवा स्वामी शेन, अगर युवा स्वामी वांग मुझ पर दोष मत दे तो क्या होगा? चू युआन ने कहा। स्पष्ट रूप से उसे धोखा देना इतना आसान नहीं था। भाई चू कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये तो बराबरी वालों की प्रतियोगिता है। अगर नीली का कौशल कमजोर निकला और भाई चू सबके सामने ईमानदारी से जीते, तो भाई तेन क्या कहेंगे? वैसे भी अगर भाई तेन आप पर इल्जाम भी लगा दे, तो क्या मैं आपके लिए पैर भी नहीं करूंगी? मेरा शेन ने कहा। भाई तेन के सामने कुछ तो मान सम्मान है, या फिर भाई चू को ये डर है कि वो नीली जितने अच्छे नहीं है। शेन की और ज्यादा बहकावे और उकसावे में आकर चू युआन आखिरकार मान गए। युवा स्वामी शेन, आपकी गारंटी से मुझे राहत मिली है। बस देखिए मैं उस लड़की से कैसे निपटता हूँ। चू युआन ने शेन को आश्वासन दिया। इस बीच शेन मन ही मन सोच रहा था, सचमुच बेवकूफ है, सिर्फ मोहरा बनने लायक है। पता नहीं वह किसी काम का भी होगा या नहीं। नीली, तुम तो बस एक पतित रईस हो। तुम्हें यंग मास्टर वांग और मिस यान के साथ खड़े होने का क्या हक है? क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? चू युआन, हारने वाला तुम्हें छोड़ देगा। इस पर हुयान लानरो ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा। चू युआन, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे कितनी बार और कहना पड़ेगा? लानरो सभी से माफी मांगती है। मैंने आप सबको मजाक का पात्र बना दिया। नीली, मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी हिम्मत है? सारा दिन यंग मास्टर वांग के पीछे मत छुपो। चू युआन नीली को उकसाता रहा। वाक्य का दूसरा भाग सुनकर वान तेन भी कुछ नहीं कह सका और चू युआन को चुप रहने दिया। अध्याय 48, यात्रा में आने वाली उथल-पुथल भाग 2। चू युआन द्वारा मचाए गए हंगामे ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चू युआन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे नीली से परेशानी थी। वास्तव में ऊपरी तौर पर वान तेन को छोड़कर हर कोई यही चाहता था कि नीली का बुरा हाल हो जाए। चू युआन, चूंकि तुम पतित रईसों को इतना नीचा समझते हो, तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, नीली ने कहा। नीली, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी आत्मा शक्ति अभी सिर्फ 30 अंक है, जबकि चू युआन पहले से ही 3 स्टार ट्रांसिस्टर का योद्धा है। दानव आत्मावादी वान तेन उसे समझाना जारी रखना चाहता था, लेकिन नीली ने उसे बीच में ही रोक दिया। भाई तेन, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें वाकई पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। निश्चिंत रहो, यंग मास्टर वान की खातिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। चू युआन ने घमंड से कहा। अभी यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, देखते हैं हमारे असली कौशल का प्रदर्शन। नीली ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वान तेन की तमाम चालों के कारण नीली की आत्मशक्ति न केवल मूल कहानी की तुलना में कम थी, बल्कि उसकी साधना तकनीक भी शेनयान अकादमी की बुनियादी तकनीक थी। उसने दिव्य देव कला का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया था। परिणाम स्वरूप वो पूरी लड़ाई में रक्षात्मक मुद्रा में रहा। हालांकि चू युआन की साधना औषधियों के सेवन से बढ़ी हुई थी, इसलिए वह नीली को तुरंत हरा नहीं सका। ये देखकर चू युआन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बंद कर दिया। अपनी त्रिसितारा कांस्य साधना के बल पर चू युआन ने नीली की रक्षा में एक खामी ढूंढ निकाली और उस पर जोरदार प्रहार किया। बच्चे, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं लग रहे थे? अब तुम ऐसे क्यों हो? चू युआन गुस्से में बोला। नीली को खून थूकते और मुरझाए हुए चेहरे के साथ देखकर वान तेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, चू युआन, क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रहे हो? वान तेन के सवालों का सामना करते हुए चू युआन ने आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, युवा स्वामी वान, आपको विवेक से बात करनी चाहिए। नीली की रक्षा करने की भी एक सीमा होती है। मैं, चू युआन, ईमानदारी से जीता हूँ। यह उसकी अपनी कुशलता की कमी है, आप इसका दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। छोटे भाई वान, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। चलो जल्दी से नीली की चोटों की जांच कर लेते हैं। चेन लिजियान ने इस समय कहा। चेन लिजियान द्वारा दोनों को दिए गए पुल को देखकर दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। शाम को जब सभी ने अपने अपने तंबू लगा लिए, तो वान तेन नीली को ढूंढने चला गया। नीली, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? वान तेन ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो भाई तेन, कोई बात नहीं। अगली बार जब मैं चू युआन से लड़ूंगा तो मैं इसे वापस जीत लूंगा, नीली ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, जब तक आपको भरोसा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं आसपास का जायजा लेने जा रहा हूँ। घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। देर रात वान तेन ने चेन लिजियान और नीली को जगाया। उसने मूल कहानी में वर्णित लोमड़ी भालू की गुफा का पता लगा लिया था। भाई वान तेन, आप फैसला कीजिए, अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि वान तेन की शक्ति सबसे अधिक थी, इसलिए चेन लिजियान ने सबसे पहले वान तेन की राय पूछी। लोमड़ी भालुओं में अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ही मजबूत भावना होती है। वे अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी प्राणी पर हमला कर देते हैं और वे बड़े-बड़े समूह में चलते हैं। अगर हमारा उनसे सामना हो गया, तो शायद हमें अच्छे से ज्यादा बुरे भाग्य का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, सभी को रात में यात्रा करनी चाहिए, उनसे बचकर निकलना चाहिए और मैं पीछे रहकर सुरक्षा प्रदान करूंगा, वान तेन ने कहा। हम आपकी बात सुनेंगे। चेन लिजियान ने तुरंत सबको जगाया और रात भर के लिए बाहर जाने को कहा। सबको थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन वान तेन के स्पष्टीकरण के बाद सभी को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई और वे जल्दी से अपना सामान पैक करके जाने लगे। योजना के अनुसार वान तेन भी पीछे रहकर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहीं रुक गया। नीली, तुम क्यों नहीं जा रही हो? वान तेन ने नीली से पूछा। भाई तेन, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो साथ चलते हैं। मैं लोमड़ी भालू जैसे जानवरों से परिचित हूँ, मैं उनके लिए कुछ जाल बिछाऊंगा, नीली ने कहा। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद वान तेन ने नीली से कहा, जो अभी भी जाल बिछा रहा था, समय लगभग समाप्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। भाई तेन, आप पहले जाइए, मैं 2 और जाल बिछाने के बाद आऊंगा। तो सावधान रहना, मैं जा रहा हूँ, वान तेन ने नीली से कहा। जाने से पहले वान तेन ने नीली पर मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा का प्रयोग किया। मतिभ्रम की थैली, लक्षित व्यक्ति एक भ्रम में पड़ जाएगा, जिससे उसकी आदि में आंतरिक इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। नीली, यही रहो और मजे करो।
अध्याय 49 यात्रा में आने वाली उथल-पुथल भाग 2। वानतेन अभी मुख्य समूह के साथ ही पहुंचा ही था कि पीछे से लोमड़ी भालू की चीखें गूंज उठी जो उनके शिविर की दिशा से आ रही थी। आधे घंटे बाद सभी लोग पूरी तरह से खतरे से बाहर थे। भाई वानतेन, इस बार सब कुछ आपकी वजह से ही संभव हो पाया है, वरना हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इनमें से अधिकतर लोग या तो धनी हैं या प्रभावशाली, अगर जान-माल का भारी नुकसान होता तो शायद मेरा सैनिक परिवार भी इसके परिणाम नहीं झेल पाता। इस बार मैं आपका आभारी हूं। चेन लंजिया ने वानतेन को धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, यंग मास्टर चेन, एक दूसरे की मदद करना ही सही है। जल्दी से गिनती कर लीजिए कि कोई पीछे तो नहीं छूट गया, वानतेन ने समूह से कहा। भाई तेन, नीली लापता है, लेकिन बाकी सब लोग यही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? शेन यूए ने वानतेन को बताया। मैं नीली को बाहर लाया हूं, इसलिए उसे सुरक्षित वापस लाना मेरा दायित्व है। युवा मास्टर चेन टीम का नेतृत्व करें और बुलान शहर के खंडहरों की ओर बढ़ें। मैं उसके लिए वापस आऊंगा, वानतेन ने कहा। भाई वानतेन, ये बहुत खतरनाक है। चेन लंजिया ने उसे समझाने की कोशिश की। युवा स्वामी चेन, खतरा तो जरूर है, लेकिन मैं वानतेन अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी क्षमताओं के बल पर मैं अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हूं। इतना कहकर वानतेन ने अपने पैतृक ड्रैगन दानव आत्मा को बुलाया और शिविर की ओर उड़ गया। जब वानतेन ने नीली को पाया तो वह मध्यम पैदा करने वाली दवा की शक्ति देखकर अचंभित रह गया। उस समय नीली दर्जनों लोमड़ी भालुओं के साथ आदिम अभ्यास कर रहा था। वानतेन पास ही छिपकर देखता रहा और नीली की पूरी तरह थक जाने पर ही उसे बचाया। नीली के एक छोटे भाई को आज रात काफी तकलीफ हुई थी। ये कहना मुश्किल था कि वह अभी ठीक से काम कर पाएगा या नहीं। वानतेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने नीली को अपनी पीठ पर उठाया और मुख्य समूह से मिलने के लिए चल पड़ा। दिन, बधाई हो मेजबान नीली और फॉक्स के मिलन को संभव बनाने के लिए। इनाम 2000 बिलियन पॉइंट्स। अगले दिन नीली अपने शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस करते हुए जागा। उसे लगा कि उसका छोटा भाई अब किसी काम का नहीं रहेगा, जिससे वह लगभग टूट गया। वह जल्दी से वानतेन को ढूंढने चला गया। भाई तेन, मुझे इस बार आपकी बहुत जरूरत है। मेरी समस्या क्या आपको लगता है कि अभी सुलझ सकती है? नीली ने आशा से भरे चेहरे से वानतेन की ओर देखा। अब केवल भाई तेन ही उसकी मदद कर सकते थे। नीली, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास इस तरह की समस्या का कोई समाधान नहीं है, वानतेन ने असहाय भाव से कहा। नहीं, भाई तेन, आपके पास कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने पहले देखा था कि आपके पास एक ऐसी औषधि है जो जीवन शक्ति को बहुत हद तक बहाल कर सकती है। भाई तेन, कृपया मुझे वह दे दीजिए। नीली ने फिर से विनती की। भाई, मैंने वो जीवन शक्ति बढ़ाने वाली गोली खुद बनाई है। इसे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। वानतेन ने असमंजस भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, भाई तेन, बस मुझे दे दो, नीली ने कहा। फिर वानतेन ने नीली को वह ड्रैगन ओरिजिन पिल दे दी जो उसने अभी सिस्टम से ली थी। ड्रैगन ओरिजिन पिल यह अल्पावधि रूप से शक्ति बढ़ा सकती है और जीवन शक्ति को पुनर्पूर्ति कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग करने से व्यक्ति की क्षमता का अत्यधिक दोहन हो सकता है। उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का पता लगाने में असमर्थ होगा। नीली, इस गोली का ज्यादा सेवन करना ठीक नहीं है। इसका असर अस्थायी होता है और इसकी लत लग जाती है। इसका इस्तेमाल करते समय सावधान रहना। जब ये खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। हालांकि यह गोली आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करूंगा। कल मैंने तुम्हें बचाया था और किसी ने नहीं देखा, इसलिए किसी को तुम्हारा राज नहीं पता। तुम निश्चिंत रहो, भाई किसे कहते हैं? यही है असली भाई जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हारी भलाई चाहता है। भाई तेन, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं आपके साथ भाई बनने के लिए तैयार हूं। बड़े भाई, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही नीली ने वानतेन को प्रणाम किया। भाई नीली, कृपया जल्दी उठो। अब से तुम मेरे सगे भाई हो। दोनों ने भाईचारे का स्नेह साझा किया और एक दूसरे से शिष्टाचार की बातें की। एक और दिन की लंबी पैदल यात्रा और उनके रास्ते में बाधा डालने वाले एक नीली भुजाओं वाले विशालकाय बंदर से निपटने के बाद समूह बुलान शहर पहुंचा। दिन, बधाई हो होस्ट, आपने नीली की प्रतिभा को सफलतापूर्वक ओवरऑल कर लिया है। इनाम 1 मिलियन पॉइंट्स। आप जितना अधिक ओवरऑल करेंगे, इनाम उतना ही अधिक होगा। दिन, बधाई हो मेजबान, आपने नायक को अपना चमचा बना लिया है। इनाम 5 मिलियन पॉइंट्स। नीली, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जी जी जी। अध्याय 50 महान सम्राट कोंगी से पहली मुलाकात। जब समूह बुलंद शहर पहुंचा तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। सब लोग आओ इस नक्शे को देखो, चलो अपने मार्ग पर चर्चा करते हैं। चेन लंजिया ने समूह को पुकारा। युवा स्वामी चेन, हम बुलंद शहर के केंद्रीय अक्ष के साथ खोज कर सकते हैं। आमतौर पर धनी परिवार वहीं एकत्रित होते हैं और वहीं नगर प्रमुख का महल भी स्थित है। नीली ने अपनी राय व्यक्त की। भाई की बात सही है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कोई पहले ही यहाँ आ चुका है और वास्तव में कुछ खजाने ढूंढ चुका है। चेन लंजिया ने कुछ निराश होकर कहा। युवा स्वामी चेन, ये जगह कहाँ है? वानतेन ने नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये प्रशिक्षण मैदान है। क्या वानतेन ने कुछ गड़बड़ देखी? चेन लंजिया ने पूछा। दैनिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मैदान आमतौर पर शहर के बाहर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन यह न केवल शहर के अंदर है, बल्कि नगर प्रमुख के महल के ठीक बगल में भी है। कुछ असामान्य हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बुलंद शहर का असली खजाना प्रशिक्षण मैदान के आसपास ही है, वानतेन ने बताया। अच्छा, सब लोग भाई वानतेन की बात सुनो और प्रशिक्षण मैदान की ओर चलो। इस समय चेन लंजियान बहुत खुश था। वानतेन के अनुमान के अनुसार उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसी बीच वानतेन चुपचाप समूह से अलग हो गया और अपने अवतार को अपनी जगह पर भेज दिया, जबकि वह मूर्खता में महान सम्राट कोंगी द्वारा छोड़ी गई अवसर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ खोजबीन के बाद उसे वह पत्थर की शिला मिल गई जिसे नीली और येज़ियो ने मूल कहानी में देखा था। जो मेरा अनुसरण करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा, जो मेरा विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। बड़ी शीखी बढ़ाने वाली बात है, लेकिन क्या मेरे कंजूस बुरे आदमी ने उसे पीट-पीट कर छिपने पर मजबूर नहीं कर दिया था? वह मरा है या जीवित, यह निश्चित है और वह अपने पीछे कुछ विरासत ही छोड़ गया होगा, लेकिन वह जल्द ही मेरी होगी। वानतेन ने सीधे पैतृक ड्रैगन दानव आत्मा को बुलाया और बुलंद शहर के कई गुप्त मकबरे के रास्तों में उत्पात मचाया। जटिल मकबरे के रास्ते वानतेन के लिए मानव अस्तित्वहीन थे। उसने लौकिक दानव आत्मा की पुस्तक निकाली और उसका उपयोग बुलंद शहर के निवासियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए किया। रास्ते में बिछाए गए जालों को नष्ट करते हुए लौकिक दानव आत्मा की पुस्तक को खजाने की खोज के रडा के रूप में उपयोग करना ऐसा केवल वानतेन जैसा धोखेबाजी कर सकता है। कंकालों के ढेर और उन पर मौजूद खजानों को देखकर वानतेन ने बिना किसी औपचारिकता के सिस्टम से सब कुछ रिसाइकल करवा दिया, जिससे उसे 500 मिलियन पॉइंट्स मिले। कंकालों का आंतरिक चिंतन, क्या न्याय नहीं है? क्या कानून नहीं है? खजाने लेना तो ठीक है, लेकिन लाशों को भी नहीं रहने देते। तुम्हारी तमीज कहां गई? ये कहकर वानतेन ने अपनी नजर ऊंचे चबूतरे पर रखे छाया दानव आत्मा दीपक पर डाली। पैतृक ड्रैगन दानव आत्मा की शक्ति से उसने आसानी से छाया दानव आत्मा दीपक को अपने स्थानिक वलय में समाहित कर लिया। सिस्टम, इस शैडो डेमन को नीली को आसानी से नहीं सौंपा जा सकता। क्या आपके पास कोई सुझाव है? वानतेन ने सिस्टम से पूछा। मेरे पास एक दानव आत्मा रैंक निमीकरण कार्ड है जो दानव आत्मा की क्षमता को कम कर सकता है। मेरा सुझाव है कि मेजबान इसे खरीद ले और अपने पास मौजूद भाग्य ड्रॉप कार्ड के साथ इसका उपयोग करें। कीमत 500,000। सिस्टम, मेरे लिए इसे खरीदो, वानतेन ने आदेश दिया। इसके बाद वानतेन ने दानव आत्मा रैंक कटौती कार्ड का उपयोग किया और छाया दानव की गुणवत्ता दिव्य रैंक से घटकर शिखर रैंक पर आ गई। सिस्टम, इसका पता नहीं चलना चाहिए, है ना? निश्चिंत रहें होस्ट, सिस्टम के उत्पाद हमेशा उच्चतम गुणवत्ता के होते हैं। शैडो डेमन स्पिरिट के उपयोग के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी। बस इतना है कि यह कभी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। सिस्टम से पुष्टि मिलने पर वानतेन को राहत मिली। उन्हें अभी भी एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखनी थी। वानतेन ने सामने का पत्थर का दरवाजा खोला और महान सम्राट कोंगी के मकबरे में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक विशेष अवरोध ने उसे एक अलग स्थान पर खींच लिया। अनंत का कोई आरंभ नहीं है और बिना आरंभ के कोई अंत नहीं हो सकता। दूर से एक आवाज सुनाई दी। वानतेन ने आवाज की दिशा में देखा और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसे यकीन था कि यह महान सम्राट कोंगी थे। अध्याय 51 महान सम्राट कोंगी की विरासत। अनंतता का कोई आरंभ नहीं होता और केवल बिना आरंभ के ही अनंतता संभव है। महान सम्राट कोंगी बार-बार यही शब्द दोहरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वानतेन को देखा तो उनकी पहली निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। उनका पूरा शरीर भयानक आभा से घिरा हुआ था, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। आसपास का वातावरण पल भर में थम गया। वानतेन ने अपनी आत्मा को कांपते हुए महसूस किया। पहली बार उन्होंने अपने और एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ के बीच का अंतर महसूस किया। यह एक ऐसा एहसास था जो पल भर में उनके शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता था, जिससे वे प्रतिरोध का एक अंश भी जुटाने में असमर्थ हो गए। मानव जाति जूनियर, तुम्हारे हाथों में सांसारिक दानव आत्मा की पुस्तक है और साथ ही दिव्य दानव संकाय भी है। तुम्हारी साधना तकनीक को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। वाकई बहुत दिलचस्प है, महान सम्राट कोंगी ने मन ही मन कहा। ये जूनियर सीनियर को नमस्कार करता है। मुझे नहीं पता कि सीनियर कौन है या आप इस जूनियर को यहाँ क्यों लाए हैं। मैं महान सम्राट कोंगी हूँ। तुम यहाँ इसलिए प्रकट हुए क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि सांसारिक दानव आत्मा पुस्तक द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति में क्या विशेषता है। अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मानव जाति में अभी भी आशा है और हम अभी भी अंतिम लड़ाई लड़ सकते हैं। वरिष्ठ, आप क्या कह रहे हैं? इस कनिष्ठ को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वानतेन ने घबराए हुए भाव से महान सम्राट कोंगी को देखा। जूनियर, मेरा समय समाप्त हो रहा है। तुम्हें बस इतना जानना है कि भविष्य में तुम्हारा सामना ऋषि सम्राट से होगा और तुम्हें उसे हराना ही होगा, अन्यथा सब मर जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। तुम मानव जाति की आखिरी उम्मीद हो। जैसे ही उसने ये कहा, महान सम्राट कोंगी के हाथों में कई वस्तुएं प्रकट हो गईं। जूनियर, यह मेरी साधना तकनीक है, शून्य दृष्टि दिव्य कलम, जो तुम्हारी साधना तकनीक के साथ मिलकर तुम्हारे आत्मसागर की रक्षा कर सकती है, जिससे तुम दिव्य पद तक पहुंचने के लिए आवश्यक दिव्य आत्मा का अग्र विकास कर सको और ऋषि सम्राट द्वारा पकड़े जाने से बच सको। मैंने दिव्य उल्कापिन वज्र तलवार को लघु लिंगम रूप में छोड़ दिया है, आशा है तुम उसे ढूंढ लोगे। यह मेरा प्रतीक चिन्ह है। भविष्य में जब तुम स्वर्गीय देव पैतृक भूमि जाओगे तो इसे ले लेना और कोई ना कोई तुम्हारी पूरी मदद करेगा। इस खंडहर में जो भी वस्तुएं हैं उनमें से जो चाहो ले लो। महान सम्राट कोंगी ने इतना कहकर पूरी तरह गायब हो गए। इस बार उनकी मृत्यु निश्चित थी। ताबूत से लौकिक दानव आत्मा पुस्तक और गहरा रत्न लेने के बाद वानतेन ने खुद को उजागर होने से बचाने के लिए जल्दी से अभ्यास स्थल पर दूसरों के साथ शामिल होने के लिए प्रस्थान किया।
इस समय सभी लोग वीडियो औजारों का उपयोग करके खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये देखकर कि वे बहुत धीमे थे, वानतेन ने सीधे पेट्रिक रेगनोरेटर का उपयोग करके खुदाई की जमीन को समतल कर दिया, जिससे सभी को वह गुप्त कक्ष मिल गया जहां स्वदेशी लोगों ने अपना खजाना छिपा रखा था। अपने चारों ओर जमा धन संपत्ति और खजाने के पहाड़ों को देखते हुए हालांकि हर कोई उत्सुक था, लेकिन किसी ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वानतेन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। भाई वानतेन, आपने जो सुराग दिए, उन्हीं की बदौलत हम इस बार इतने सारे खजाने ढूंढ पाए। इसके अलावा आपने रास्ते भर सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा और आपका योगदान अमूल्य है। कृपया भाई वानतेन, आप ही पहले चुनें। चेन लिंजिया ने कहा। वानतेन के योगदान के कारण किसी ने आपत्ति नहीं जताई और सभी ने सहमति जता दी। युवा स्वामी चेन, आप क्या कह रहे हैं? हम सब ग्लोरी सिटी का हिस्सा हैं, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा युवा स्वामी चेन द्वारा जनशक्ति जुटाने और सभी के सच्चे सहयोग के बिना हमें ये खजाने नहीं मिलते। ये हम सबकी मेहनत का फल है। मैंने बस एक नजर डाली है और अंदर के खजाने मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं लूंगा। इसके अलावा ज़ीन और टिंटियो के यहाँ होने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आप सब जल्दी से अंदर जाइए और अपनी मनपसंद चीजें ले लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। वानतेन ने भीड़ से कहा। युवा स्वामी वान वास्तव में नेक हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। सभी ने धन्यवाद व्यक्त किया और फिर खजाना खोजने वालों की सेना में शामिल हो गए और खूब सारा खजाना इकट्ठा किया। हालांकि किनारे पर खड़ा नीली थोड़ा नाखुश था। ये खजाने अच्छे तो थे, लेकिन उनमें वो शैडो डेमन स्पिरिट नहीं थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी और उसकी ताकत उसे अकेले खोजने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए उसे दूसरों के साथ ग्लोरी सिटी लौटना पड़ा। अध्याय 52 नीली साधना तकनीक सिखाते हैं। दिन मेजबान को शैडो डेमन स्पिरिट लैंप प्राप्त करने के लिए बधाई। 1 मिलियन मिलियन पॉइंट्स प्राप्त हुए। दिन मेजबान को बधाई हो, उन्होंने टेंपरल डेमन स्पिरिट बुक का एक बचा हुआ पृष्ठ प्राप्त कर लिया है। उन्हें 1 मिलियन मिलियन पॉइंट्स मिले हैं। दिन महान सम्राट कोंगी को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। विरासत 10 मिलियन खलनायक प्राप्त किए। सिस्टम मेरे लिए डिवाइन रैंक ड्रैगन ब्लड डेमन स्पिरिट के बदले में ग्लेड स्टार ड्रैगन और क्रिम्सन हॉट फ्लेम ड्रैगन। वानतेन ने मन ही मन खुशी से सोचा क्योंकि ज़ीन और टिंटियो के लिए एकदम सही उपहार होंगे। 13.5 मिलियन मिलियन पॉइंट्स बचे होने के कारण इस बार लाभ अच्छा ही हुआ। नीली थोड़ी देर में मेरे साथ वापस आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वानतेन ने नीली से कहा। ग्लोरी सिटी वान परिवार। नीली मुझे आप पर एक प्रकार की स्पेस टाइम आभा का एहसास हो रहा है। हालांकि यह भी बहुत धुंधली है, लेकिन समय के नियम में महारत हासिल करने के कारण मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये सुनकर नीली के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। भाई तेन, मुझे कुछ अवसर तो मिले हैं, लेकिन ग्लोरी सिटी और आपके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है। कृपया मुझ पर विश्वास करें, नीली ने जल्दी से समझाया। नीली हर किसी के अपने कुछ रहस्य होते हैं, तुम्हारे भी हैं और मेरे भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ मिलकर लड़ोगे और ऋषि सम्राट का एक साथ सामना करोगे। ऋषि सम्राट भाई तेन, आपको उनके बारे में कैसे पता चला? नीली ने हैरानी से पूछा। वानतेन निश्चित रूप से पुनर्जन्म का अभ्यासी नहीं था, नहीं उस पर किसी आत्मा का कब्जा हुआ था। फिर भी वानतेन को ऋषि सम्राट के बारे में कैसे पता चला? ये सोचकर नीली घबरा गया क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यहाँ तक कि उसके अपने पुनर्जन्म का भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि ऋषि सम्राट पढ़ने के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हों? नीली अनुमान लगाता रहा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वानतेन ने नीली की ओर देखा और पहले बोला, मुझे ये बात महान सम्राट कोंगी नामक एक महाशक्तिशाली व्यक्ति ने बताई थी। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि आपको इस विषय में कुछ जानकारी है। भाई तेन, सच कहूं तो मुझे एक बार से उसे एक बचा हुआ पन्ना मिल गया था जिसमें कुछ जानकारी दर्ज थी। नीली ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। अगर मैं पुनर्जन्म का अभ्यासी न होता तो मैं सचमुच तुम्हारी झांसे में आ जाता, लेकिन भविष्य की योजनाओं के लिए मेरे पास तुम्हें अपने कुछ रहस्य बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। वानतेन ने मन ही मन व्यंग्य किया। नीली, मैं तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई चीजों में दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम कभी भी ग्लोरी सिटी को खतरे में मत डालना, अन्यथा मैं तुमसे संबंध तोड़ दूंगा और तुम्हें अपने हाथों से नरक में भेज दूंगा। निश्चित रहें भाई तेन, मैं ग्लोरी सिटी को खतरे में डालने वाला कोई काम कभी नहीं करूंगा, नीली ने वादा किया। नीली, यह एक दिव्य श्रेणी का विकास प्रकार का छाया दानव आत्मा है, क्या आपको इसकी आवश्यकता है? वानतेन ने छाया दानव आत्मा का दीपक निकाला और उसे उनके सामने रख दिया। भाई तेन, आपको पता होना चाहिए कि शैडो डेमन कितना कीमती होता है, क्या आप सचमुच इसे मुझे दे रहे हैं? नीली ने उत्साह से पूछा। हम भलाई को दुर्भावना समझना, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ। इतना कहते हुए उसने परछाई दानव आत्मा दीपक को दूर रखने के लिए हाथ बढ़ाया और नीली ने झट से उसे छीन लिया। भाई तेन, एक बार उपहार दे दिया तो वह बिखरे हुए पानी की तरह होता है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये छोटा भाई इसे स्वीकार करेगा और मैं भी तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। मेरा वान परिवार विशाल है, हमें किस चीज की कमी हो सकती है? क्या आपके भाई तेन को आपसे कुछ चाहिए? वानतेन ने तिरस्कार का भाव दिखाते हुए कहा। भाई तेन, क्या आपको वाकई इनकी जरूरत नहीं है? नीली ने मूर्खता से 9 मोड वाली बर्फ फिनिक्स तकनीक और स्वर्गीय किरण तकनीक निकाली और कहा, ये मैंने विशेष रूप से अपनी दोनों भाभीयों के लिए तैयार की थी। उद्धरण चिन्ह। नीली, तुम्हारी नजर में तुम्हारा भाई तेन बस इतना ही आकर्षक है। वानतेन ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। भाई तेन, यह मेरी गलती थी। ये कहते हुए नीली ने एक और तकनीक पवन गरज पंख वाले ड्रैगन तकनीक का प्रयोग किया। मैंने इसे तुम्हारी फुर्ती का सबूत मानूंगा, याद रखना, शादी के समय आने पर शराब पीना। समझ गया भाई तेन, ये कहते हुए नीली ने वानतेन को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सिस्टम नरक के थंडर ड्रैगन दानव आत्मा के बदले में वानतेन ने कहा। मेजबान लेन-देन सफल रहा, शेष खलनायक अंक 10.5 मिलियन। शियाओ निंगर विंग ड्रैगन परिवार अब इसे एजेंडा में शामिल करने का समय आ गया है, वानतेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, वो पहले ज़ेन और टिंटियो से निपटेगा। अध्याय 53 दानव आत्माओं का वितरण और शिक्षक शेन से पुनः मुलाकात। अगले दिन वानतेन ने पहले नीली को मेरे पवेलियन भेजा, फिर वो बिगिनर वाले क्लास की ओर रवाना हो गया। ज़ीन और टिंटियो, ये तुम्हारे लिए है, दिव्य रंग विकास क्षमता वाले दानव आत्माएं, चमकदार तारा ड्रैगन और लाल विदेश वाला ड्रैगन। जल्दी करो और इन्हें सम्मेलन के लिए ले जाओ। वानतेन ने दानव आत्माओं को दोनों लड़कियों को सौंप दिया। धन्यवाद भाई तेन, हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। दोनों लड़कियां खुशी से झूम उठी। हमारे रिश्ते को देखते हुए तुम दोनों के अलावा मैं और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वानतेन ने दोनों लड़कियों को चिढ़ाते हुए कहा। भाई तेन, अगर आप चाहें तो हम। दोनों लड़कियों ने वानतेन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज मच्छरों की तरह कोमल थी, उनके चेहरे लाल हो गए थे, जिससे वानतेन खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाया। हालांकि स्थान उपयुक्त न होने के कारण उन सभी ने समझदारी से अपना संयम बनाए रखा और कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। तुम इतनी आसानी से क्यों मान गए? मैंने तो वास्तव में 2 दिव्य रैंक तैयार कर रखे थे, खेती की तकनीकें, लेकिन लगता है उनकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों सच में मेरे पैसे बचाना जानते हो। वानतेन शर्माती हुई लड़कियों को चिढ़ाता रहा। भाई तेन, क्या यहाँ साधना तकनीकें भी हैं? हमें सस्पेंस में रखना बंद करो और उन्हें बाहर निकालो। शेन टिंटियो ने नखरे दिखाते हुए वानतेन से कहा। भाई तेन, इन्हें जल्दी से बाहर निकालो, आपको जो भी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमें दे दो। ये ज़ियो ने भी नखरे दिखाए। दोनों लड़कियों का भरपूर फायदा उठाने के बाद वानतेन ने उन्हें 9 रिवॉल्यूशंस आइस फिनिक्स और हेवनली किरण आर्क दे दी। हालांकि मुख्य घटना अभी बाकी थी क्योंकि शिक्षक शेन शियू की आज कक्षा थी। पिछली घटना के कारण वानतेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह शिक्षक शेन शियू का सामना कैसे करे। आखिरकार अगर यह बात सार्वजनिक हो जाती तो दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता, जो वानतेन बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने जिस छवि को इतनी मेहनत से बनाया था, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। कक्षा के दौरान वानतेन शिक्षिका शेन शियू को लगातार देखती रही और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी, वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। इससे वानतेन को देखने का भरपूर मौका मिला। 9 पूंछ वाले लोमड़ी दानव आत्मा के साथ विलय के बाद शिक्षिका शेन शियू और भी आकर्षक हो गई थी और उनकी परिपक्वता के साथ वह सचमुच उच्च कोटि की सुंदरी थी। उन्होंने थोड़ी कम उम्र की 2 लड़कियों को देखा और अचानक प्रधानमंत्री की बात समझ गए, परिपक्व महिलाएं सचमुच घातक होती हैं। छात्र वानतेन, मेरे साथ एक पल के लिए आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो पीछे मुड़े बिना अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। अपनी गलती जानते हुए भी वानतेन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनके पीछे चल दिया। रास्ते भर वानतेन ने शिक्षिका शेन शियू के शरीर को निरंतर से तक निहारता से देखा जब तक कि उनके कार्यालय तक नहीं पहुंच गए। ऑफिस में प्रवेश करते ही दोनों ने चुपचाप दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। वानतेन ने ये सुनिश्चित करने के लिए ध्वनि रोधक संरचना भी बनाई कि उनकी आगामी बातचीत किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सुनी न जा सके। वानतेन, तुमने आज कुछ ज्यादा ही आजादी ले ली। क्लास शुरू होने से लेकर अभी तक तुम्हारी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई हैं। तो क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? शिक्षिका शेन शियू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तुम हो। शिक्षिका शेन शियू अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला है, वानतेन ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया। ये शब्द अपनी उन 2 छोटी सहेलियों के लिए बचाकर रखो और तुम्हें पता है ना कि मैं शिक्षक हूं और तुम छात्र। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन आंखों से देखने की और मेरे साथ ही सब करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका क्या असर होगा? शिक्षक शेन शियू ने पूछा। शिक्षिका शेन शियू, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं वानतेन डर सकूं। इसके अलावा शिक्षिका शेन शियू इतनी सुंदर है, आप किसी छात्र को उन्हें कुछ बार-बार देखने से मना तो नहीं करेगी ना? जहां तक आपके द्वारा बताए गए प्रभाव की बात है, अगर किसी ने भी इस बारे में बकवास करने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उसका सिर काट दूंगा। किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और तो और अभी तो सिर्फ मेरे वान परिवार और आपको ही इसके बारे में पता है। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे तो किसे पता चलेगा? वानतेन ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या आपको डर नहीं है कि मैं ये बात लीक कर दूंगी? शिक्षिका शेन शियू ने फिर पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने ये कहा, वानतेन का शरीर हत्या के इरादे से भर गया, मानो वह शिक्षिका शेन शियू को कह रहा हो कि अगर उसने बोलने की हिम्मत की तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं ऐसा दिखावा करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शिक्षिका शेन शियू ने बेबसी से कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वानतेन उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं होगा। अध्याय 54 शिक्षक शेन शियू से किया गया वादा। शिक्षक शेन शियू, क्या आप इस मामले को जरूरत से ज्यादा सरल बना रहे हैं?
क्या आपने नहीं सुना कि किसी देवता को आमंत्रित करना उसे विदा करने से कहीं ज्यादा आसान है? स्पष्ट रूप से वानतेन का इतनी आसानी से जाने का कोई इरादा नहीं था। वानतेन, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन तुम भी ज्यादा जोखिम मत लो। शेनशियू ने अपने आत्मा राक्षस को बुलाते हुए प्रिय भाव से कहा। आज तो मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूं, पता नहीं शिक्षक शेनशियू इसके बारे में क्या कर सकते हैं। शेनशियू को नौपूंछ वाले लोमड़ी की साई में देखकर वानतेन का मन हुआ कि वह लोमड़ी की पूंछ सहला दे। पिछली बार तो वह बेहोश हो गया था और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये सोचकर वानतेन तुरंत शेनशियू के पीछे पहुंच गया और अपने बाएं हाथ से उसे कसकर गले लग गया, जबकि उसका दायां हाथ लोमड़ी की पूंछ सहलाने लगा, जिससे शेनशियू पूरी तरह से कमजोर पड़ गई और बार-बार हंसने लगी। शिक्षक शेनशियू, आपकी लोमड़ी की पूंछ सहलाने में बहुत आनंद आता है और इससे मेरा छात्र वासना से पागल हो रहा है। आपको क्या लगता है हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? वानतेन ने कहा। ये सुनकर शेनशियू बहुत घबरा गया और वानतेन के आलिंगन में और भी जोर से छटपटाने लगा। वानतेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा गुरु हूं और यह मेरा कार्यालय है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मुझे तुरंत जाने दो, वरना मैं नमी नहीं बरतूंगी। शेनशियू ने वानतेन को धमकी दी। वानतेन पहले तो शेनशियू को जाने देने का इरादा रखता था, लेकिन उसकी धमकी सुनकर उसने सीधे अपने स्पेशल रिंग से एक कलम निकाला और शेनशियू को उस पर फेंक दिया। शिक्षक शेनशियू, मैं वानतेन धमकियों से कभी नहीं डरता। देखते हैं अगर मैंने आप पर हाथ उठाया तो क्या परिणाम होंगे। ये कहते हुए वानतेन ने शेनशियू के कपड़े फाड़ डाले और वहीं दफ्तर में उन पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया। 2 घंटे बाद दोनों के बीच लड़ाई समाप्त हुई। शेनशियू के शरीर पर पड़े खरोंचों और कांटे के निशानों को देखकर और फिर बेहोश पड़े शेनशियू को देखकर वानतेन उसकी असाधारण शक्ति पर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि ज़ेन और किंगयू की युद्ध क्षमता शेनशियू के मुकाबले कैसी होगी। अगले दिन शेनशियू सबसे पहले उठी। उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से तड़प रहा था, मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो। इसके विपरीत वानतेन गहरी नींद में सो रहा था, जिससे शेनशियू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वानतेन को बिस्तर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। शिक्षक शेनशियू, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो क्लास शुरू होने में काफी समय है। वानतेन की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई, इसलिए तुम्हें भी नहीं सोना चाहिए। वानतेन का उदास चेहरा देखकर शेनशियू को थोड़ा अच्छा लगा। शेनशियू ने कपड़े पहने और नाश्ता बनाने चली गई, लेकिन उसकी चाल किसी भी तरह से देखने पर काफी अजीब लग रही थी, जिससे वानतेन ने उपहास भरी हंसी हंसी। शिक्षक शेनशियू, क्या बात है? क्या इस छात्र को आपकी मदद की जरूरत है? वानतेन ने खुशी से कहा। अरे बदमाश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें नाजुक फूल की देखभाल करना नहीं आता, तुमने मुझे बेहोश कर दिया। जल्दी करो और मेरे लिए कोई उपाय सोचो। शेनशियू ने वानतेन को गुस्से से घूरते हुए कहा, मानो उसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहती हो। चिंता मत करो शिक्षक शेनशियू, पहले मुझे आपके शरीर की जांच करने दो। वानतेन ने कहा। वहाँ सूजन है, इसलिए तो ऐसा है। ये सुनकर शेनशियू को लगा कि काश वह गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफना लेती। बहुत हो गया बकवास, क्या आपके पास कोई समाधान है? शेनशियू ने पूछा। चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने एक विशेष तकनीक का उपयोग करके शेनशियू की मालिश शुरू कर दी। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद शेनशियू को काफी आराम महसूस हुआ। शिक्षक शेनशियू, मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। किंगयू और ज़ेन के मामले में मैं उनसे निपट लूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। वानतेन ने शेनशियू को गले लगाते हुए गंभीरता से कहा। मैं समझ गई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शेनशियू ने वानतेन की बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानती थी कि कम से कम वानतेन अपनी मनचाही चीज लेने के बाद सब कुछ नहीं निकालेगा और यही उसके लिए काफी था। शेनशियू को दिलासा देने के लिए वानतेन ने उसे बुलान शहर के खंडहरों से प्राप्त पेपर चेन दे दिया। शेनशियू के साथ अपने रिश्ते को कब जाहिर करना है, इस बारे में धीरे-धीरे ही बात करेंगे। सौभाग्य से शेनशियू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, जिससे वानतेन को भी राहत मिली। अध्याय 55 नीली मूर्ख बनाया गया। अगले कुछ दिनों तक वानतेन ने खूब आराम किया। दिन में वह कक्षाओं में जाता और दोनों युवतियों से इश्कबाजी करता। वहीं रात में चुपके से शिक्षिका शेनशियू के साथ प्रेम प्रसंग में लग जाता। वानतेन ने आंख भरी और सोचा कि यह कहावत घर का फूल जंगली फूल जितना सुगंधित नहीं होता बिल्कुल सटीक है। अगर उसे ये ज़ेन और शेन किंगयू के बीच कुछ गड़बड़ होने का डर न होता तो वह शिक्षिका शेनशियू के साथ हर दिन बिताना चाहता। हालांकि उस दिन नीली उसे ढूंढते हुए आई थी। नीली, पिछले 2 दिनों में तुम कैसे रहे? वानतेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि मन ही मन वह इस मोटे गेट के खिलाफ साजिश रच रहा था। वानतेन के हाथ में अभी भी एक भाग्य का पत्ता था जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। भाई तेन, आपकी मदद से ही मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने मेरे पवेलियन के सारे काम निपटा लिए हैं। इस बार मैं आपसे कुछ काम निपटाने आया हूँ। नीली ने कहा। क्या मैंने तुम्हें जो दवाइयां दी थी वे खत्म हो गई? वानतेन ने थोड़ी सी खुशी के साथ पूछा। ये सुनकर नीली का चेहरा उतर आया। भाई तेन, आप क्या सोच रहे हैं? आजकल मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए। भाई तेन, आप समझते हैं ना? नीली के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। अरे बदमाश नीली, क्या तुम अपने भाई तेन को मोटी गेट की तरह समझ रही हो? तुम मुझे ठगने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो। वानतेन ने हंसते हुए और डांटते हुए कहा। भाई तेन, इस बार मैं सोल क्रिस्टल खरीद रहा हूँ। मैं अपनी साधना तकनीक बदलना चाहता हूँ और साधना में पूरी लगन से मेहनत करना शुरू करना चाहता हूँ। नीली ने कहा। क्या तुम अपने आत्मा सागर रूप का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हो? वानतेन ने पूछा। भाई तेन, सचमुच भाई तेन है, आपका ज्ञान अत्यंत गहन है। नीली ने एक छोटी सी प्रशंसा व्यक्त की। नीली, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना हाथ दो। नीली ने बिना किसी झिझक के ऐसा किया। वानतेन ने तुरंत गुप्त तकनीक का उपयोग किया, जिससे आत्मा सागर के स्वरूप का सीधे पता लगाया जा सकता था। नीली, तुम्हारा आत्मा सागर रूपहीन है। इस प्रकार के आत्मा सागर के लिए उपयुक्त साधना तकनीकें बहुत कम है। तुम्हारी क्या योजना है? वानतेन ने पूछा। भाई तेन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने तरीके हैं। नीली बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसके पास इस प्रकार के आत्मा सागर के लिए उपयुक्त साधना तकनीक थी। सिस्टम, मेरे लिए फॉर्चून रॉक कार्ड का इस्तेमाल करो। वानतेन ने अपने सिस्टम से संवाद किया। दिन, मेजबान को स्वर्गीय देवकला साधना तकनीक प्राप्त करने और 30 लाख खलनायक अर्जित करने पर बधाई। सिस्टम की सूचना सुनकर वानतेन थोड़ा निराश हुआ। स्वर्गीय देवकला दूसरों के लिए एक अनमोल वस्तु थी, लेकिन उसके लिए ये चिकन की पसली की तरह थी, खाने में बेस्वाद और फेंकने में बेकार। सिस्टम, आपके पास कल्टीवेशन टेक्निक, डाउनग्रेड कार्ड और अपग्रेड कार्ड भी होने चाहिए, है ना? वानतेन ने पूछा। प्रत्येक 500,000, क्या होस्ट को एक चाहिए? सिस्टम का जवाब संक्षिप्त और प्रभावी था। बकवास बंद करो और मुझे तुरंत एक दो। इसे स्वर्गीय ईश्वर कला पर इस्तेमाल करो। वानतेन ने कहा। कोई बात नहीं, मेजबान, साधना तकनीक को कमजोर करने वाला कार्ड सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुका है। अब से स्वर्गीय देवकला का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं किया जा सकेगा और इसमें अधिकतम 5 दानव आत्माओं को ही समाहित किया जा सकेगा। वानतेन इस परिणाम से काफी संतुष्ट था। नीली की ओर से वह भी एक साधना तकनीक की खोज में लगा हुआ था और लगातार युद्ध देवता कला और शून्य साधना कला के बीच निर्णय लेने में असमर्थ था। हालांकि वानतेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नीली, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो और मत ढूंढो। मेरे पास एक ऐसी साधना तकनीक है जो बुढ़ी आत्मा सागर के लिए उपयुक्त है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने स्वर्गीय देवकला नीली की ओर फेंकी। इसका परीक्षण करने के बाद नीली इस साधना तकनीक की भयावहता को समझ गई और विश्वास से वानतेन से पूछा। भाई तेन, इतनी अच्छी साधना तकनीक क्या आप सचमुच इसे मुझे देने जा रहे हैं? तुम 1 महीने से ज्यादा समय से मेरा पीछा कर रहे हो, फिर भी इतना बेवकूफी भरा सवाल कैसे पूछ सकते हो? मैंने कभी अपने वचन से मुकरकर क्या किया है? वानतेन ने नीली पर आंखें घुमाई। ठीक है, जल्दी वापस आओ और साधना करो। साथ ही पूरी ग्लोरी सिटी में मौजूद जिलान घास को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। वानतेन ने नीली को निर्देश दिया। भाई तेन, मुझे जिलान घास के कई उपयोग पता है, हम इससे मुनाफा कमा सकते हैं। नीली ने कहा। कोई जरूरत नहीं नीली, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। ठीक 108 प्रकार के सभी कार्य। इससे आपको लाभ होगा या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। वानतेन ने नीली से कहा। निश्चित रहे भाई तेन, आप इस कार्य के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इतना कहकर नीली तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल पड़ा। अध्याय 56 जिलान घास की आसमान छूती कीमत। नीली की कार्यकुशलता बहुत अधिक थी। महज 3 दिनों में उसने ग्लोरी सिटी की सारी जिलान घास इकट्ठा कर ली। जिलान घास का उपयोग आमतौर पर केवल मच्छरों और मक्खियों को भगाने के लिए किया जाता था और नीली की शारीरिक शक्ति कम थी, इसलिए कई व्यापारियों ने उसे मूर्ख समझा और मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ा दी। हालांकि नीली ने उन्हें न तो बेनकाब किया और न ही जरा सा भी संदेह पैदा किया। इसी बीच कीमियागर संघ के निदेशक यांशन के हाथों में जिलान घास के 108 उपयोगों का विवरण देने वाला एक पत्र प्रकट हुआ। तो इसलिए पिछले 3 दिनों में ग्लोरी सिटी की सारी जिलान घास बिक गई। पता चला कि वानतेन ही पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। निदेशक यांशन ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि अगर जिलान घास वास्तव में इतनी उपयोगी हो सकती है तो इसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपको मुनाफा कमाने दूं या नहीं? जिलान घास को जब 5 अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर औषधीय स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह आत्मा को पोषण प्रदान कर सकती है। आत्मा संजोने वाली गोलियों और आत्मा पोषण गोलियों को परिष्कृत करते समय जिलान घास मिलाने से रसायन शास्त्र की प्रभावशीलता और सफलता दर में सुधार हो सकता है। निदेशक यांशन ने बड़ी उत्सुकता से पढ़ा, मानो एक शब्द छूट न जाए। अगर यह सच था तो रसायन शास्त्री संघ निश्चित रूप से इसका उपयोग करके नई ऊंचाइयों को छू सकता था। हालांकि निदेशक यांशन बुद्धिहीन नहीं थी, यह मामला महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से जाने से पहले उन्हें इसकी जांच करनी होगी। शाओलिन, हमारे पास जिलान घास कितनी बची है? निदेशक यांशन ने पूछा। डायरेक्टर यांशन, ग्लोरी सिटी में जिलान घास की पिछले 2 दिनों में भारी मात्रा में खरीद हुई है। साथ ही चूंकि इसका आमतौर पर ज्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए हमारी कीमियागर संघ के पास केवल कुछ चिन्ह बचे हैं। कुछ चिन्ह, खैर इतना काफी होना चाहिए। निदेशक यांशन ने कहा। उनके चेहरे पर थोड़ी नाखुशी झलक रही थी। निदेशक यांशन जिलान घास को अपने कमरे में ले गई और पत्र में बताई गई विधि के अनुसार स्नान करने लगी। उन्होंने पहले सोचा था कि वानतेन मजाक कर रहा है और बस इस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छे निकले। शाओलिन, जिलान घास के उपयोगों को तुरंत एक नियमावली में संकलित करो और इसे हर कीमियागर को वितरित करो और उन्हें एक-एक करके सत्यापित करने के लिए कहो। निदेशक यांशन ने शाओलिन को निर्देश दिया।
संपूर्ण रसायन शास्त्री संघ ने जिलांघास के प्रभावों का सत्यापन करने के लिए तीव्र गति से अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप इसके सभी 108 प्रयोग प्रभावी साबित हुए और पूरी ग्लोरी सिटी में जिलांघास उगाने का जुनून छा गया। अध्यक्ष गुयान तो स्वयं वानतेन से मिलना चाहते थे, लेकिन वे एक औषधीय गोली विकसित करने के महत्वपूर्ण चरण में थे और इसलिए वे जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह विचार त्याग दिया। इसी दौरान जिलांघास की कीमत कुछ दानव आत्मसिकों से बढ़कर प्रति जन कई हजार दानव आत्मसिकों तक पहुंच गई, यानी 179 से भी अधिक की वृद्धि हुई। नीली ने भी सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार ये सैकड़ों अरब दानव आत्मसिकों का मामला था। कहावत मनुष्य धन के लिए मरता है, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, महज एक कहावत नहीं थी। अपनी सुरक्षा के लिए नीली वान परिवार के घर में छिप गया और वानतेन ने भी उसका साथ दिया, जिससे कुछ लोग पीछे हट गए। वहीं एक अन्य समूह ने वान परिवार के साथ मिलकर इसे लाभ कमाने के बारे में सोचा। युवा स्वामी चेन, नगर प्रमुख, वरिष्ठ चेन, यहाँ आपका हिस्सा है। प्रत्येक परिवार को 10%, कोई समस्या नहीं है ना? वानतेन ने अपने सामने खड़े तीनों लोगों से पूछा। कोई बात नहीं, लॉर्ड वान, आप बहुत विनम्र हैं। यहाँ आने से पहले हमारे परिवारों ने चर्चा की थी कि अगर हमें 5% हिस्सा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब जब आपने हमें उससे दोगुना हिस्सा दिया है, तो मैं, नगर स्वामी येज़ोंग, तीनों परिवारों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। नगर स्वामी येज़ोंग ने कहा। नगर स्वामी, आप बहुत ही विनम्र हैं। ये सब गौरवशाली नगर के लिए किए गए योगदान के लिए है, वानतेन ने शांत भाव से कहा। मुझे तुम्हारा ये जज्बा पसंद आया, बेटा। हम सब एक परिवार हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। भविष्य में मैं ज़ियोंग के लिए और भी उदार दहेज तैयार करूंगा। नगर स्वामी येज़ोंग ने वानतेन को पूर्ण संतुष्टि से देखा। वानतेन द्वारा तीनों को विदा करने के बाद नीली अंततः बाहर निकल गया। भाई तेन, इस बार आपका छोटा भाई आपके मामलों में दखल दे रहा है। आप मेरे साथ न्याय नहीं कर सकते, ठीक है? निश्चित रहें, मैं आपको 500 मिलियन दानव आत्मा के सिक्के दूंगा, जिनका आप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। बाकी बचे सिक्कों से हम कितना कमा सकते हैं, इसका आपका क्या अनुमान है? वानतेन ने पूछा। भाई तेन, आपके द्वारा निर्धारित कीमत के आधार पर हम अभी लगभग 4 अरब कमा सकते हैं। ये सुनकर नीली को थोड़ा दुख हुआ। 4 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। हम ये सब पैसे के लिए नहीं, बल्कि ग्लोरी सिटी के लिए कर रहे हैं। वरना क्या हम 400 अरब नहीं कमा सकते थे? भाई तेन सही कह रहे हैं, मेरी सोच ये दूरदर्शी थी। नीली ने कुछ आत्मनिंदा करते हुए कहा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। जाओ, काम में लग जाओ। जिलांघास को जल्द से जल्द अपनी ताकत में बदलना ही सबसे महत्वपूर्ण है, वानतेन ने नीली से कहा। अध्याय 57, राष्ट्रपति गुयान की यात्रा। वानतेन के निर्देशानुसार नीली व्यवस्थित ढंग से जिलांघास बेच रहा था। कई अन्य कुलीन परिवारों ने भी उसका अनुसरण किया और इस अवसर का लाभ उठाया। हालांकि इसके बिल्कुल विपरीत रसायन शास्त्री संघ के लोगों का मूड अच्छा नहीं था। जिलांघास के उपयोग के बारे में जानकारी होने के बावजूद इसकी लगातार बढ़ती कीमत के सामने वे असहाय थे। राष्ट्रपति महोदय, क्यों न हम वान परिवार से मिलने चलें? मैंने सुना है कि शिखर के अन्य तीनों कुलीन परिवारों ने वानतेन से जिलांघास की एक प्राप्ति है। हम भी कोशिश कर सकते हैं। निदेशक यांशन ने अपने सामने बैठी डाकू राष्ट्रपति गुयान की ओर देखते हुए सुझाव दिया। अब इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्टर यान, मेरे साथ आइए, अध्यक्ष गुयान ने बेबसी से कहा। युवक, कृपया हमारी सूचना दीजिए। उन्हें बता दीजिए कि रसायन शास्त्री संघ के अध्यक्ष गुयान और निदेशक यांशन मिलने आए हैं। ये कहते हुए अध्यक्ष गुयान ने कुछ दानव आत्मा के सिक्के निकाले और पहरेदार को दे दिए। उनकी पहचान का पता चलते ही पहरेदार ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सूचना देने के लिए तुरंत अंदर चला गया। अध्यक्ष गुयान, निदेशक यांशन, आप सचमुच विशेष अतिथि हैं। कृपया जल्दी अंदर आइए, हमारे युवा स्वामी आपका इंतजार कर रहे हैं। वानत्यान ने विनम्रतापूर्वक कहा और उन्हें बैठक कक्ष की ओर ले गए। प्रणाम सीनियर गुयान, निदेशक यांशन, कृपया बैठिए। मुझे आश्चर्य है कि आज आप इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आए हैं। वानतेन ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा। मैं आज सबसे पहले युवा स्वामी के प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ। जिलांघास के 108 उपयोगों के बारे में आपने जो रिपोर्ट लिखी है, वह हमारे रसायन शास्त्री संघ के लिए वास्तव में समय पर मिल सहायता है। इसके अलावा जिलांघास की वर्तमान कीमत बहुत अधिक है और हमारा रसायन शास्त्री संघ पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हम इसे खरीद नहीं सकते। क्या युवा स्वामी हमें जिलांघास का एक बैच उधार दे सकते हैं? ये कहते ही अध्यक्ष गुयान का चेहरा लाल हो गया। रसायन शास्त्री संघ के एक सम्मानित अध्यक्ष के पास रसायन शास्त्र के लिए आवश्यक सामग्री की कमी होना, ये बात खुलेआम कहना वाकई शर्मनाक था। वरिष्ठ गुयान, आपने रसायन शास्त्री संघ के लिए अथक परिश्रम किया है और मैं एक कनिष्ठ सदस्य आपका आदर करता हूँ। मैं जिलांघास उधार लेने के आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ। हालांकि यह उधार नहीं है, मैं इसे वरिष्ठ गुयान को निःशुल्क भेंट करूंगा। आप जाकर बड़े सदस्य से इस लेन देन का निपटारा कर सकते हैं। वानत्यान बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर वान। अध्यक्ष गुयान ने वानतेन को प्रणाम किया। राष्ट्रपति महोदय, कृपया उठ जाइए। ये ठीक नहीं है, ये नौजवान आपसे इस तरह का भारी अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता। वानतेन ने राष्ट्रपति गुयान को रोकते हुए कहा, जो चुपना जारी रखना चाहते थे। मैंने यंग मास्टर वान के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन अफवाहों से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट होंगे। ये सचमुच दादा येमो के शब्दों को प्रतिध्वनित करता है। बुढ़ापे में स्वीकार करना ही पड़ता है। अध्यक्ष गुयान ने भावुक होकर आह भरी। छोटे भाई वानतेन, चूंकि आपने राष्ट्रपति से बात कर ली है, तो क्या अब मेरी बारी है? निदेशक यांशन ने वानतेन से कहा। बहन यान, आप बहुत विनम्र हैं। पता नहीं आपका क्या सवाल है? वानतेन ने निदेशक यांशन को निहारते हुए पूछा। वो सचमुच बेहद खूबसूरत थी। यकीनन शिक्षिका शेन से कम नहीं थी। वानतेन ने मन ही मन उनकी तुलना की। छोटे भाई वानतेन, क्या तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? निदेशक यांशन ने वानतेन को चिढ़ाते हुए ये टिप्पणी की। बाकी सबने अपनी नाकों पर उठाए और अपने दिल पर ध्यान केंद्रित किया। संक्षेप में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे कुछ भी नहीं समझ पाए। माफ कीजिए बहन यान, मैं असभ्य था। क्या मैं आपका सवाल पूछ सकता हूँ? वानतेन ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस सोच रहा था कि छोटे भाई वानतेन की रसायन विद्या में कितनी महारत है, जिन्होंने जिलांघास के 108 उपयोग खोज निकाले। आशा है कि छोटे भाई वानतेन मुझे इस बारे में बताएंगे। मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, कैसा रहेगा? निदेशक यांशन ने बड़े उत्साह से कहा। बहन यान बहुत ही विनम्र है। ये सब तो बस कुछ मामूली बातें हैं जिन्हें मंच पर नहीं लाया जा सकता। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? वानतेन ने विनम्रता बनाए रखी। छोटे भाई वानतेन, तुम कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हो। क्या बात है? क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दे सकते? निदेशक यांशन ने थोड़ी नाखुशी जताते हुए कहा। चूंकि सिस्टर यान ने मुझे कृपापूर्वक आमंत्रित किया है, इसलिए जूनियर को मूर्ख साबित करेगा। वानतेन ने कहा। अब ठीक है, यही इस बार का आपका परीक्षा प्रश्न है। जो भी आवश्यक होगा मैं तैयार कर लूंगा। अगर छोटा भाई वानतेन इसे पूरा कर लेता है, तो मैं आपकी एक शर्त मान लूंगा, बाकी सब चलेगा। निदेशक यांशन ने आगे कहा। बहन यान बहुत ही विनम्र है। वानतेन ने जल्दी से सवालों की ओर देखा और अब वह इस मोहक महिला निदेशक यांशन पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये सभी प्रश्न वही है जिनका उत्तर नीली ने मूल कहानी में कीमिया के संघ की दीवारों पर दिया था। हालांकि ये मुझे हैरान नहीं कर सकते। लौकिक दानव आत्मा पुस्तक और दिव्य दानव संघ शरीर से प्राप्त बोध क्षमता में वृद्धि के कारण मेरा वर्तमान ज्ञान न्याय नीति के ज्ञान के लगभग बराबर है। वानतेन ने ये सोचते हुए अपना ब्रश उठाया और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। उसका आकर्षक चेहरा, जो हजारों युवतियों को मोहित करने में सक्षम था, उसकी एकाग्रता और उत्कृष्ट लिखावट ने निदेशक यांशन को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहन यान, मैंने लिखना पूरा कर लिया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहन यान, क्या आप ठीक हैं? वानतेन द्वारा लिखित उत्तर निदेशक यांशन के हाथों में सौंपे जाने के बाद ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। अपनी घबराहट को भांपते हुए निदेशक यांशन का छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उन्होंने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए वानतेन द्वारा लिखे गए उत्तरों की जल्दी से जांच शुरू कर दी। भाई वानतेन, आपके उत्तरों में विचारों की श्रृंखला बहुत स्पष्ट है। ये हमारे रसायन शास्त्री संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, आपका क्या विचार है? निदेशक यांशन ने अध्यक्ष गुयान से पूछा, जो बदल से परीक्षा के प्रश्नों को उठाकर उनका अध्ययन कर रहे थे। निदेशक यान की बातें तर्कसंगत हैं। युवा मित्र वान के उत्तर अत्यंत उत्कृष्ट हैं और मेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। युवा मित्र वान, रसायन विद्या में आपकी उपलब्धियां इस बुरी व्यक्ति से भी आगे निकलने वाली हैं। अध्यक्ष गुयान वानतेन के प्रदर्शन से अत्यंत संतुष्ट थे और वे मन ही मन वान परिवार के करीब आने की योजना बना रहे थे। राष्ट्रपति गुयान, आप बहुत ही विनम्र हैं। ग्लोरी सिटी में कौन नहीं जानता कि अगर हम केवल रसायन विद्या की बात करें तो रसायन विद्या संघ के अध्यक्ष के रूप में आप निस्संदेह शीर्ष व्यक्ति हैं। वानतेन की प्रशंसा सुनकर राष्ट्रपति गुयान को अंदर से बहुत अच्छा लगा। वरिष्ठ, मामला सुलझ गया है। ये कनिष्ठ आपको और बहन यान को चाय पर आमंत्रित करना चाहता है। मुझे आशा है कि आप दोनों मना नहीं करेंगे। वानतेन ने कहा। युवा स्वामी वान की चाय निश्चित रूप से आम चाय से कहीं बेहतर होगी। ये बुजुर्ग व्यक्ति आज आपका प्रस्ताव स्वीकार करता है। अध्यक्ष गुयान ने विनम्रतापूर्वक कहा। ये कैसी बढ़िया चाय है। भाई वानतेन, जल्दी लाओ। बहन को तो अभी से ही बहुत बेचैनी हो रही है। निदेशक यांशन ने वानतेन की चाय के निमंत्रण को सुनकर कुछ प्रसन्नता के साथ कहा। बड़ी वान, मैंने जो चाय सावधानीपूर्वक तैयार की है, उसे जल्दी से ऊपर लाओ। आइए अध्यक्ष गुयान और बहन यान को इसे चखने के लिए आमंत्रित करें। वानतेन ने वानतियान को निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद वानतियान को चाय लेकर आए और उन तीनों को परोसी। राष्ट्रपति गुयान, बहन यान, कृपया। वानतेन ने चाय का पहला घूंट लेते हुए कहा। ये चाय साधारण है, मुझे आश्चर्य है कि इसका सेवन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष गुयान ने कहा। इस चाय का असर राष्ट्रपति गुयान को निराश नहीं करेगा। कृपया महोदय इसे चखें। वानतेन ने फिर कहा। एक कप चाय पीने के बाद राष्ट्रपति गुयान ने महसूस किया कि उनका दिमाग अचानक कई गुना तेज हो गया है और रसायन शास्त्र से संबंधित कई शंकाएं और पहेलियां उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। राष्ट्रपति गुयान को इससे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी चाय नहीं देखी थी। अध्यक्ष गुयान, ये चाय हमारे वान परिवार द्वारा विकसित ज्ञानोदय की गोली से बनी है। इसका प्रभाव व्यक्ति की बोध क्षमता को दोगुना कर देता है और 1 घंटे तक रहता है। आप दिन में अधिकतम 3 गोलियां ले सकते हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अध्यक्ष गुयान के बोलने का इंतजार किए बिना वानतेन ने सबसे पहले ज्ञानोदय की गोली के प्रभाव का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये दवा तो चमत्कारिक है। इस बुरे आदमी ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, राष्ट्रपति गुयान को लगा कि काश उन्होंने खुद को एक थप्पड़ मार लिया होता। क्या किसी और के रहस्य को यूं ही देख लेना चाहिए? छोटे भाई वानतेन, अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो उन्हें बता दीजिए। हर बात पर बातचीत हो सकती है। निदेशक यांशन ने मामले को सुलझाते हुए कहा।
मैं आपसे यह बात छुपाऊंगा नहीं। अध्यक्ष भूयान, मेरे पास आत्मा पोषण गोली, आत्मा संवर्धन गोली, आत्मा संयमन गोली, नवचरण गोली, लाल ज्वाला शरीर संयमन गोली, शराबनी शीत प्रतिरोध गोली और आत्मा स्रोत मिश्रण गोली की फॉर्मूले भी है। मैं इन दवाओं का उपयोग करके कीमियावी संघ के साथ सहयोग करना चाहता हूं, जिसमें लाभ का बंटवारा 30/70 होगा। आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं? युवा स्वामीवान तेन, क्या ये बात अनुचित होगी? कृपया युवा स्वामीवान मेरी बात को गलत न समझें। क्या हमारे रसायन शास्त्री संघ के लिए मुनाफे का 70% हिस्सा लेना बहुत ज्यादा होगा? युवा स्वामीवान 70% हिस्सा क्यों न लें? अध्यक्ष भूयान ने विनम्रता से कहा। इन औषधीय गोलियों के नुस्खों के साथ रसायन शास्त्री संघ का उदय निकट ही था। धन कमाने की तुलना में अध्यक्ष भूयान परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे ताकि दीर्घकालिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। अध्याय 59 पारिवारिक प्रतिक्रियाएं। अध्यक्ष भूयान, आप बहुत ही विनम्र हैं। अगर आपको लगता है कि 70% बहुत ज्यादा है, तो आप इसका कुछ हिस्सा उन शिष्यों को प्रायोजित करने में लगा सकते हैं जो रसायन विद्या सीखना चाहते हैं। वरिष्ठ, आपको ये पता होना चाहिए कि रसायनज्ञ बनने के लिए आवश्यक धन दानव आत्मा बनने से कहीं अधिक है और यहाँ हम लोगों के बस की बात नहीं है। वानतेन ने अध्यक्ष भूयान से कहा। इस मामले में यंग लॉर्ड वान, आप निश्चित रहें, मैं इसे अच्छी तरह संभाल लूंगा। हालांकि आम नागरिकों के लिए प्रायोजन को भी शामिल करने पर मुझे लगता है कि 70% बहुत ज्यादा है। मेरी राय में 50-50 का बंटवारा सबसे अच्छा रहेगा। कृपया यंग लॉर्ड वान फिर से मना न करें। अध्यक्ष भूयान ने कहा। ये जूनियर आपकी बात सुनेगा, सीनियर, तो फिर इसे 50-50 का बंटवारा कर लेते हैं। वानतेन ने ये कदम आंशिक रूप से ग्लोरी सिटी की वजह से और आंशिक रूप से नीली के हित में उठाया था। मूल कहानी में नीली ने पिल फॉर्मूला के जरिए भारी मुनाफा कमाया था, लेकिन अब वो सारा मुनाफा वानतेन के हाथ में चला गया था। कम से कम थोड़े समय के लिए नीली आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। दिन मेजबान को नीली के लिए धन के एक महत्वपूर्ण स्रोत को जब्त करने और कीमियावी संघ का समर्थन प्राप्त करने के लिए बधाई। 1.5 मिलियन खलनायक प्राप्त हुए। वानतेन ने स्वयं अध्यक्ष भूयान और निदेशक यांगशिन को वान परिवार के निवास से विदा किया। विदा होते समय निदेशक यांगशिन ने वानतेन को चिढ़ाते हुए कहा, छोटे भाई वानतेन सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। यह मत भूलिए कि यह बहन आपके लिए नहीं है, कुछ भी संभव है। वानतेन जल्दी से निदेशक यांगशिन से दूर हट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे अपना अपना खो दे और सीमा पार न कर दें। कितनी चालाक औरत है, मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? बस देखते रहो, देर सवेर मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हें मेरे सामने दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। वानतेन ने मन ही मन सोचा। निदेशक यांगशिन की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए 3 दिन बाद रसायन शास्त्री संघ ने औषधीय गोलियों का अपना पहला बैच तैयार किया और उन्हें बिक्री के लिए पेश किया। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रहे। जब ग्लोरी सिटी के प्रमुख परिवारों को पता चला कि रसायन शास्त्री संघ ने बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां तैयार की हैं, तो वे उन्हें खरीदने के लिए उमड़ पड़े, जिससे संघ को भारी मुनाफा हुआ। अध्यक्ष भूयान ने वानतेन से किया अपना वादा भी पूरा किया और मुनाफे का 20% आम लोगों के संरक्षण में लगाया। कुछ समय के लिए ग्लोरी सिटी में रसायन शास्त्र का जुनून छा गया और बड़ी संख्या में आम युवा रसायन शास्त्र सीखने के लिए रसायन शास्त्री संघ में शामिल होने लगे। नगर स्वामी का महल, नगर स्वामी येजों का अध्ययन कक्ष। वानतेन के भावी ससुरों में से एक होने के नाते नगर स्वामी येजोंग तेजी से उभर रहे रसायन शास्त्री संघ के प्रति पूरी तरह उदासीन थे। इन सभी औषधियों के सूत्र वानतेन द्वारा ही बनाए गए थे और रसायन शास्त्री संघ तो केवल वानतेन द्वारा स्थापित एक प्रवक्ता मात्र था। नगर स्वामी येजोंग इन दोनों बातों से भली-भांति परिचित थे। कुलपति शेन होन, जिनके वान परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे, को वानतेन से निर्देश प्राप्त हुए थे और दोनों परिवारों ने इसे दबाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने रसायन शास्त्री संघ को काफी धन दान किया। शेंगी परिवार थोड़ी अजीब स्थिति में था। उनके पास वानतेन को देने के लिए कोई बेटियां या पोतियां नहीं थी। फिर भी शेंगी परिवार ने रसायन शास्त्री संघ और वान परिवार को बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां प्रदान की, जिससे दोनों के प्रति सद्भावना प्रदर्शित हुई। शीर्ष 4 प्रमुख परिवारों ने एक मत बना लिया और शेष परिवार भले ही वे रसायन शास्त्री संघ के उत्थान से ईर्ष्या करते थे, चुपचाप सहते रहे, अपनी शिकायतें व्यक्त करने में असमर्थ रहे। शेंगलान अकादमी पुस्तकालय। भाई तेन की चालें वाकई बहुत तेज हैं। सोचिए, उन्हें कितनी सारी औषधीय गोलियों की विधियां पता हैं। अब तो रसायन शास्त्री संघ के साथ सहयोग करने की मेरी योजना शायद धरी की धरी रह गई है। लेकिन भाई तेन के पास तो काफी स्टॉक होगा, मैं उनसे थोड़ा उधार ले सकता हूं। वैसे भी भाई तेन ने मुझे जो ड्रैगन मून की गोली दी थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे जल्दी से समय निकालकर भाई तेन को बताना होगा। बिगिनर वॉरियर क्लास। ज़ियोन और किंक्यू, ये तुम्हारे लिए औषधीय गोलियां हैं। कृपया इन्हें बड़ों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। वानतेन इस समय दोनों महिलाओं को औषधीय गोलियां बांट रहा था। दूसरी ओर ज़ियाओ निंजा ने ये दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, मेरे शरीर की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हाल ही में इसके कारण मेरी साधना भी कमजोर हो गई है। युवा गुरु वान कितने ज्ञानी है, शायद उनके पास कोई उपाय हो। लगता है मुझे युवा गुरु वान से पूछने का अवसर ढूंढना ही होगा। अध्याय 60 शियाओ निंगर का अनुरोध। भाई तेन, क्या आपके पास अभी समय है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। नीली ने वानतेन से पूछा, दोनों लड़कियों की गुस्से भरी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। ज़ियोन, किंक्यू, क्या तुम दोनों को अभी भी कुछ काम है? अगर नहीं, तो तुम्हें ठीक से साधना करनी चाहिए। मैं नीली के साथ बाहर जा रहा हूं। वानतेन ने जानबूझकर दोनों लड़कियों से ये सवाल पूछे, मानो उन्हें कुछ वेश पैदा करने की तैयारी कर रहा हो। कोई बात नहीं, भाई तेन, आप दोनों जाए। दोनों ने बेमन से कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। दोनों लड़कियों को कुछ निर्देश देने के बाद वानतेन नीली के साथ कक्षा से निकल गया और शियाओ निंगर चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों की कक्षा से चले जाने के बाद दोनों लड़कियां गुस्से से भरी हुई थी और चाहती थी कि नीली तुरंत गायब हो जाए। ज़ियोन, इस बार क्या कहती हो? अगर तुम अभी इसे बर्दाश्त कर सकती हो, तो मैं कहल करूंगी। सबसे बुरा ये होगा कि अगर भाई तेन जांच शुरू करते हैं, तो सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगी। शेन किंक्यू ने कहा। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं डरपोक और मुसीबत से घबराने वाला इंसान हूं? खैर, नीली को भाई तेन का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हमें अभी धैर्य रखना होगा। फिर हमें उसे कमजोर करने का मौका मिल जाएगा। शेन किंक्यू की तुलना में ये ज़ियोन अपेक्षाकृत शांत थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। शेन यू, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना? याद रखना, आगे से नीली के ठिकाने के बारे में हमें जरूर बताना। अगर कुछ भी होता है, तो जिम्मेदारी हमारी होगी। शेन किंक्यू ने अपने भाई शेन यू को हिदायत दी। चिंता मत करो छोटी बहन, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। ये सुनकर कि दोनों लड़कियां नीली को अपाहिज करना चाहती हैं, शेन यू भी कोशिश करने के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि वानतेन का इतने लंबे समय तक पीछा करने के कारण वह योजना बनाना जानता था, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। दूसरी ओर वानतेन और नीली पीछे वाले पहाड़ पर आ गए। ये जगह कभी देखी जाती थी और मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छी जगह थी। नीली, तुम आजकल बहुत मेहनत से साधना कर रहे हो। तुम पहले ही कहां से स्तर पर पहुंच चुके हो? बताओ, इस बार तुम अपने भाई तेन से क्या पाना चाहते हो? वानतेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वानतेन के चेहरे के भाव देखकर नीली थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, भाई तेन, इस बार मेरा छोटा भाई आपसे कुछ दवाएं मांगना चाहता है और वैसे मुझे भी उनमें से कुछ चाहिए। तुम्हें ड्रैगन ओरिजिन की गोली कैसा लग रहा है? कोई और दुष्प्रभाव तो नहीं? अगर इससे फायदा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारा भाई तेन कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। वानतेन ने चिंता भरे चेहरे से पूछा। चिंता मत कीजिए, भाई तेन, इसका असर बुरा नहीं है। लत लगने के अलावा कोई दुष्प्रभाव नहीं है। वानतेन की चिंता देखकर नीली के दिल को सुकून मिला। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। ये तुम्हारे लिए दवा है, इसे खाओ और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई तेन बहुत व्यस्त है। वानतेन ने मुस्कुराते हुए डांट लगाई। समझ गया, भाई तेन, क्या आपको मुझसे मार्गदर्शन तकनीक सीखने की जरूरत है? नीली ने वानतेन को मैं समझ गया वाली नजर से देखा। बकवास बंद करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और हाँ, मेरा राज छुपा कर रखना। वानतेन ने नीली से कहा और नीली समझदारी से वहां से चला गया। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। तुम मुझे ढूंढने आए हो, यकीनन तुम्हें मुझे देखने का साहस तो होगा ही। वानतेन की आवाज खत्म हो गई। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक आकृति दिखाई दी, वह शियाओ निंगर थी। विंग ड्रैगन परिवार की शियाओ निंजा ने युवा स्वामी वान का अभिवादन किया। कृपया मुझे क्षमा करें, युवा स्वामी वान, मेरा आपके साथ आने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। साथ ही मुझे ज़ियोन और किंक्यू द्वारा गलत समझे जाने का डर है। शियाओ निंजा ने वानतेन से आदरपूर्वक कहा। आपको ज़ियोन और किंक्यू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलतफहमी है, तो मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा। आप मुझसे कुछ पूछने आए हैं, क्या बात है? वानतेन ने शांत भाव से कहा। मुझे बचपन से ही एक अजीब बीमारी है। हर रात मेरे पैरों में आग सी लग जाती है। मेरी शारीरिक शक्ति अत्यधिक ठंड सहने की है, इसलिए हर बार जब रात के 3 पहर होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हूं। साधना करना थका देने वाला हो गया है और हाल ही में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यहाँ तक कि मेरी साधना में भी गिरावट आने लगी है। पूरी ग्लोरी सिटी में मुझे डर है कि केवल यंग मास्टर वान ही मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कृपया यंग मास्टर वान मेरी मदद करें। शियाओ निंगर जानती थी कि वानतेन हमेशा सीधे-साधे रहना पसंद करता है और चूंकि वो खुद मदद मांग रही थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वानतेन उसकी मदद करेगा या नहीं, इसलिए उसने वानतेन से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 61 उपचार। हम सहपाठी हैं, इसलिए मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस बीमारी को अत्यधिक शीत रोग कहते हैं। हल्के मामलों में तुम्हारी साधना शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और तुम अपंग हो जाओगे। गंभीर मामलों में तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम अभी तक जीवित हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो तुम पुस्तकालय जाकर जांच कर सकते हो। तब शियाओ निंगर आपको भाई तेन कहकर पुकारेगी। चूंकि भाई तेन को इस बीमारी के बारे में पता है, तो क्या इसका कोई इलाज है? मुझे उम्मीद है कि भाई तेन शियाओ निंगर की मदद करेंगे। शियाओ निंगर भविष्य में आपका बहुत एहसान चुकाएगी। शियाओ निंगर ने उत्साहित भाव से विनती की। वानतेन ने शियाओ निंगर को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, जिससे उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वानतेन ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात की सुंदरी शर्मा सकती है? लगता है शेरनियान अकादमी का मेरी सहपाठी शियाओ निंजा के बारे में आकलन अनुचित है। क्या मैं पहले जान सकता हूं कि मेरी सहपाठी शियाओ निंजा मुझे इसका बदला कैसे चुकाना चाहती है? ये सुनकर शियाओ निंजा का चेहरा और भी लाल हो गया। ये देखकर वानतेन समझ गया कि कब रुकना है और उसने चिढ़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने शियाओ निंजा को अत्यधिक शीत रोग का उपाय समझाना शुरू किया। अत्यधिक शीत रोग के लिए गोल्डन ट्रेड ग्रास और हेवनली ह्यूमन ग्रास से बनी औषधि लेनी होगी। साथ ही शरीर पर लगे घावों की मालिश के लिए गर्डन टेक्निक का प्रयोग करना होगा। ठीक होने तक रात में अपनी आत्मा शक्ति का अभ्यास न करें। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप 1 महीने के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। भाई तेन, क्या आप मार्गदर्शक तकनीक जानते हैं? आपके अलावा मैंने इस गुप्त तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। शियाओ निंजा ने पूछा।
मुझे पता है, लेकिन मार्गदर्शन तकनीक में चोटिल जगहों की मालिश करना जरूरी है। हमारे बीच ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई तेन इस नेक काम को पूरा करेगा। मैं अभी आपके लिए मार्गदर्शन तकनीक की एक प्रति लिख देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे सीख जाएंगी। वानतेन ने श्याओलिंगर से वादा किया। ओह भाई तेन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, श्याओलिंगर ने वानतेन से धीरे से कहा। बोलते बोलते उसने अपने जूते उतार दिए, जिससे उसके पैरों के पिछले हिस्से पर बड़े निशान दिखाई दिए। ये देखकर वानतेन चुप हो गया। जब लड़की को कोई आपत्ति नहीं है, तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है? वैसे भी नुकसान तो उसका ही नहीं होने वाला था। वानतेन ने धीरे से श्याओलिंगर के रेशमी पैरों को थाम लिया। उनकी त्वचा इतनी चिकनी और कोमल थी कि मन मोह लेती थी। इतना ही नहीं, जहां वानतेन बैठे थे, वहां से उन्हें श्याओलिंगर की बर्फ जैसी सफेद टांगें साफ दिखाई दे रही थी। और तो और वानतेन ने धीरे से श्याओलिंगर के रेशमी पैरों को सहलाया, जिससे उन्हें अभूतपूर्व आराम का अनुभव हुआ। वानतेन श्याओलिंगर का इलाज करने के बाद जैसे ही जाने वाला था, श्याओलिंगर ने उसे एक बार फिर वापस बुला लिया। भाई तेन, मेरे शरीर पर एक और चोट का निशान है। ये कहते हुए उसका चेहरा और भी लाल हो गया। एक और कहां? वानतेन ने अनजान होने का नाटक करते हुए पूछा। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद श्याओलिंगर ने धीरे-धीरे अपने कपड़ों के बटन खोल दिए। उसका कोमल शरीर वानतेन की आंखों के सामने पूरी तरह से खुल गया। हालांकि वानतेन ने देखा कि श्याओलिंगर का शरीर पूरा कांप रहा था, इसलिए उसके मन में और कोई विचार नहीं आया। इसके बजाय उसने श्याओलिंगर की छाती पर लगे घाव का सावधानीपूर्वक इलाज किया। श्याओलिंगर दर्द से कराह उठी, उसकी आवाज मधुर और सुरीली थी। इससे वानतेन, जो उसके साथ ही करतब कर रहा था, बुरी तरह परेशान हो गया। दोनों का शारीरिक संबंध पहले से ही अंदर था, और श्याओलिंगर की आवाज के साथ वानतेन को केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही खुद को संभाले हुए था। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद ये यातना आखिरकार समाप्त हुई। श्याओलिंगर चाहती थी कि वो कहीं गड्ढा खोदकर खुद को दफना ले, ये बहुत शर्मनाक था। वानतेन ने उसे पूरी तरह देख लिया था, हालांकि इसके पीछे कोई कारण था, उसने इसे स्वेच्छा से किया था। सुंदर श्याओ, मुझे पता शक है कि तुम जानबूझकर अपने भाई तेन को रिझाने के लिए अतिरिक्त शीतकाल का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम संयम रखो। तुम्हारा भाई तेन जल्दी परिवार बसाने वाला आदमी बनने वाला है, और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी कला बेचती हूं, अपना शरीर नहीं। हालांकि वो जानती थी कि वानतेन उससे मजाक कर रहा है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। कौन सी लड़की वानतेन को पसंद नहीं करेगी? श्याओलिंगर भी उसे स्वाभाविक रूप से पसंद करती थी, लेकिन वह स्नेह को अपने दिल में दबाकर ही रख सकती थी। वानतेन ने पूरे वेन ड्रैगन परिवार और खुद उसके प्रति बहुत दयालुता दिखाई थी, वो उसे और क्या मान सकती थी? इसके अलावा उसके पास पहले से ही येज़ेरिन और शेन की थी। श्याओलिंगर, मैं ही पवन और वज्रपंख वाले ड्रैगन की कला और प्रज्वलित कारागार वज्र ड्रैगन दानव आत्मा तुम्हें दे रहा हूं। तुम मुझे इसका प्रतिफल देना चाहोगी, लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है, तो तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी। वानतेन ने कुछ लापरवाही से कहा। वानतेन का मूल उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाना था, लेकिन उसे अप्रत्याशित लाभ मिला। श्याओलिंगर ने वानतेन की बातों का यह अर्थ निकाला कि वो उसके शरीर को देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, इन वस्तुओं का इस्तेमाल मुआवजे के तौर पर कर रहा था, और उसे डर था कि अगर उसने सीधे तौर पर ऐसा कहा तो वह इन्हें स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने यह अनावश्यक प्रयास किया। इस मानसिक कसरत ने श्याओलिंगर की वानतेन के प्रति लोकप्रियता को सीधे चरम पर पहुंचा दिया, जिससे वानतेन, जो अपनी लोकप्रियता की जांच कर रहा था, ये कहते हुए आश्चर्यचकित रह गया कि खुशी इतनी अचानक कैसे आ गई। दिन मेजबान को बधाई हो, श्याओलिंगर की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई है, जिसके लिए उन्हें 20 लाख खलनायक मिले हैं। वानतेन इस बार अपनी जीत से खुश था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास ही में शेन द्वारा नीली का पीछा करने के लिए भेजा गया जासूस उसके और श्याओलिंगर के बीच की सारी बातें देख चुका था। इस बार वानतेन ने सचमुच अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। पकड़े जाने के डर से जासूस ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और शेन को रिपोर्ट करने के लिए तुरंत निकल गया। हालांकि दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था जो जल्दी से वहां से चला गया। युवा स्वामी शेन युए, कुछ घटना घटी है, मुझे आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है। तुरंत वापस लौटा जासूस शेन युए के पास पहुंचा। क्या बात है? धीरे बोलो, देखो तुम कितने घबराए हुए हो, क्या ये ठीक है? शेन युए ने डांटते हुए कहा। जासूस ने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की और उसने शेन यू को अपनी देखी हुई हर बात विस्तार से बताई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सब कुछ साफ-साफ देखा? मैं तुमसे कह रहा हूं, बकवास करने की तुम्हारी जान को खतरा होगा। शेन यू ने हैरानी से चेहरा बदलते हुए कहा। अगर उसकी बहन को वानतेन और श्याओलिंगर के अंतरंग संबंधों के बारे में पता चल गया, तो पता नहीं किस तरह का बवाल मच जाएगा। शेन यू की बातें सुनकर जासूस भयभीत हो गया और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर आश्वासन देते हुए बोला, युवक स्वामी, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। इसके अलावा ऐसे मामले में अगर मैंने झूठ बोला, तो मुझे डर है कि स्वामी वान के लिए 10 सिर भी काटने के लिए काफी नहीं होंगे। इस मामले को अपने तक ही रखना, समझे? और ये रहा तुम्हारा इनाम, वापस जाओ। जासूस ने मानव समाधान प्राप्त कर लिया हो और शेन यू को फिर से आश्वासन दिया, निश्चिंत रहिए, युवा स्वामी, इस बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, शेन यू ने उसके दिल में तलवार घोंप दी। युवा स्वामी शेन यू, ऐसा क्यों? जासूस की आवाज में भ्रम और आक्रोश साफ झलक रहा था। जानना चाहते हो? मैं तुम्हें ये जानते हुए मरने दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तुम बहुत कुछ जानते हो। इस रहस्य को उजागर होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा सकता हूं, क्योंकि मरे हुए लोग दोबारा रखे गए रहस्य ही सबसे सुरक्षित होते हैं। ये कहकर उसने उसे फिर से चाकू मारा और जासूस की सांसें पूरी तरह बंद हो जाने की पुष्टि करने के बाद ही वह वहां से गया। भाई तेन, मैं बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। किसने कहा कि खाना खाते समय बर्तन पर नजर रखनी चाहिए? वानतेन के इस व्यवहार को देखकर शेन यू असहाय महसूस कर रही थी। सौभाग्य से इस मामले को वानतेन ने दबा दिया था। कम से कम शेन यू की नजर में तो ऐसा ही था। शेंगलान अकादमी में प्रधानाध्यापक येशेन के कार्यालय में येज़ेरिन और शेन किंग अपने सामने मौजूद जासूस की रिपोर्ट सुन रहे थे। उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। समझ गई, तुम जा सकते हो, तुम्हें नियम पता है। येज़ेरिन ने आदेश दिया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। युवती, निश्चित रहिए, मैं समझ गया हूं, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी हत्या कर दी गई और प्रधानाध्यापक की शेन ने स्वयं कार्रवाई की। इस जासूस का शब्द नहीं मिला और शेन द्वारा भेजे गए जासूस की तुलना में उसकी हालत कहीं बदतर थी। प्रधानाचार्य येशेन, कृपया जाइए और अपना काम कीजिए। नौकरों से सफाई करवा दीजिए। मैं किंग से अकेले में बात करना चाहती हूं। ये देखकर प्रधानाचार्य येशेन के पास पहले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और कमरे में केवल दो निराश युवतियां ही रह गईं। किंग, अब हम क्या करें? येज़ेरिन की आवाज में सिसकने की झलक थी। इस समय उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे इतने लंबे समय से व्यस्त थे, क्या वे सिर्फ श्याओलिंगर के लिए रास्ता बनाने जा रहे थे? अगर ऐसा सच में था, तो उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ज़ियुन, पहले अपना धैर्य मत खो। शायद भाई तेन वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम इन जासूसों की बातों पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। उस समय की स्थिति के बारे में एक और व्यक्ति भी जरूर जानता होगा। इस समय शेन किंग ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर येज़ेरिन को दिलासा देना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब नीली से तो नहीं है? क्या वो कुछ बोलेगा? येज़ेरिन को शेन किंग की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो बात क्यों नहीं करेगा? हम उसे पकड़ लेंगे। पुराने और नए हिसाब चुकता करने का यही सही मौका है। अगर वो आज्ञाकारी होकर बोल दे, तो हम उसे इस बार छोड़ देंगे। अगर वो नहीं बोलता, तो हम तुम्हारे कहे अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगर सब कुछ विफल हो जाए, तो हम अपने हाथ में मौजूद आत्मा विक्षेपण गोली का इस्तेमाल करेंगे और भाई तेन को मजबूर कर देंगे। तब तक अगर श्याओलिंगर उसे छीनने भी आती है, तो वो सिर्फ एक रखेल बनकर रह जाएगी। यकीनन हम दोनों अकेले उसे नहीं हार सकते। इस बारे में शेन किंग काफी आश्वस्त थी। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रतिभा दोनों ही श्याओलिंगर से कहीं बेहतर थे। उसकी सुंदरता भी बेमिसाल थी और येज़ेरिन के साथ उसे विश्वास नहीं था कि श्याओलिंगर के पास कोई मौका होगा। अध्याय 63 नीली एक हिजड़ा बन जाता है। कुछ विचार विमर्श के बाद दोनों महिलाओं ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसी दिन वे सीधे वानतियान के पास गईं और उनसे यंग लॉर्ड का उपयोग करने को कहा। वानतेन के नाम का इस्तेमाल करते हुए नीली को वान परिवार के निवास पर बुलाया गया। भावी दो युवा स्वामियों की मांगों का सामना करते हुए वानतियान स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसे क्या चुनना है। भले ही युवा स्वामी अगर वानतेन को दोषी ठहराया जाना था, तो उसने दोनों युवा रखेलों को उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। इसलिए बिना कारण पूछे उसने नीली को बुलाने के लिए आदमी भेजे। इस बीच नीली युवा स्वामी पर विश्वास करते हुए वानतेन ने उसे आमंत्रित किया था और वह बिना किसी संदेह के वान परिवार के निवास पर चला गया। दूसरी ओर दोनों महिलाओं ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली थी और नीली के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नीली एक गली से गुजरा, एल्डरी शिव ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। उसकी आत्मशक्ति को सील कर दिया गया और उसे एक बोरी में भरकर येज़ेरिन के समूह को सौंप दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए दोनों महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुपके से दोनों ने एक ब्लैक गोल्ड रैंक का हथियार साथ लाया था। दानव आत्मावादी और खुले तौर पर 10 रैंक वाले थे। 50 सिल्वर रैंक के दानव आत्मावादी। ये बल क्वीन परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इन दो महिलाओं के लिए ये केवल एक नीली से निपटने के लिए था। दोनों परिवारों ने इसमें कोई बाधा नहीं डाली, जब तक कि इसमें युवा स्वामी शामिल थे। वानतेन के अनुसार दोनों महिलाएं जो चाहे कर सकती थी और इसलिए नीली को एक बार फिर मुकदमे के लिए ले जाया गया। बोरी खोली गई और तब नीली ने अपने सामने मौजूद लोगों के समूह को देखा। नीली, पुराने ठिकाने पर वापस आना कैसा लग रहा है? येज़ेरिन की आवाज गूंजी। अपने आसपास के लोगों के हाव भाव देखकर नीली समझ गया कि ये दोनों औरतें इस बार मुसीबत खड़ी करने आई हैं, इसलिए उसने पहले उन्हें शांत करने की योजना बनाई। दो खूबसूरत हसीनाएं, हम फिर से मिल गए। मुझे आश्चर्य है कि आपको मुझसे क्या काम है? क्यों ना हम बैठे और बात करें और शायद हमारे बीच की गलतफहमियों को दूर करें। नीली, मुझे वो शरारती मुस्कान देना बंद करो। बताओ, तुमने और भाई तेन ने आज दोपहर क्या किया? येज़ेरिन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ पूछा। लगता है इस बार भाई तेन ने हद पार कर दी और उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं अभी भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर सकता हूं। सहपाठी ज़ियुन, मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे बीच बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। नीली ने भावहीन चेहरे से कहा। नीली, बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारा मूड बहुत खराब है, लेकिन मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं। पिछवाड़े में श्याओलिंगर, अब तुम्हें क्या कहना चाहिए? शेन किंग ने नीली से पूछा। बात हद से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अगर मैं चुपचाप सबसे लड़ूं और अपना गुनाह कबूल न करूं, तो सब ठीक रहेगा। यह महसूस करने के बाद भी नीली अड़ियल बना रहा और आसपास मौजूद दानव आत्माओं ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटा। युवा मार्किन, युवा स्वामी वान हमारी ओर आ रहे हैं। निगरानी रखने के लिए जिम्मेदारी दानव आत्मावादी ने येज़ेरिन को सूचना दी।
भाई दिन रात में परीक्षण स्थल पर क्यों आ रहे हैं? हालांकि उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से सभी को नीली को छिपाने का आदेश दिया। छोटी मालकिन वान भी शियाओनिंग के साथ हैं, ज्यादा दूर नहीं। ये सुनकर पास ही खड़ा नीली समझ गया कि इस बार उसका काम तमाम हो गया है। वाकई दोनों औरतें नीली को लेकर चुपके से छोटी मालिक की दिशा में चल पड़ी। वान तेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि युवा स्वामी वान तेन अपनी मार्गदर्शक तकनीक का उपयोग करते हुए शियाओनिंग की मालिश कर रहा था और उनकी मुद्राएं यथासंभव कामुक थी। शायद अंतर्ज्ञान के कारण युवा स्वामी वान तेन की दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। जब से उसने परीक्षण स्थल में प्रवेश किया था, उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। सिस्टम पढ़ने के पीछे चुपके से आग भड़का रहा था। मेजबान, मुझे दोष मत दीजिए। हद से ज्यादा करने के लिए आप सिर्फ अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हैं। मैंने आपकी पांचों इंद्रियों को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मैं तमाशा देखना चाहता था। अब मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब आपको पता चलेगा कि आपकी छोटी प्रेमिका आपको पास से देख रही है, तब आप ऐसे ही बर्ताव कर पाएंगे या नहीं। सिस्टम का लहजा दूसरों की मुसीबत पर खुशी जताने से भरा हुआ था। नीली, क्या अभी तुम अपने अच्छे भाई के लिए सफाई देना चाहते हो? मैं वादा करती हूं कि इस बार तुम्हें नहीं मारूंगी। ये ज़ियोन ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी जिससे नीली कांप उठा। पिछली बार जब ये ज़ियोन ने उसके छोटे भाई को लगभग अपाहिज कर दिया था, तब भी उसके चेहरे पर यही भाव थे। सपाटी ज़ियोन, मैं भाई तेन का चमचा हूं। क्या तुम भाई तेन की इज्जत बचाने के लिए मुझे माफ कर दोगी? नीली को मजबूरी में युवा स्वामी का जिक्र करना पड़ा। वान तेन फिर से, भाई तेन के चमचे होने के नाते मैं तुम्हें इस मार से बख्श रही हूं। भाई तेन अक्सर कहते हैं कि उन्हें तुम पर भरोसा है कि तुम काम पूरा कर दोगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हें उनके लिए काम करने का ज्यादा समय मिले, मैं तुम्हें अपाहिज नहीं करूंगी, कहीं भाई तेन के कामों में देरी न हो जाए। लेकिन तुम्हें गलती की है और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें खुद नपुंसक बना दूंगी। ये कहते हुए उसने नीली के छोटे भाई पर जोर से लात मारी, फिर कैंची निकालकर सफाई से एक कट लगा दिया। इसके बाद समूह नीली को परीक्षण स्थल से बाहर ले गया और इस तरह हमारे नपुंसकनी का जन्म हुआ। देर रात नीली की नींद खुली और उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द